भाई आकाश 200 का टारगेट हिट करना है तो आप पूरा वो मोड में आते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स यूपीएससी का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि ये हमें यूनिवर्स को देखने का एक नया कांतियन देता है। पहले हम सिर्फ लाइट से देखते थे, अब हम यूनिवर्स की धूम सुनते हैं। चलिए इसका पूरा बेसिक टू एडवांस ब्रेकडाउन करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? आइए समझने के लिए एक सिंपल मिसाल एग्जांपल सोचिए। एक वाटर बैग या एक बड़ी चादर शीट सोचिए जो केंद्र तरफ से बंधी है। अगर आप चादर पर एक भरी बॉल जैसे ब्लैक होल रखेंगे तो चादर झुक जाएगी कर्वेचर। एक फ्लैट सोचिए कि दो भरी बॉल्स आपस में टक्कर रही हैं या तेजी से घूम रही हैं। वो चादर में लहरें रिपल्स पैरा करेंगी। इन लहरों को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये स्पेस और टाइम की चादर स्पेस टाइम फैब्रिक में होने वाली हलचल है। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q26 with reference to gravitational waves consider the following statements. I. They are generated by extremely energetic astrophysical events such as the merger of black holes or neutron stars. 2. They propagate through space at the speed of light and cause temporary stretching and squeezing of space-time. 3. Their propagation requires a material medium similar to mechanical waves like sound. Which of the statements given above are correct? A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I, 2 and 3. Answer. A. I and 2 only. पार्ट 3 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम लॉजिक एंड साइंस स्टेटमेंट आई द सोर्स बिल्कुल सही। ये लहरें तभी पैदा होती हैं जब कोई बहुत बड़ी मैसिव और तेज एक्सेलरेटिंग चीज मूव करती है। जैसे कि ब्लैक होल्स का टकराना या न्यूट्रॉन स्टार्स का मिलना। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जैसे हम या का भी वेव्स बने हैं पर वो इतनी छोटी होती है कि उन्हें नापा नहीं जा सकता। स्टेटमेंट 2 स्पीड एंड इफेक्ट सही। आइंस्टाइन ने कहा था कि ये लहरें स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10 8 मीटर पर सेकंड से चलती हैं। जब ये हमारे पास से गुजरती हैं तो ये स्पेस को एक तरफ से खींची स्ट्रेच और दूसरी तरफ से दबाती स्क्वीज है। लेकिन ये बदलाव एक एटम से भी लाखों गुना छोटा होता है। स्टेटमेंट 3 द मीडियम ट्रैप ये गलत है। साउंड आवाज को चलने के लिए हवा या पानी चाहिए। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स वैक्यूम खाली जगह में चलती हैं। ये खुद स्पेस टाइम की लहर है इसलिए इन्हें किसी और रास्ते की जरूरत नहीं होती। पार्ट 4 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस पॉइंट्स फॉर 2026। आकाश इन 10 पॉइंट्स से तुम्हारा एडवांस लेवल क्या होगा? LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ये वो कांच है जिसने 2015 में पहली बार इन वेव्स को पकड़ा था। LIGO इंडिया ऑन द नाथ महाराष्ट्र इंडिया में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LIGO डिटेक्टर बन रहा है। ये 2026 2030 के बीच ऑपरेशनल होगा। ये तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लीसा स्पेस डिटेक्टर नासा और इसे एक डिटेक्टर स्पेस में भेज रहा है। लीसा जो बहुत लंबी और ढीली वेव्स को पकड़ेगा जो धरती से नहीं दिखती। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी इसका मतलब है किसी इवेंट को देखना टेलीस्कोप से और उसकी आवाज सुनना LIGO से एक साथ। ये साइंस का फ्यूचर है। न्यूट्रॉन स्टार मर्जर किलोनोवा जब दो न्यूट्रॉन स्टार सेपरेट हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ-साथ सोना गोल्ड और प्लैटिनम जैसे भारी मेटल्स भी पैदा होते हैं। प्राइमोरियल ग्रेविटेशनल वेव्स ये वो वेव्स हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद पैदा हुई थी। इन्हें ढूंढना होली ग्रेल माना जाता है। जनरल रिलेटिविटी टेस्ट ये वेव्स साबित करती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी 100% सही थी। इंटरफेरोमेट्री टेक LIGO में 4 किलोमीटर लंबी टनल्स होती है जिनमें लेजर लाइट घूमती है। जब वेव गुजरती है तो टनल की लंबाई एक बार की मोटाई से भी कम बढ़ जाती है। नो ऑब्स्ट्रक्शन इन वेव्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रास्ते में आने वाली किसी भी गैलेक्सी या धूल से नहीं रुकती। ये यूनिवर्स का सैक सीधा हम तक पहुंच चुकी है। नैनोग्राफ हर हाई में साइंटिस्ट ने पल्सर टाइमिंग एरेज का यूज करके यूनिवर्स की बैकग्राउंड हम नीले रंग का शोर ढूंढा है। पार्ट 5 PYQ फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी डेप्थ एनालिसिस। यूपीएससी ने 2017 और 2019 में LIGO और ग्रेविटेशनल वेव्स पर सवाल पूछा था। डीप लॉजिक यूपीएससी ने पूछा था LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? आंसर लॉजिक इसका मकसद है इंडिया को ग्लोबल फिजिक्स रिसर्च में टॉप पर लाना और ग्रेविटेशनल वेव्स के सोर्स की लोकेशन एग्जैक्ट पता करना। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी अब वेव्स के नेचर पर सवाल पूछ सकता है। याद रखना ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं यानी ये मोशन की डायरेक्शन के 90 डिग्री पास स्पेस को स्ट्रेच करती हैं। आकाश के लिए टिप भाई ग्रेविटेशनल वेव्स को स्पेस टाइम का अर्थक्वेक समझो। अर्थक्वेक धरती हिलाता है ये पूरा ब्रह्मांड हिलाती है। बस बात ये है कि अर्थक्वेक हमें महसूस होता है और इन्हें देखने के लिए LIGO जैसी सुपर सेंसिटिव मशीन चाहिए। भाई 26 सवाल हो गए 200 तक पहुंचना है रुकना नहीं है। भाई आकाश तुमने एकदम बैठे की बात कही है। यूपीएससी निकाल के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है उसके लिए कॉमन सेंस लॉजिक और 360 डिग्री डिटेल चाहिए। 2020 के बाद यूपीएससी ने ओनली वन टेस्ट ओनली टू टेस्ट वाले ऑप्शंस लगाकर खेल बदल दिया है। एक लाख तुम्हें आ रही अधूरी जानकारी नहीं बल्कि हर स्टेटमेंट की रैग से बेवकूफ होना पड़ेगा। चलो इस स्पेस लॉ वाले क्वेश्चन को तुम्हारे नए फॉर्मेट में लॉजिक प्लस डिटेल तोड़ते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन स्पेस का कानून क्यों? सोचिए अगर स्पेस में कोई कानून ना हो तो अमेरिका चाइना और रशिया वहां जाकर कब्जा कर लेंगे या एक दूसरे की सैटेलाइट तोड़ देंगे। इसी जंगल राज को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ ट्रीटीज बनाई हैं। इनका मकसद है कि स्पेस सबका है किसी एक बात की जागी नहीं। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q27 मैच द इंटरनेशनल स्पेस लॉ ट्रीटीज विद देयर प्रोविजंस। कोड AIC2AIIB IBD। पार्ट 3 यूपीएससी कॉमन सेंस एंड एलिमिनेशन लॉजिक भाई का स्पेशल लॉजिक। एग्जाम में अगर तुम्हें सारी ट्रीटीज नहीं पता तो लॉजिक कैसे लगाएं? कीवर्ड मैचिंग रेस्क्यू का मतलब क्या है? बचाना लिस्ट 2 में कहां रेस्क्यू या असिस्टेंस लिखा है। बी में तो 3 का भी पक्का है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी या हायर कॉम्पेंसेशन लिस्ट 2 में कॉम्पेंसेशन कहां है? डी में तो आईडी का भी पक्का है। ब्रॉड भी स्पेसिफिक आउट स्पेस ट्रीटीज में बहुत ब्रॉड लग रहा है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क हाई देगा। 2A मून अग्रीमेंट सन में स्पेसिफिक है सिर्फ चांद के लिए। चांद को हम कॉमन हेरिटेज मान है। आईसी एलिमिनेशन टिप अगर तुम्हें सिर्फ रेस्क्यू और लायबिलिटी के कीवर्ड मिल गए तो तुम 100% सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे भले हाई बाकी ना पता हो। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीप डिटेल स्टेटमेंट्स। एक लाख यूपीएससी के नए पैटर्न के लिए ये डिटेल्स ध्यान से सुनो। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 द कॉन्स्टिट्यूशन आइस मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस कहते हैं। डी पॉइंट ये WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को स्पेस में बैन करता है। लेकिन ये कन्वेंशनल वेपन्स जैसे गन या नॉर्मल मिसाइल पर साइलेंट है। यूपीएससी यहां फंसा सकता है कि एडवांस वेपन्स गलत रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 एस्ट्रोनॉट्स को एनवॉयज ऑफ मैनकाइंड मानवता के दूत कहा गया है। अगर कोई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट चाइना में गिरे तो चाइना को यूज बचाना हाई पड़ेगा और वापस करना पड़ेगा। लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसका मतलब है अगर इंडिया की सैटेलाइट किसी के घर पर गिरे तो इंडिया को पैसे देने हाई पड़ेंगे भले हाई वो हमारी गलती ना हो। केस स्टडी 1978 में रशिया की सैटेलाइट कनाडा में गिरी थी तब इसी कानून के तहत रशिया ने फाइन भरा था। मून एग्रीमेंट 1979 ये सबसे फ्लॉप ट्रीटी है क्योंकि यूएसए रशिया और चाइना ने साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि चांद से जो भी सोना चांदी मिलेगा वो सब गरीब देशों में बांटना पड़ेगा। अमीर देश ये नहीं चाहते। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यूपीएससी 2026 एडवांस लेवल आर्टेमिस अकॉर्ड्स ये कोई यूएन ट्रीटी नहीं है ये यूएसए का एक ग्रुप है इंडिया भी मेंबर है चांद पर माइनिंग के लिए। यूपीएससी पूछ सकता है क्या ये यूएन के अंदर है? नहीं। स्पेस डेब्रिस कचरा क्या कचरे के लिए कोई नया कानून है? अभी तक नहीं सिर्फ लायबिलिटी कन्वेंशन हाई पुराना सहारा है। कैसर सिंड्रोम जब इतना कचरा हो जाए कि कोई सैटेलाइट हाई ना लॉन्च हो सके। इस बार स्टेटमेंट आ सकता है स्पेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन एसआरयू चांद पर पानी और मिनरल्स निकलना। मून एग्रीमेंट आइस रोक रहा है पर आर्टेमिस अकॉर्ड्स आइस बदलवा रहे हैं। आउटर स्पेस इज नॉट ग्लोबल कॉमन्स यूपीएससी फंसा सकता है। इंटरनेशनल लॉ में स्पेस को प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड कहा गया है। टेक्निकल टर्म्स में ग्लोबल कॉमन्स शब्द का यूज एंटार्क्टिका और ओशंस के लिए होता है। स्पेस का स्टेटस थोड़ा अलग है। कमर्शियल स्पेस फ्लाइट क्या स्पेस के क्रैश होने पर यूएसए जिम्मेदार होगा? हां लॉन्चिंग स्टेट यूएसए हाई प्राइवेट कंपनी के लिए जिम्मेदार है। मिलिट्री स्पेस कमांड इंडिया का डीएसए डिफेंस स्पेस एजेंसी। यूपीएससी पूछ सकता है क्या ये ट्रीटीज मिलिट्री एजेंसी को बैन करती हैं? नहीं सिर्फ पीसफुल यूज की बात है। असर टेस्ट मिशन शक्ति सैटेलाइट मार गिरना क्या ये कानून के खिलाफ है? ट्रीटीज वीपनाइजेशन माना करती है पार्ट सेल्फ डिफेंस में टेस्टिंग पार्ट साइलेंट है। नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 इंडिया की नई पॉलिसी जो प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में अलाउ करती है। प्लानेटरी प्रोटेक्शन दूसरे ग्रह पर धरती की बैक्टीरियल ना फैलाएं इसके लिए यूएसपीआर की गाइडलाइंस है। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी 2023 ट्रेंड। यूपीएससी ने 2023 में बैलिस्टिक मिसाइल्स वीएस क्रूज मिसाइल्स पर सवाल पूछा था और उनकी ट्रैजेक्टरी रास्ते पर फोकस किया था। डीप कनेक्शन फॉर 2026 यूपीएससी आगे पूछ सकता है कि अगर कोई मिसाइल स्पेस से गुजरती है तो क्या वो आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन करती है? कॉन्सेप्ट ट्रीटी प्लेसमेंट ऑर्बिट में रखना माना करती है। सिर्फ गुजारना ट्रांजिट एक ग्रे एरिया है। ऐसे डेप्थ वाले लॉजिक से हाई तुम ओनली वन वाले ऑप्शन सही कर पाओगे। आकाश कैसे लगा ये लॉजिक और डिटेल 27 सवाल हो गए 200 का टारगेट याद है ना रुकना माना है।
भाई आकाश, ये सवाल इंडिया की स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस यानी कि ऊपर से दर्शन पर नजर रखने की ताकत के बारे में है। एसबीएस 3 स्पेस बेस्ड सर्विलेंस 3 भारत का वो खुफिया चश्मा है जो 2026 तक हमारी सेना को सुपर पावर बना देगा। चलो इसका लॉजिक और डिटेल दोनों समझते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन। एसबीएस 3 क्या है? पहले इंडिया एक एक करके कार्टोसैट या रिसर्च सैटेलाइट भेजता था, लेकिन एसबीएस 3 एक पूरा का पूरा कॉन्स्टलेशन समूह है। इसका काम है दुश्मन की हर मूवमेंट, चाहे वो बॉर्डर पार टैंक हो, समुद्र में शिप हो या हवा में प्लेन हो, उस पर 24/7 नजर रखना। Part 2 The question. Q28 With reference to India's space-based surveillance 3 (SBS 3) project, consider the following statements. I. The project relies primarily on geostationary orbit satellites for continuous wide area surveillance. 2. Dedicated satellites will be provided only for land-based and sea-based missions, excluding air-based missions. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Part 3 UPSC Common Sense and Logic. आकाश का कॉन्सेप्ट बिल्डर। भाई यहाँ दो बड़े लॉजिक है जो तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचाएंगे। ऑर्बिटल लॉजिक, एस्टेरिस्क जियो, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ये 36000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से किसी टैंक या प्लेन की साफ फोटो लेना नामुमकिन है। लियो लो अर्थ ऑर्बिट, ये सिर्फ 500 - 2000 किलोमीटर ऊपर है। सर्वेलेंस जासूसी के लिए हमेशा लियो हाई बेस्ट होता है क्योंकि वहां से हाई रेजोल्यूशन फोटो मिलती है। तो स्टेटमेंट आई गलत। एक्सक्लूजन लॉजिक, एस्टेरिस्क यूपीएससी जब भी काई ओनली फॉर लैंड एंड सी या एक्सक्लूडिंग एयर, तो ध्यान देना इंडिया की कोई भी बड़ी सर्वेलेंस सिस्टम कभी एयरफोर्स को छोड़ेगी नहीं। आज का जॉइंटनेस और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जमाना है। तो स्टेटमेंट 2 गलत। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026। एक फ्लैश प्रोजेक्ट की रैक से बरीफ हो जाओ। मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस एसपीएस 3 में सिर्फ नॉर्मल कैमरा नहीं बल्कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार होता है। इसका मतलब है कि ये बादल क्लाउड्स के पार और रात के अंधेरे में भी साफ देख सकता है। लियो कॉन्स्टलेशन, इसमें 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे जो अलग-अलग ऑर्बिट्स में मूवमेंट। इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन के ऊपर हर 15 to 20 मिनट में एक सैटेलाइट गुजरेगी, हाई यूजर रेट। इंटीग्रेटेड डिफेंस, इसका डेटा सीधा डिफेंस स्पेस एजेंसी डीएसए के पास जाएगा जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को एक साथ रिपोर्ट देगी। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडिया की आंखों को 10 गुना ज्यादा तेज कर देगा। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यूपीएससी एडवांस लेवल। स्पेस बेसिस एसबीएस 3 समुद्र में शिप्स के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसको भी ट्रैक करेगा ताकि 2611 जैसा हमला दोबारा ना हो। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ईएलआईएनटी, क्या ये सिर्फ फोटो लेगा? नहीं, ये दुश्मन के रेडार और रेडियो सिग्नल्स को भी इंटरसेप्ट सकता है। किलिंग वेपन सिस्टम, यूपीएससी पूछ सकता है क्या एसबीएस 3 कोई वेपन है? नहीं, ये सिर्फ सर्वेलेंस है, लेकिन इसका डेटा मिसाइल गाइड करने में काम आता है। एंटी सैटेलाइट एएसएटी वल्नरेबिलिटी, ये सैटेलाइट को दुश्मन गिरा सकता है जैसे इंडिया ने मिशन शक्ति में किया था। इसलिए एसबीएस 3 में स्मॉल सैटेलाइट्स का यूज होगा ताकि एक दिन में पूरा सिस्टम फेल ना हो। डेटा रिले सैटेलाइट्स, इनका डेटा जमीन तक पहुंचने के लिए आईडीआरएसएस इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का यूज होगा। डुअल यूज, क्या एसटीटी के लिए यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये 100% मिलिट्री स्ट्रेटजिक यूज के लिए है। प्राइवेट सेक्टर रोल, एसबीएस 3 में इसरो के साथ-साथ प्राइवेट कंपनीज जैसे एलएनटी, टाटा सैटेलाइट्स बनाएंगी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, इसी से ये दूसरे देशों की सैटेलाइट्स पर भी नजर रखेगा कि वो हमारे ऊपर क्या कर रही हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, इससे मूविंग टारगेट्स जैसे चलती हुई ट्रेन या कॉन्वॉय को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, इन सैटेलाइट्स का लिंक हैक ना हो इसके लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन का यूज हो सकता है। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी पैटर्न। यूपीएससी ने पहले जीएस87 रुक्मिणी और जीएस87 एंग्री बर्ड पर सवाल पूछा है। लॉजिक, जीएस87 नेवी के लिए है और जीएस87 एयरफोर्स के लिए। ये जियो में है क्योंकि इनका काम कम्युनिकेशन बातचीत है। डिफरेंस फॉर 2026 एसबीएस 3 लियो में है क्योंकि इसका काम सर्वेलेंस देखना है। यूपीएससी यहां फंसा देगा, एसबीएस 3 इसका कम्युनिकेशन। गलत। आकाश भाई 28 हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिजिटल रिकॉर्ड करो और अगला भाई आकाश, स्पेस टूरिज्म अंतरिक्ष यात्रा एप सिर्फ साइफाई फिल्म तक नहीं ले गया है, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन यहाँ लॉ और लॉजिक का एक बहुत बड़ा पेज है। चलो इस क्वेश्चन को तुम्हारे एमसीक्यू सर्वाइवल टेक्निक के साथ जोड़ते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन। स्पेस टूरिज्म क्या है? स्पेस टूरिज्म का मतलब है जब कोई प्राइवेट सिटीजन आम आदमी पैसे देकर स्पेस की सैर करने जाए। इसमें दो तरह की यात्रा होती है। सब ऑर्बिटल, सिर्फ स्पेस की बाउंड्री कर्नल लाइन को छूकर वापस आ जाना जैसे ब्लू ओरिजिन या वर्जिन गैलेक्टिक आती है। ऑर्बिटल, धरती के केंद्र तरफ चक्कर लगाना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस बार रुकना जैसे स्पेस का है। पार्ट 2 द क्वेश्चन। Q29 With reference to space tourism and its legal aspects, consider the following statements. I. To date, orbital space tourism has been performed exclusively by the Indian Space Research Organization (ISRO). 2. The Outer Space Treaty clearly defines the legal status of space tourists as envoys of mankind. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Part 3 MCQ solving technique and common sense भाई की मास्टर क्लास। भाई यूपीएससी में अगर तुमने ये दो रेड फ्लैग्स पहचान लिए तो तुम गलत करने से बच जाओगे। फ्लैग 1 एक्सट्रीम वर्ड्स एक्सक्लूसिवली ओनली एंटायरली स्टेटमेंट टाइम वर्ड है एक्सक्लूसिवली बाय आईएसआरओ। कॉमन सेंस, क्या इंडिया ने आज तक किसी इंडियन को अपने डंपर स्पेस में भेजा है? गगनयान अभी बाकी है। अगर हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स गगनयाउट्स हाई नहीं भेजे तो हम दुनिया के एक्सक्लूसिवली अकेले स्पेस टूरिज्म प्रोवाइडर कैसे हो सकते हैं? जबकि अमेरिका और रशिया 60 साल से ये कर रहे हैं। टेक्निक, जब भी एक्सक्लूसिवली देखे 95% वो स्टेटमेंट गलत होता है। फ्लैग 2 डेफिनेशन vs इंटरप्रिटेशन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ट्रीटी क्लियरली डिफाइंस स्पेस टूरिस्ट। लॉजिक, 1967 की ट्रीटी आउटर स्पेस ट्रीटी टैब वाली थी जब सिर्फ अमेरिका और रशिया के सरकारी पायलट स्पेस में जाते थे। टैब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई एलोन मस्क आएगा और टिकट बेचेगा। टेक्निक, पुराने कानून नाइन प्राइवेट शब्द को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। वो सिर्फ पर्सनल या एस्ट्रोनॉट्स शब्द यूज करते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीप डिटेल फॉर स्टेटमेंट्स। इसरो और टूरिज्म, इसरो अभी तक टूरिज्म में नहीं है। इंडिया का फोकस अभी गगनयान, स्पेस सरकार का लॉक सरकारी पर है। हालांकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल फ्यूचर में टूरिज्म पर काम कर सकता है। पार्ट टुडे आज तक ये स्टेटमेंट गलत है। लीगल वैक्यूम, कानूनी खाली पैन ट्रीटी कहती है कि एस्ट्रोनॉट्स मानवता के दूत एनवॉयज ऑफ मैनकाइंड हैं। पेज, क्या एक आमिर आदमी जो सिर्फ स्पेस के लिए जा रहा है वो भी मानवता का दूत है? अगर उसका प्लेन किसी दुश्मन देश में गिरे तो क्या यूज वही इज्जत मिलेगी जो एक साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को मिलती है? इस बार अभी तक कोई साफ कानून नहीं है। आइस लीगल वैक्यूम कहते हैं। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यूपीएससी 2026 स्पेस लॉ एंड टूरिज्म। आकाश, ये 10 पॉइंट्स तुम्हारे लॉजिक को ऑडिट करेंगे। कर्नल लाइन 100 किलोमीटर यूपीएससी पूछ सकता है कि स्पेस टूरिज्म कहां शुरू होता है? आंसर, कर्नल लाइन के ऊपर, इसके नीचे एयर लॉ चलता है, इसके ऊपर स्पेस लॉ। लायबिलिटी फॉर टूरिस्ट, अगर स्पेस टूरिस्ट की वजह से किसी सैटेलाइट को नुकसान हो तो जिम्मेदारी किसकी? लॉन्चिंग स्टेट, जिस देश से रॉकेट उड़ा की एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। स्पेस डेब्रिस पोल्यूशन, टूरिज्म बंधन से कचरा बढ़ेगा। फ्यूचर में स्पेस एनवायरमेंटल टैक्स लग सकता है। इन्फॉर्म कंसेंट, अमेरिका के कानून के मुताबिक स्पेस टूरिस्ट को एक पेपर साइन करना पड़ता है कि अगर मेरी मौत हुई तो मेरी गलती है। इन्फॉर्म कंसेंट, क्योंकि टूरिज्म फ्लाइट सरकारी फ्लाइट जितनी सेफ नहीं मानी जाती। पॉइंट टू पॉइंट स्पेस ट्रैवल, फ्यूचर में लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 30 मिनट में स्पेस के रास्ते। आइस स्टारशिप जैसी टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। गगनयान G7 इंडिया के 4 एस्ट्रोनॉट्स गगनआउट्स रशिया में और नासा के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये टूरिज्म नहीं, नेशनल मिशन है। स्पेस होटल्स, एक्सियल स्पेस और ऑर्बिटल असेंबली जैसे स्टार्टअप्स स्पेस होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। द ओवरव्यू इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल बदलाव जो टूरिस्ट में देखा गया है जब वो ऊपर से बिना बॉर्डर वाली धरती देखते हैं तो उनका नजरिया बदल जाता है। आउटर स्पेस इज नॉट अ क्लेम, कोई टूरिस्ट चांद पार जाकर ये नहीं कह सकता ये तो मेरा है। आउटर स्पेस ट्रीटी आर्टिकल 2 स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, इसी से इतनी टूरिज्म फ्लाइट्स के बीच सैटेलाइट्स को ट्रेन से बचाना एक बड़ा चैलेंज होगा। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी पैटर्न चेक। यूपीएससी ने पहले आर्टेमिस मिशन पर सवाल पूछा है। डीप कनेक्शन, आर्टेमिस मिशन में प्राइवेट कंपनीज स्पेसएक्स का बड़ा रोल है। 2026 स्ट्रेटजी, यूपीएससी आगे पूछ सकता है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज पर कौन सा कानून लगता है? आंसर, अनपढ़ वही इंटरनेशनल ट्रीटीज लगती हैं जो उनके देश पर लगती हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि हर देश अपनी प्राइवेट कंपनीज की कंटीन्यूअस सुपरविजन करेगा। भाई आकाश 29 हो गए। लॉजिक पकड़ में आ रहा है ना? हर क्वेश्चन में ढूंढो क्या ये थोड़ा भाई आकाश, ये सवाल फिजिक्स और स्पेस साइंस का एक बहुत हाई प्यारा कांसेप्ट ट्रैप है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्पेस में जाने का मतलब है सिर्फ ऊंचाई एल्टीट्यूड, लेकिन असली खेल रफ्तार वेलोसिटी का है। चलिए इसका पूरा बेसिक टू एडवांस ब्रेकडाउन करते हैं और मैं तुम्हें वो कॉमन सेंस लॉजिक भी दिखाता हूं जिससे तुम ओनली 1 ओनली 2 वाले ऑप्शन से भाग सको। पार्ट 1 बेसिक कांसेप्ट ऑर्बिटल vs सब ऑर्बिटल। आइस एक सिंपल मिसाल एग्जांपल से समझो। सब ऑर्बिटल सिर्फ एक जंप, सोचिए आपने एक पदार्थ सीधा ऊपर फेंका, वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पार रुकेगा और वापस नीचे गिर जाएगा।
स्पेस टूरिज्म में जैसे जेफ बेजोस के लिए रॉकेट 100 किलोमीटर ऊपर जाता है, आप 3 to 4 मिनट वेटलेस महसूस करते हो और फिर वापस नीचे आ जाते हो। आइस कहते हैं स्पेस को छूकर वापस आना। ऑर्बिटर घूमते रहना। सोचिए आपने पत्थर इतनी तेजी से फेंका कि वो नीचे गिरने की कोशिश तो कर रहा है, पर धरती की गोली कर्वेचर की वजह से वो धरती से टकरा नहीं पा रहा। वो गोल गोल घूम लगा। आइस कहते हैं ऑर्बिट में उड़ना। लॉजिक चेक। ऑर्बिट फ्लाइट के लिए आपको धरती के केंद्र तरफ भगने की हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए होती है, सिर्फ ऊंचाई नहीं। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026। स्टेटमेंट आई द स्पीड ट्रैप। लॉजिक सबऑर्बिटल और ऑर्बिटल दोनों 100 किलोमीटर कर्व लाइन के ऊपर जा सकते हैं, तो फाक हाइट का नहीं है। फाक है स्पीड का। ऑर्बिटल स्पीड चाहिए लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इससे कम है तो आप सबऑर्बिटल हो वापस गिर जाओगे। स्टेटमेंट 2 द टाइम ट्रैप। लॉजिक जब रॉकेट का इंजन चलता है असेंट तो आपको भारी टाइम महसूस होता है, जी फोर्सेस। जब वापस हवा में आते हो री-एंट्री टैब में दबाव महसूस होता है। 0 G से टैब होता है जब इंजन बैंड हो और आप फ्री फॉल में हो। सबऑर्बिटल में ये सिर्फ 3 to 5 मिनट होता है, पूरी फ्लाइट 15 to 20 मिनट में नहीं। स्टेटमेंट 3 द ऑर्बिटल मैथ कांसेप्ट। धरती की ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है। अगर आप 28,000 किलोमीटर पर और की स्पीड से चल रहे हो तो आपका नीचे गिरना और धरती का मुड़ना बराबर हो जाता है। आप हमेशा गिर जाते हो पर कभी जमीन पर नहीं पाएंगे। आइस हाई ऑर्बिट कहते हैं। पार्ट 5 एमसीक्यू सर्वाइवल टेक्निक लॉजिक से नेगेटिव मार्क्स। आकाश जब ओनली 1 2 वाली सवाल आए तो ये लॉजिक लगाओ। द एंटायर ड्यूरेशन रेड फ्लैग साइंस में ऑलवेज नेवर या एंटायर ड्यूरेशन जैसे वर्ड्स अक्सर गलत होते हैं। क्या इंजन स्टार्ट होने पर भी कोई वजन ही वेटलेस महसूस कर सकता है? नहीं, धक्का तो लगेगा है ना। तो स्टेटमेंट 2 को तुरंत काट दो। डेफिनेशन पैराडॉक्स। स्टेटमेंट आई में लिखा है प्राइमरी डिस्टिंक्शन इज एटीट्यूड। खुद से पूछो क्या 200 किलोमीटर पार जाने वाला हर रॉकेट ऑर्बिट में होता है? नहीं, अगर स्पीड नहीं है तो वो नीचे गिर जाएगा। तो हाइट मेन चीज नहीं हो सकती। पार्ट 6 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस स्पेस टेक। एस्केप वेलोसिटी अगर आपको धरती का ऑर्बिट छोड़कर चांद या मार्स पार जाना है तो स्पीड 40,000 किलोमीटर पर और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट लियो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। इसमें इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जियो 36,000 किलोमीटर ऊपर। यहाँ सैटेलाइट की स्पीड धरती के घूम की स्पीड के बराबर होती है, इसलिए वो एक हाई जगह टिकी हुई लगती है। रेंट हीटिंग जब ऑर्बिट स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर से कोई चीज वापस आती है तो हवा के अंदर फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होती है कि रॉकेट जल सकता है। इसलिए हीट शील्ड जरूरी है। माइक्रोग्रेविटी स्पेस में ग्रेविटी जीरो नहीं होती, वहां धरती की 90% ग्रेविटी होती है, पर आप ग्रह हो इसलिए वेटलेस लगते हो। आइस माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वो आभासी बल है जो आपको बाहर की तरफ धकेलता है और ग्रेविटी को बैलेंस करता है। साउंडिंग रॉकेट्स ये सबऑर्बिटल रॉकेट्स होते हैं जो सिर्फ अपने एटमॉस्फेयर की रिसर्च के लिए ऊपर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बॉम्ब कॉमेट एक प्लेन जो सबऑर्बिटल पाथ पर उड़ाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को कुछ सेकंड्स की वेटलेसनेस की प्रैक्टिस करी जा सके। पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल स्पेस का प्लान है कि सबऑर्बिटल फ्लाइट से दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाए। स्पेस स्टारशिप ये पहला आइस ऑर्बिटल रॉकेट है जो पूरा का पूरा रियूजेबल है, जो स्पेस ट्रैवल को सस्ता बना देगा। आकाश भाई 30 सवाल पूरे। स्पीड और लॉजिक दोनों पकड़ के रखना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है ना? अगला क्वेश्चन फेंको। भाई आकाश गलती पकड़ ली तुमने। सॉरी भाई अब एकदम फुल थ्रॉटल में चलते हैं। तुम्हें 200 तक पहुंचना है और वो भी बिना किसी कांसेप्ट को अधूरा छोड़। कर्नल लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आसमां और अंतरिक्ष का बैटल है। चलो इसका पूरा 360 डिग्री पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन आसमां का कहां होता है। सोचिए आप एक प्लेन उड़ रहे हैं, प्लेन हवा के सहारे लिफ्ट उड़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हवा पतली थिन होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हवा इतनी पतली हो जाएगी कि प्लेन को उड़ने के लिए इतनी तेज भगना पड़ेगा जितनी तेज एक सैटेलाइट भगती है। बस वही पॉइंट जहां प्लेन की फिजिक्स फेल हो जाती है और सैटेलाइट की फिजिक्स शुरू होती है, यूज कर्नल लाइन कहते हैं। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q31 which one of the marked lines represents the Kernel line? Assuming the image shows layers of atmosphere. A. I. Troposphere 12 kilometers. B. 2. Mesopause 80 kilometers. C. 3. Kernel line 100 kilometers. D. I. V. Exosphere 700 kilometers plus. Answer C. 3. Part 3 UPSC कॉमन सेंस एंड लॉजिक आकाश की स्ट्रेटजी। भाई एग्जाम में अगर डेटा भूल जाओ तो ये लॉजिक लगाओ। द 100 नंबर मैजिक ह्यूमन माइंड को राउंड फिगर्स पसंद है। इंटरनेशनल बॉडीज फाइट ने इसलिए 100 km को चुना। अगर ऑप्शन में 10 50 100 और 500 हो तो 100 बार बेट लगाना सेफ है। सॉफ्टली लॉजिक सोचिए अगर कर्नल लाइन से 10 किलोमीटर पार होती तो हर प्लेन इंटरनेशनल स्पेस में होता और बॉर्डर का कोई मतलब नहीं रहता। अगर ये 10,000 किलोमीटर पार होती तो कोई सैटेलाइट बिना परमिशन के लॉन्च नहीं हो पाती। 100 km एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026। आकाश ये पॉइंट स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी में आ सकते हैं। एरोनॉटिक्स वीएस एस्ट्रोनॉटिक्स कर्नल लाइन के नीचे एरोनॉटिक्स हवा में उड़ना चलता है। इसके ऊपर एस्ट्रोनॉटिक्स वैक्यूम में नेविगेशन चलता है। लिफ्ट वीएस वेलोसिटी नीचे उड़ने के लिए विंग्स पंच चाहिए। ऊपर रहने के लिए सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रफ्तार चाहिए। द यूएस वीएस वर्ल्ड डिस्प्यूट ये पॉइंट है। नासा और यूएसए फोर्स मानते हैं कि स्पेस 80 km 50 माइल्स पर शुरू हो जाता है, लेकिन फाइट इंटरनेशनल बॉडी कहती है 100 km। एग्जाम टिप अगर स्टेटमेंट आई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 100 किलोमीटर तो वो गलत होगा क्योंकि यूएस नहीं मानता। लीगल स्टेटस इस लाइन के नीचे का आसमान देश का होता है एयर स्पेस, इसके ऊपर का स्पेस सबका होता है आउटर स्पेस। सैटेलाइट को इंडिया के ऊपर से निकलने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, पार्ट प्लेन को चाहिए। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस स्पेस पॉलिसी। नियर स्पेस 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच के एरिया को नियर स्पेस कहते हैं। यहाँ ना प्लेन जा सकते हैं ना सैटेलाइट दिख सकती है। चाइना यहाँ हाई एल्टीट्यूड बलून्स यूज कर रहा है जासूसी के लिए। सबऑर्बिटल टूरिज्म जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन 100 किलोमीटर के ऊपर जाती है असली स्पेस, जबकि रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक सिर्फ 80 किलोमीटर तक जाती है यूएस डिफाइंड स्पेस। एटमॉस्फेरिक ड्रैग 100 किलोमीटर पर भी थोड़ी बहुत हवा होती है जो सैटेलाइट को नीचे खींचती है, आइस ड्रैग कहते हैं। सैटेलाइट एंट्री जब कोई पुरानी सैटेलाइट गिरती है तो वो इसी 100 किलोमीटर के एरिया में आकर जाना बंद शुरू होती है। ऑर्बिटल डिके अगर सैटेलाइट 100 किलोमीटर के बहुत पास है तो वो कुछ हाई दिन में धरती पार गिर जाएगी। स्टेबल रहने के लिए 200 किलोमीटर प्लस जरूरी है। एज ऑफ स्पेस थर्मोस्फीयर लेयर इसी लाइन के पास शुरू होती है जहां टेंपरेचर बढ़ने लगता है। नो फॉर्मल ट्रीटी एक और डीप डिटेल आउटर स्पेस ट्रीटी में कहीं भी 100 km का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक कस्टमरी लॉ रिवाज है। लियो वेल लो अर्थ ऑर्बिट आजकल कंपनीज 100 300 किलोमीटर के बीच सैटेलाइट रखने की कोशिश कर रही है बेहतर इमेजिंग के लिए। सॉफ्टली कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में अगर कोई देश कहे कि मेरा एयर स्पेस 200 किलोमीटर तक है तो स्पेस लॉ में बड़ा झगड़ा हो सकता है। द ब्लू बैंड स्पेस से देखने पर धरती के केंद्र तरफ जो पतली नीली रेखा दिखती है लिंब वो लगभग किसी कर्नल लाइन तक होती है। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी डेप्थ यूपीएससी ने 2015 2018 में एटमॉस्फेयर की लेयर्स ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर पर सवाल पूछे हैं। लॉजिक यूपीएससी अब लेयर से मूव होकर उनके फंक्शनल बाउंड्रीज पार आ गया है। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी अब एयर स्पेस सॉवरेनिटी और फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट को कर्नल लाइन से जोड़कर स्टेटमेंट देगा। भाई आकाश अब बैठो क्या कुछ छूट 31 सवाल पूरे। अगला क्वेश्चन भेजें। भाई आकाश दिल छोटा मत कर। यूपीएससी में 80% कैंडिडेट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हाई कोर्ट हैं और शायद दोनों को साइंस ना पढ़ना लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है क्योंकि आप तो आइस बिना किसी पुरानी टेंशन के एकदम फ्रेश दिमाग से मेरी देसी लैंग्वेज में समझेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST को 2 ब्रह्मा की टाइम मशीन संच। चलो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं एकदम जीरो लेवल से। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन JWST है क्या। सोचिए आप एक बहुत बड़ी लाइट देख रहे हैं, लाइट को ट्रैवल करने में वक्त लगता है। अगर कोई तारा स्टार हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है तो उसकी जो रोशनी आज हमें दिख रही है वो करोड़ों साल पहले वहां से निकली थी। इसका मतलब दूर दिखने का मतलब है पास में देखना। JWST को इसलिए बनाया गया ताकि हम यूनिवर्स के पैदा होने बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ था वो देख सकें। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q32 with reference to the James Webb Space Telescope JWST consider the following statements. I. It is designed to study the formation of early galaxies and stars in the universe. 2. It is used to analyze the atmospheric composition of exoplanets. 3. It mainly observes the universe in the visible light spectrum like the Hubble Space Telescope. Which of the statements given above are correct? A. 2 and 3 only. B. I and 2 only. C. I and 3 only. D. I 2 and 3. पार्ट 3 यूपीएससी कॉमन सेंस एंड लॉजिक आर्ट्स स्टूडेंट स्पेशल। भाई यहाँ लॉजिक लगाओ। अपग्रेड का लॉजिक हबल टेलीस्कोप पुराना था 1990, जेम्स वेब नया है 2021। अगर दोनों एक हाई काम विजिबल लाइट करेंगे तो इतने अरबों डॉलर खर्च करके नया टेलीस्कोप क्यों बनाया। नया है तो कुछ अलग हाई देखा होगा ना। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। इंफ्रारेड वीएस विजिबल लाइट जो हमें दिखती है दूर और बादलों के पार नहीं देख सकती।
स्पेस में हर जगह धूल है, इसलिए JWST इंफ्रारेड गिरने वाली लाइट यूज करता है जो धूल को चिर कर निकल जाती है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपी डे फॉर 2026 स्टेटमेंट आई कॉस्मिक डॉन JWST का मेन काम है पहली रोशनी को ढूंढना। जब यूनिवर्स बना तो हर जगह अंधेरा था। जब पहला तारा चमका अस्वथ को देखने के लिए JWST के पास बहुत बड़ा सोन का आईना गोल्ड कोटेड मिरर है। स्टेटमेंट 2 एक्सोप्लैनेट्स की हवा। एक्सोप्लैनेट मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट। JWST ये देखता है कि जब प्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की लाइट उस प्लैनेट की हवा एटमॉस्फेयर से गुजरती है। आज लाइट को चेक करके JWST बता देता है कि वहां ऑक्सीजन, वाटर या मीथेन है या नहीं। स्टेटमेंट 3 द इंफ्रारेड किंग हबल आंखों जैसा था विजिबल। JWST नाइट विजन गॉगल्स जैसा है इंफ्रारेड। ये स्पेस की धूल के पार देख सकता है जहां नए तारे पैदा हो रहे हैं। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस स्पेस साइंस आकाश ये 10 पॉइंट टेरर एक्सपर्ट नोट्स है। L2 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट 2 JWST घड़ी की चक्कर नहीं लगता। ये घड़ी से 15 लाख के एम्ब्रॉय एक ऐसी जगह बैठा है जहां ग्रेविटी बैलेंस रहती है। आइस L2 पॉइंट कहते हैं। गोल्ड कोटिंग इसका आईना मिरर 6.5 मीटर बड़ा है और उस पर असली सोन गोल्ड की परत चढ़ी है क्योंकि सोना इंफ्रारेड लाइट को सबसे अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है। सनशील्ड JWST को ठंडा रहना बहुत जरूरी है -233 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसमें एक टेलीस्कोप जितनी बड़ी छतरी सनशील्ड लगी है जो सूरज की गर्मी को रोकती है। नासा प्लस इससे ये सिर्फ यूएसए का नहीं है। इसमें यूरोप और कनाडा की स्पेस एजेंसीज भी पार्टनर हैं। रेडशिफ्ट लॉजिक यूनिवर्स फैल रहा है। डॉ की गैलेक्सीज हमसे दौड़ जा रही हैं इसलिए उनकी लाइट लाल रेड हो जाती है। इसी को पकड़ने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप चाहिए। पिलर्स ऑफ क्रिएशन JWST ने हबल की पुरानी आइकॉनिक फोटो को इंफ्रारेड में लिया जिसमें धूल के अंदर छुप हजारों नए तारे दिख गए। ड्रैकुला इसका एक इंस्ट्रूमेंट मिरी इतना गर्म हो जाता है कि यूज ठंडा करने के लिए अलग से रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया गया है। हेक्सागोनल मिरर इसका मिरर एक नहीं है बल्कि 18 छोटे-छोटे हेक्सागोनल 6 कोनों वाले टुकड़े से बना है जो स्पेस में जाकर खुले थे। बरिलियम आईना सोन का है पर उसके नीचे का ढांचा बरिलियम मेटल का है जो बहुत हल्का और मजबूत होता है। एम्स इसका टारगेट सिर्फ गैलेक्सीज नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जैसे जुपिटर सैटर्न को भी डीप में स्टडी करना है। पार्ट 6 PYQ फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी पैटर्न यूपीएससी ने पहले हबल और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सवाल पूछे हैं। लॉजिक यूपीएससी ऐप लोकेशन और स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड वीएस विजिबल पर फोकस कर रहा है। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी ऐप L1 पॉइंट आदित्य L1 और L2 पॉइंट JWST के बीच का फाक पूछ सकता है। टिप L1 सूरज और घड़ी के बीच है, L2 घड़ी के पीछे है, सूरज से 2 भाई आकाश। भाई आकाश ये सवाल इंडिया की नई स्पेस पॉलिसी का सबसे बड़ा पिलर है। एक फ्लैट इसरो अकेले नहीं है, अब प्राइवेट कंपनीज जैसे स्काईरूट पिक्सल भी रॉकेट उड़ रही हैं, लेकिन उन्हें परमिशन कौन देगा? उसी के लिए बना है रायन स्पेस। भाई क्यों 10 तक साइंस नहीं पाती तो फिर मैटर, ये तो एक सरकारी फ्रेमवर्क है, आई समझाना बहुत आसान है। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन इन स्पेस क्या है? पहले इसरो हाई रॉकेट बनाता था और खुद हाई उसकी टेस्टिंग करता था। लेकिन अब जब प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं तो इसरो उनका जज नहीं बन सकता क्योंकि वो खुद एक प्लेयर है। इसलिए सरकार ने आयन स्पेस बनाया। ये एक सिंगल विंडो है, मतलब प्राइवेट कंपनी को टेंडर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आयन स्पेस के पास जाना है। ये इसरो और प्राइवेट कंपनीज के बीच के ब्रिज पुल की तरह है। ये इसरो की पुरानी मशीन्स और लॉन्च पैड्स प्राइवेट कंपनीज को किराए रेड कार्ड दिलवाता है। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q33 with reference to the Indian National Space Promotion and Authorization Center in space consider the following statements. I. It is a single window, independent, nodal agency that functions as an autonomous agency in the Department of Space DOS. 2. It serves as the primary body for determining and deciding the specific space missions to be undertaken in India. Which of the statements given above are incorrect? A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Part 3 UPSC Common Sense and Logic Arts Background Special. भाई यहाँ ये लॉजिक लगाओ जो तुमने 10th में भी सुना होगा। एजेंडा बीएस ऑथराइजेशन का फाक सोचिए क्या कोई नई एजेंसी ये तय करेगी कि इंडिया चांद पर जाएगा या मार्स पर? बिल्कुल नहीं। इंडिया का बड़ा मिशन गगनयान चंद्रयान हमेशा इसरो हाई तय करेगा क्योंकि वही असली मास्टर है। इन स्पेस का काम सिर्फ परमिशन देना ऑथराइजेशन है, मिशन डिसाइड करना नहीं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑटोनोमस वर्ड यूपीएससी में अक्सर जब किसी नई बॉडी के बारे में पूछा जाए तो वो ऑटोनोमस स्फीयर हाई होती है ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। खटक की घंटी सवाल में पूछा है इनकरेक्ट कौन सा गलत है? अक्सर बच्चे करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं। सवाल में गलत पूछा है तो आंसर सिर्फ 2 होगा। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 स्टेटमेंट आई स्ट्रक्चर इन स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉस के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ये इसरो के पैरेलल काम करता है उसके नीचे नहीं। स्टेटमेंट 2 फंक्शन इसका काम है प्राइवेट कंपनीज को इसरो की फैसिलिटीज यूज करने देना, प्राइवेट रॉकेट्स के लॉन्च को ऑथराइज मंजूरी देना, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को 2% से बढ़ाकर 10% तक ले जाना। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस लेवल आकाश इन 10 पॉइंट्स को अपने डिजिटल नोट्स में स्पेस रिफॉर्म के नाम से सेव कर। NSIL इन स्पेस आईज याद रखना। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का कमर्शियल आर्म है जो सैटेलाइट्स बेचता है। इन स्पेस सिर्फ रेगुलेटर परमिशन देने वाला है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 इस पॉलिसी ने आईएन स्पेस को और भी टेक्निकल बना दिया है। एक साथ ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एंड टू एंड सपोर्ट देता है। स्पेस लायबिलिटी अगर कोई प्राइवेट रॉकेट किसी के घर पार गिरे तो आईएन स्पेस हाईटेक रहेगा कि उसका कॉम्पेंसेशन कैसे होगा इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन सैटेलाइट के लिए जो रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके लिए भी आईएन स्पेस मदद करता है। स्काईरूट एरोस्पेस इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस इन स्पेस की ऑथराइजेशन के बाद हाई हुआ था। हैंड होल्डिंग इसका मतलब है कि अगर किसी नए स्टार्टअप को नहीं पता रॉकेट कैसे बने हैं तो आईएन स्पेस उन्हें इसरो के साइंटिस्ट से मिलवाकर सिखाने का काम भी करता है। ग्लोबल हब इंडिया को ग्लोबल स्पेस हब बनाना इसका लॉन्ग टर्म विजन है। सिक्योरिटी क्लियरेंस रॉकेट लॉन्च से पहले देश की सुरक्षा के लिए क्लियरेंस भी यही एजेंसी हैंडल करती है। स्टूडेंट आउटरीच स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट सैटेलाइट्स बने हैं उन्हें भी आईएन स्पेस के रास्ते हाई इसरो तक का हिटना होता है। हेडक्वार्टर लोकेशन अहमदाबाद में इसका नया कैंपस है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। यूपीएससी सहायक का नाम पूछ सकता है। पार्ट 6 PYQ फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी पैटर्न यूपीएससी ने पहले एंट्री पुरानी कमर्शियल बॉडी पार्ट सवाल पूछा था। लॉजिक पहले सिर्फ एंट्री था, एक फ्लैट NSIL और आईएन स्पेस आ गए हैं। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी ऐप इन तीनों NSIL इन स्पेस इसरो के बीच का फाक पूछकर स्टेटमेंट बनाएगा। शॉर्ट ट्रिक इसरो इक्वल्स रिसर्च NSIL इक्वल्स स्पेस धंधा इन स्पेस इक्वल्स मिशन सपोर्ट। भाई आकाश ऐप बैटो क्या ऐप भी लग रहा भाई आकाश ये सवाल स्पेस इकोनॉमी का है और यहाँ यूपीएससी तुम्हारे इमोशन के साथ खेलता है। हम इंडियंस को इसरो पर इतना गर्व है कि हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन साइंस और ध्यान दें इकोनॉमी में बहुत बड़ा फाक होता है। चलो इसका पूरा कॉमन सेंस पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन स्पेस का बेसिक कहानी है। जब हम स्पेस सोते हैं तो हमें रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखता है, लेकिन स्पेस इकोनॉमी सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं है, इसकी 3 बड़ी हिस्से हैं। अपस्ट्रीम रॉकेट सैटेलाइट बनाना, रॉकेट बेचना या लॉन्च करना। डाउनस्ट्रीम सर्विस देना, सैटेलाइट से टीवी चलाना, इंटरनेट देना, स्टारलिंक और जीपीएस नेविगेशन। ग्राउंड इक्विपमेंट जो डिश एंटीना, जीपीएस डिवाइसेस और टावर्स हम जमीन पर यूज करते हैं। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q34 with reference to global space economy consider the following statements. I. Rocket and satellite launch services account for the largest share of the global space economy. 2. India currently accounts for approximately 20% of the total global space economy. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. 2 only. C. I and 2 only. D. None of the above. Part 3 UPSC Common Sense and Logic आकाश की मास्टर की। भाई यहाँ ये लॉजिक लगाओ कभी सवाल गलत नहीं होगा। उबर VS गाड़ी का मालिक लॉजिक स्टेटमेंट आई कह रहा है कि लॉन्च गाड़ी बनाना चलना सबसे बड़ा है। कॉमन सेंस सोचिए क्या बनाने वाली कंपनी ज़ायदा आमिर है या वो लोग जो का यूज करके उबर जोमेटो या लॉजिस्टिक्स चला रहे हैं। स्पेस में भी वही है, रॉकेट तो बस एक डब्बा है जो सैटेलाइट को ऊपर छोड़ता है। 80% तो सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा इंटरनेट टीवी जीपीएस में है। लॉन्च का शेयर सिर्फ 2% से 5% है, तो स्टेटमेंट आई गलत। द 2% रियलिटी लॉजिक स्टेटमेंट 2 कह रहा है इंडिया का शेयर 20% है। कॉमन सेंस दुनिया की स्पेस इकोनॉमी लगभग $400 500 बिलियन की है। अगर इंडिया का 20% होता तो हमारी स्पेस इकोनॉमी $100 बिलियन होती। पर हमारा टोटल बजट है बहुत कम है। लॉजिक इंडिया की टारगेट एफिशिएंसी है, हम सस्टेन में काम करते हैं वॉल्यूम नहीं। हमारा शेयर अभी सिर्फ 2% है, तो स्टेटमेंट 2 गलत। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 स्टेटमेंट आई द सेक्टर ट्रैप दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा सैटेलाइट सर्विसेज और ग्राउंड इक्विपमेंट का है 90% से ज्यादा। लॉन्च सर्विसेज बहुत ग्लैमरस है पर पेस वहां कम है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है स्पेस वीएस इसरो। स्टेटमेंट 2 द इंडिया गोल इंडिया का शेयर अभी सिर्फ 2% है। हमारी स्पेस पॉलिसी 2023 का मेन टारगेट यही है कि 2030 तक आइस बढ़ाकर 10% किया जाए।
इसी के लिए आईएन स्पेस और एनएसआईएल जैसे बॉडीज बनाई गई हैं। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस इकोनॉमिक ट्रेंड्स। स्टारलिंक एंड ओनवेब ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस हैं जो पूरी दुनिया में इंटरनेट देंगे। ये डाउनस्ट्रीम इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। स्पेस टूरिज्म ये न्यू स्पेस का पार्ट है। भले हाई ये छोटा है पर इसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में जीरो ग्रेविटी में ज़ाविर क्रिस्टल्स और दवाइयां ड्रग्स बनाई जाएंगी जो धरती पर नहीं बन सकती। एस्ट्रॉइड माइनिंग अंतरिक्ष में टेक पैटर्न से सोना और प्लैटिनम निकलना प्योरली थियोरेटिकल अभी $5 ट्रिलियन मार्केट है। डेब्री रिमूवल सर्विसेज स्पेस का कचरा साफ करने के लिए कंपनी स्पेस चार्ज करेंगी। आइस स्पेस सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमी कहते हैं। डायरेक्ट सेल ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे सैटेलाइट सीधे आपके मोबाइल पर सिग्नल भेजेगी, किसी और की जरूरत नहीं होगी। डेटा एज अ सर्विस दास सैटेलाइट से ली गई खेती और मौसम की फोटोज को बेचना। एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इसरो के रॉकेट्स को कमर्शियल लेवल पर बेचा है ताकि इंडिया का शेयर 2% से बच सके। वेंचर कैपिटल स्पेस स्टार्टअप्स जैसे स्काईरूट एग्रीकुल में अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत पैसे लगा रहे हैं। स्पेस इंश्योरेंस जब अरबों की सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसका इंश्योरेंस भी एक बड़ी इकोनॉमी है। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी डेप्थ यूपीएससी ने पहले सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल पूछे हैं। लॉजिक यूपीएससी आप सिर्फ मिशन के नाम नहीं पूछता वो उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर जा रहा है। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी ऐप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स के बीच का फाक पूछकर स्टेटमेंट देगा। भाई आकाश 34 सवाल हो गए। कॉमन सेंस और लॉजिक भाई आकाश ये आरटीओ वाला टर्म सुनने थोड़ा भारी लगता है पर इसका मतलब एकदम सिंपल है। आइस तुम स्पेस का हैंडशेक हाथ मिलाना या पार्किंग समझ लो। चलो 10th क्लास की साइंस भूल जाओ आइस एकदम बेसिक लॉजिक और एडवांस डिटेल के साथ जोड़ते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन आरटीओ का आम मतलब। सोचिए डू गगनयान स्पेसक्राफ्ट स्पेस में 28000 किलोमीटर पर और की रफ्तार से भाग रही है। रॉन्डेवू मिलना पहले एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के पीछे लगकर उसकी स्पीड मैच करनी होगी ताकि दोनों बराबर चलने लगें। आइस कहते हैं रॉन्डेवू प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस पास आना जब दोनों पास आ जाए तो बहुत हाई धीरे से सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ना या टच करना। स्पेस में ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां ना तो ब्रेक है और ना ही साइड देने की जगह। जरा सी गलती हुई तो दोनों स्पेसक्राफ्ट टककर कचरा डेब्रिस बन जाएंगे। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q35 the term rendezvous and proximity operations RTO refers to a monitoring and predicting solar flare activities. B control maneuvering of spacecraft to approach and interact with other objects in orbit. C study of deep space gravitational waves. D mapping the mineral composition of asteroids. Answer B part 3 UPSC common sense and logic art student special. भाई यहाँ ये इंग्लिश लॉजिक ट्रिक लगाओ। वर्ड ब्रेकडाउन rendezvous का फ्रेंच में मतलब होता है मीटिंग मिलना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास होना क्लोजनेस। एक फ्लैट ऑप्शन में ढूंढो कहां मिलने या पास आने की बात हो रही है। सिर्फ ऑप्शन बी में अप्रोच एंड इंटरैक्ट पास आना और मिलना लिखा है। एलिमिनेशन लॉजिक सोलर फ्लेयर्स ऑप्शन ए का पास आने से क्या लेना देना। ग्रेविटेशनल वेव्स ऑप्शन सी तो स्पेस की रिपल्स है। एस्ट्रॉइड मैपिंग ऑप्शन डी जियोग्राफी जैसा काम है। टेक्निक यूपीएससी अक्सर बड़ी टर्म्स देता है पर उसका मतलब वही शब्द के डिक्शनरी मीनिंग में छुपा होता है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 फेजेस ऑफ आरटीओ इसमें रडार लेजर सेंसर्स और कैमरास का यूज होता है। जब दो स्पेसक्राफ्ट जुड़ते हैं यूज डॉकिंग कहते हैं। जब एक रोबोटिक आर्म दूसरे स्पेसक्राफ्ट को पकड़ती है यूज बर्थिंग कहते हैं। यूसेज कहां काम आता है। गगनयान जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन से जुड़ना होगा। सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पुरानी सैटेलाइट में पेट्रोल फ्यूल भरने के लिए नया स्पेसक्राफ्ट उसके पास जाएगा। स्पेस डेब्रिस रिमूवल कचरे को पकड़कर नीचे गिराने के लिए। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यूपीएससी एडवांस लेवल आकाश इन 10 पॉइंट से तुम आरटीओ के मास्टर बन जाओगे। स्पेस मिशन ये इंडिया इसरो का अपना मिशन है। इसका मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें इसरो सैटेलाइट को स्पेस में जोड़कर दिखाएगा। ये 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन ऑर्बिट सर्विसिंग आईओएस फ्यूचर में सैटेलाइट को नीचे नहीं ले जाएगा आरटीओ का यूज करके ऊपर हाईवे किया जाएगा। स्पेस तक एक छोटा स्पेसक्राफ्ट जो खराब सैटेलाइट को उनकी सही जगह पर धकेल पुश देगा। काइनेटिक वेपन्स आरटीओ का यूज मिलिट्री भी कर सकती है दुश्मन की सैटेलाइट के पास जाकर यूज खराब कर देना। ऑटोनोमस आरटीओ एक फ्लैट एआई का यूज हो रहा है ताकि जमीन से कमांड दिए बिना सैटेलाइट अपने आप एक दूसरे से जल सकें। एस्ट्रॉइड रिट्रीवल किसी एस्ट्रॉइड के पास जाकर यूज करना और धरती के ऑर्बिट में लाना। इस रिसप्लाई स्पेस का ड्रैगन कैप्सूल आरटीओ करके हाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक खाना पहुंच चुका है। रिलेटिव नेविगेशन आरटीओ में हम धरती के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरी सैटेलाइट के हिसाब से अपनी स्पीड देखते हैं। क्यूबिक डॉकिंग एक फ्लैट छोटे छोटे सैटेलाइट्स नैनोस को भी आपस में जोड़ने की टेक्नोलॉजी आ गई है। स्पेस लॉ कॉन्सेप्ट अगर कोई देश किसी दूसरे देश की सैटेलाइट के बहुत पास प्रॉक्सिमिटी जाए तो आइस हम लोग माना जाए या रिसर्च। इस बार इंटरनेशनल कानून अभी बन रहे हैं। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी पैटर्न यूपीएससी ने पहले मिशन शक्ति एएसएटी पर सवाल पूछा है। लॉजिक मिशन शक्ति में हमने सैटेलाइट को मारा था लेकिन आरटीओ में हम सैटेलाइट को बचते हैं या उसे जुड़ते हैं। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी एमएससी एडीएक्स मिशन का नाम देकर पूछेगा कि ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। शॉर्ट आंसर rendezvous and proximity operations। भाई आकाश 35 सवाल पूरे 13200 का टारगेट मेरा मिशन है। भाई आकाश शुक्रिया तेरा फीडबैक हाई मेरी एनर्जी है। ट्यून साइंस नहीं पाती तो क्या हुआ ये स्पेस ट्रीटी तो एक तरह का अंतरिक्ष का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है। आई समझाना तो एक आर्ट स्टूडेंट के लिए और भी आसान है क्योंकि ये हिस्ट्री और पॉलिटी जैसा है। चलो 36 क्वेश्चन का फुल प्रूफ पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन स्पेस का जनरल राज खत्म करना। 1960s में यूएसए और रशिया टैग का यूएसएसआर के बीच स्पेस रेस चल रही थी। दोनों एक दूसरे से डर कि कहीं दूसरे देश स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब ना फेंक कर दे। इसी डर को खत्म करने के लिए 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी पोस्ट लाई गई। इसका एक हाई मकसद था स्पेस सबका है और वहां सिर्फ शांति पीस होनी चाहिए। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q36 with reference to the outer space treaty 1967 consider the following statements. I it forms the foundational legal framework governing activities of states in outer space. 2 it promotes the use of outer space for peaceful purposes and prohibits placement of nuclear weapons in orbit. Which of the statements given above are correct? A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. पार्ट 3 यूपीएससी कॉमन सेंस एंड लॉजिक भाई की स्ट्रेटजी। आकाश यहाँ कॉमन सेंस लगाओ जो एग्जाम में प्रेशर कम करेगा। फाउंडेशनल लॉजिक किसी भी चीज का कानून जब शुरू होता है तो उसकी पहली ट्रीटी फाउंडेशन हाई होती है। स्टेटमेंट आई सही लग रहा है। ग्लोबल सेफ्टी लॉजिक क्या दुनिया का कोई भी कानून ये कहेगा कि हां भाई स्पेस में एटम बम रख लो। बिल्कुल नहीं इंटरनेशनल कानून हमेशा पीस और प्रोहिबिशन ऑफ वेपन्स की हाई बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 सही लग रहा है। पॉजिटिव टोन यूपीएससी में अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स जो ग्लोबल भलाई पीस कोऑपरेशन की बात करते हैं वो 90% सही होते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 आकाश ये 4 पॉइंट स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी में आ सकते हैं। नॉन अप्रोप्रिएशन कब जमाना है ट्रीटी कहती है कि कोई भी देश चांद मून या किसी एस्ट्रॉइड पर अपना झंडा गाड़कर ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जमीन है। स्पेस रेस्ट कम्युनिस्ट है सबकी शांति संपत्ति। WMDVS कन्वेंशनल वेपन्स ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ट्रीटी सिर्फ WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल को ऑर्बिट में रखने से मना करती है। इसने नॉर्मल बंदूक या मिसाइल पर साफ मना नहीं किया है। यूपीएससी यहाँ फांसा देगा कि एडवांस वेपन्स लायबिलिटी जिम्मेदारी अगर इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी जैसे स्काईरूट स्पेस में किसी का नर्सन करे तो इंटरनेशनल लेवल पर जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। एनवॉइस ऑफ मैनकाइंड इसने एस्ट्रोनॉट्स को पूरी मानवता का दूत कहा है। अगर कोई मुसीबत में हो तो दूसरा देश यूज बचाने के लिए मजबूर है। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस स्पेस लॉ आर्टेमिस अकॉर्ड्स यूएसए ने एक नया सिस्टम बनाया है। इंडिया भी इसका मेंबर है। ये कोर्स 1967 का पालन करते हुए चांद पर माइनिंग की बात करता है। स्पेस डेब्रिस कचरा पोस्ट कचरे के बारे में साइलेंट है। इसलिए ऐप स्पेस सस्टेनेबिलिटी पर नए कानून की मांग हो रही है। कमर्शियल माइनिंग क्या प्राइवेट कंपनी चांद से सोना निकल सकती है। पोस्ट कहता है सॉवरेनिटी कब्जा नहीं हो सकता पर रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है या नहीं ये अभी एक ग्रे एरिया है। कैसर सिंड्रोम जब इतना कचरा हो जाए कि स्पेस ट्रैवल बैन हो जाए। इस बार इंटरनेशनल एथिक्स की डिबेट चल रही है। मून विलेज यूरोप का प्लान है चांद पर बेस बनाने का। पोस्ट के मुताबिक ये बेस किसी देश का नहीं साइंस के लिए होना चाहिए। डुअल यूज टेक्नोलॉजी जाहिर है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मिलिट्री और सिविलियन दोनों काम आती है। इस बार ट्रीटी थोड़ी कंजर्व जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स 1967 में प्राइवेट कंपनीज नहीं थी इसलिए वो सिर्फ स्टेट्स देशों की बात करता है। न्यूक्लियर पावर इन स्पेस ऑर्बिट में न्यूक्लियर बॉम्ब मना है पर सैटेलाइट चलाने के लिए न्यूक्लियर बैटरी आरटीजी यूज की जा सकती है। प्लानेटरी प्रोटेक्शन दूसरे ग्रह पर धरती के जर्म्स ना भेजना भी इसी फ्रेमवर्क का पार्ट है। स्पेस फोर्स अमेरिका और इंडिया डीएसए ने अपनी स्पेस एजेंसीज बनाई है। क्या ये उसके खिलाफ है? जब तक ये डिफेंसिव है और WMD नहीं रखती तब तक अलाउड है। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी 2023-2024 ट्रेंड। यूपीएससी
यूपीएससी ने हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फोकस किया है। डीप कनेक्शन यूपीएससी अब ये देख रहा है कि पुरानी ट्रीटीज 1967 नए मिशंस आर्टेमिस के साथ कैसे फिट बैठती हैं। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी ऐप स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसीसे और उसको जोड़कर सवाल देगा। एसीसे का मतलब है दुश्मन की सैटेलाइट पर नजर रखना। क्या ये पीसफुल है या अग्रेशन? भाई आकाश 36 सवाल डन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रख। हम 200 तक पहुंचे और तू शाम को जब आइस लेगा तो तुझे लगेगा कि भाई आकाश एकदम सही बात कही तुमने। कॉमन सेंस कोई जादू नहीं है, वो कॉमन नॉलेज से हाई निकलता है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि हाइपरस्पेक्ट्रल का मतलब क्या है, तब तक तुम लॉजिक कैसे लगाओगे? चलो पिक्सल कंपनी और उनकी 5 लाइट कॉन्स्टलेशन को एकदम जीरो लेवल से कॉमन नॉलेज के साथ जोड़ते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन पिक्सल और 5 लाइट क्या है? सोचिए हमारी नॉर्मल आंखें सिर्फ लाल, हरा, पीला, आरजीबी देख सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी आंख हो जो किसी को देखकर बता दे कि उस दुखद बीमारी है या उस पानी की कमी है तो पिक्सल एक इंडियन स्टार्टअप है बेंगलुरु का जिसने ऐसी हाई सुपर आई सैटेलाइट बनाई है। उनकी सैटेलाइट के समूह ग्रुप का नाम है 5 लाइट। इनका काम है हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग एचएसआई। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q37 with reference to the 5 light satellite constellation and hyperspectral imaging HSI consider the following statements. I 5 light is India's first private satellite constellation launched by the company Pixel. 2 the primary function of HSI satellites is to limit pixel analysis to primary colors for clearer images. 3 the first satellites of the 5 light constellation were launched aboard a SpaceX mission. How many of the statements given above are correct? A only 1, B only 2, C all 3, D none of the above. Part 3 common knowledge and logic भाई का स्पेशल लॉजिक। आकाश यहाँ वो कॉमन नॉलेज सीखो जो लॉजिक बनाएगी। हाइपर शब्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम। कॉमन नॉलेज अगर किसी चीज का नाम हाइपरस्पेक्ट्रल है तो वो प्राइमरी कलर्स सिर्फ फ्री रैंक तक लिमिट कैसे हो सकती है? हाइपर का मतलब है कि वो रंग को हजारों बड़े किस्म स्पेक्ट्रल बैंड्स में तोड़कर देखती है। लॉजिक स्टेटमेंट 2 में लिमिट टू प्राइमरी कलर्स लिखा है जो हाइपर वर्ड के एकदम खिलाफ है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। स्पेसएक्स का ओवर रोल कॉमन नॉलेज आजकल दुनिया की 90% प्राइवेट कंपनीज चाहे इंडिया की हो या यूएसए की स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्ट मिशंस राइट शेप पास सिस्टम में रॉकेट उड़ रही हैं। लॉजिक अगर स्टेटमेंट में स्पेसएक्स का जिक्र है प्राइवेट सैटेलाइट के लिए तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग एचएसआई ये लाइट को नैनोरेंजेस में डिवाइड करता है। इसे हम मिट्टी के अंदर कौन सा मिनरल है या समुद्र में तेल ऑयल गिरा है या नहीं ये सब ऊपर से हाई देख सकते हैं। पिक्सल इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास और बिट्स फैलाने के लड़कों ने शुरू किया था। ये इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसे नासा और गूगल ने भी फंड दिया है। कॉन्स्टलेशन 5 लाइन में बहुत सारी छोटी सैटेलाइट्स नैनोस हैं। एक सैटेलाइट से पूरी धरती नहीं दिखती इसलिए गुच्छा कॉन्स्टलेशन चाहिए होता है। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यूपीएससी एडवांस लेवल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एचएसआई से हम ये बता सकते हैं कि खेत में यूरिया की जरूरत है या नहीं बिना खेत में गए। मीथेन डिटेक्शन 5 लाइट सैटेलाइट धरती पर हो रहा है गैस लीक्स जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं को डिटेक्ट कर सकती हैं। आनंद शकुंतला टीडी2 ये पिक्सल की पुरानी डेमो सैटेलाइट्स हैं। 5 लाइट उनका फाइनल कमर्शियल वर्जन है। डेटा एज अ सर्विस पिक्सल सैटेलाइट नहीं बेटा ड्रोन से ली गई फोटोज डेटा बेटा है बड़ी कंपनीज को। स्मॉल सेट मार्केट इंडिया ऐप स्मॉल सैटेलाइट्स का ग्लोबल हब बन रहा है और पिक्सल इसका लीडर है। डिफेंस यूज एचएसआई से दुश्मन के अनटैंक को भी पहचाना जा सकता है जो कैमोफ्लेज घास फूस से ढके हुए हैं। फॉरेस्ट हेल्थ जंगल में पशु सूख रहे हैं या कोई बीमारी फैल रही है एचएसआई यूज कलर से डिटेक्ट कर लेता है। माइनिंग जमीन के नीचे लिथियम या सोन के निशान ढूंढने में एचएसआई का बड़ा रोल है। गूगल इन्वेस्टमेंट गूगल ने पिक्सल में $36 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं जो दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है। ग्लोबल कॉन्स्टलेशन पिक्सल का टारगेट है कि 2026-27 तक उनकी 24 प्लस सैटेलाइट्स ऊपर हो ताकि वो हर 24 घंटे में पूरी धरती की फोटो ले सकें। पार्ट 6 पीवाईक्यू फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी 2023-24 ट्रेंड यूपीएससी ने 2023 में प्राइवेट स्पेस एजेंसीज और उनके मिशन पर सवाल पूछा था। डीप कनेक्शन यूपीएससी अब इसरो से मूव होकर न्यू स्पेस प्राइवेट सेक्टर पर जा रहा है। 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी ऐप हाइपरस्पेक्ट्रल vs मल्टीस्पेक्ट्रल का टेक्निकल डिफरेंस पूछ सकता है। सिंपल लॉजिक मल्टीस्पेक्ट्रल इक्वल्स कुछ रैंक 5 to 10 हाइपरस्पेक्ट्रल इक्वल्स हजारों रैंक 100 प्लस। भाई आकाश 37 डन। तेरा टारगेट 200 का है मेरा 360 डिग्री नॉलेज देने का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रख अगला क्वेश्चन भेजे 6 भाई आकाश तुम्हारा कॉमन नॉलेज एकदम सही ट्रैक पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े और मजेदार टेक्निकल डिफरेंस है जो यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। निसार और पिक्सल 5 लाइट दोनों ऊपर से धरती को देखते हैं लेकिन दोनों की आंखें एकदम अलग हैं। चलो इनका डिफरेंस और लॉजिक समझते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन निसार vs 5 लाइट पिक्सल 5 लाइट ये हाइपरस्पेक्ट्रल ऑप्टिकल है मतलब ये सूरज की रोशनी का यूज करता है और लाइट को हजारों एंगल में तोड़कर देखता है। ये डिजिटल कैमरा जैसा है पर सुपर एडवांस। निसार नासा इसरो सा ये रेडा सैटेलाइट है ये सूरज की रोशनी पर डिपेंड नहीं करता। ये खुद अपनी रेडियो वेव्स नीचे भेजता है और उनके टक्कर कर वापस आने एको को नापता है। पार्ट 2 दोनों के बीच का असली बैंगअप डीप डिटेल पार्ट 3 यूपीएससी कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक आकाश टूल। भाई यहाँ ये लॉजिक लगाओ जो तुम्हारा सवाल सही करवाएगा। डेवियस नाइट लॉजिक अगर स्टेटमेंट आई कि निसार कैन नॉट वर्क नाइट तो याद रखना रेडा हमेशा रात में काम करता है जैसे चांद बैट तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। डुअल फ्रीक्वेंसी लॉजिक एस्ट्रस निसार की सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो तरह की वेव्स हैं एल बैंड नासा की और एस बैंड इसरो की। ये दुनिया की पहली ऐसी डुअल बैंड रेडा सैटेलाइट है। पार्ट 4 निसार का पोस्टमार्टम एडवांस पॉइंट्स फॉर 2026 वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव निसार दुनिया की सबसे महंगी इमेजिंग सैटेलाइट मानी जाती है लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स। डिफॉर्मेशन ट्रैकिंग ये धरती की सतह सरफेस में 1 सेंटीमीटर से भी कम का बदलाव नाप सकता है मतलब अगर जॉर्ज मार्ट में जमीन धंसी है तो निसार तुरंत बता देगा। एग्रीकल्चर पिक्सल फसल की बीमारी देखता है निसार फसल की बायोमास कितनी हानि है देखता है। डिजास्टर मैनेजमेंट बात फ्लड के वक्त जब हर तरफ बादल होते हैं पिक्सल फेल हो जाएगा पर निसार बादलों के पार देखकर बताएगा कहां पानी भरा है। एंटार्क्टिका ये पोलर रीजन की बारीकियों और आइस शीट के विघन पर 24x7 नजर रखेगा। पार्ट 5 एमसीक्यू सर्वाइवल स्ट्रेटजी हाउ टू अवॉइड ट्रैप्स। आकाश यूपीएससी तुम्हें ऐसे फंसा सकता है। स्टेटमेंट निसार एंड 5 लाइट बोथ यूज हाइपरस्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी कॉमन नॉलेज चेक नहीं 5 लाइट इक्वल्स कलर्स लाइट हाइपरस्पेक्ट्रल निसार इक्वल्स वेव्स रीडा सा दोनों अर्थ ऑब्जर्वेशन है पर उनका तरीका अलग है। भाई 37 क्वेश्चंस हो गए हैं और तुम्हारा बेस ऐप रेडा और ऑप्टिकल दोनों को समझने लायक हो गया है। अगला क्वेश्चन भेजे 200 का टारगेट चेक करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना। भाई आकाश यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ब्लैकफेमी है और यूपीएससी ऐसे ही लॉजिक पर ट्रैप सेट करता है। सीधा और साफ जवाब रेडा दिन और रात दोनों वक्त एकदम सारी तरह काम करता है। तुझे लग रहा होगा कि शायद ये दिन में काम नहीं करता पर सच ये है कि रेडा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सूरज की रोशनी से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका आर्ट्स साइंस लॉजिक और कॉमन नॉलेज समझते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन रेडा वीएस कैमरा कैमरा ऑप्टिकल हाइपरस्पेक्ट्रल जैसे हमारी आंखें या पिक्सल की सैटेलाइट ये तभी देख सकते हैं जब सूरज की रोशनी पर पड़े और टक्कर कर वापस आए इसलिए ये रात में अंधे हो जाते हैं। रेडा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये चांद बैट जैसा है। रेडा खुद अपनी रेडियो वेव्स छोड़ता है ये वेव्स दुश्मन के जहाज या जमीन से टक्कर कर वापस आती हैं और रेडा उन्हें पकड़ लेता है। पार्ट 2 कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक यूपीएससी ट्रैक सर्वाइवल। भाई ये 3 लॉजिक याद रखना एग्जाम में स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। लॉजिक 1 सेल्फ डिपेंडेंट खुद मुख्तार रेडा अपनी रोशनी रेडियो वेव्स खुद पैदा करता है इसलिए यूं सूरज के यूं या धरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक 2 क्लाउड पेनिट्रेशन बादलों के पार रेडियो वेव्स की वेवलेंथ इतनी लंबी होती है कि वो बादलों धूल फॉग और बारिश को चीरकर निकल जाती है। लॉजिक 3 ऑल वेदर हर मौसम अगर स्टेटमेंट आई रेडा इज ऑल वेदर डे नाइट टेक्नोलॉजी तो आंख बैंड करके यूं सही मार्क करना। पार्ट 3 निसार से लिंक एडवांस पॉइंट
जैसा तुमने निसार के बारे में पूछा था वो इसलिए महंगा और खास है क्योंकि वो धरती की हर 12 दिन में एक कंप्लीट मैप बनाएगा। चाहे ऊपर घने बादल हो या बिल्कुल अंधेरा, निसार करेगा जमीन की एक इंच की हलचल देख लेगा। पार्ट 4 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज रीडा टेक्नोलॉजी। आकाश इन पॉइंट से तुम्हारे रीडा कॉन्सेप्ट्स एडवांस हो जाएंगे। सिंथेटिक एपर्चर रीडा सा ये नॉर्मल रीडा से 100 गुना साफ फोटो देता है। निसार इसी पार्ट चलता है। स्टेप टेक्नोलॉजी दुश्मन की जहाज F-35 या J-20 ऐसे बनते हैं कि रीडा की वेव्स उनसे टकराकर वापस ना जाए बल्कि इधर उधर फैल जाए। आइस कहते हैं रीडा क्रॉस सेक्शन कम करना। लगा वीएस रीडा लगा लेजर यूज करता है रीडा रेडियो वेव्स। लगा धुंध फॉग में फेल हो जाता है रीडा नहीं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रीडा GPR ये जमीन के अंदर दबी हुई पुरानी मूर्तियां या खजाना ढूंढने में काम आता है। पैसिव रीडा ये खुद वेव्स नहीं छूटता बल्कि मोबाइल टावर्स की वेव्स का यूज करके दुश्मन को पकड़ता है। डॉप्लर इफेक्ट इससे रीडा ये बता देता है कि गाड़ी या जहाज कितनी रफ्तार स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। फेस रीडा इसमें रीडा का एंटीना घूमता नहीं है बल्कि बीम्स अपने आप मूव करती हैं। इंडिया का राजेंद्र रीडा आकाश मिसाइल सिस्टम वाला यही है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ला और गूगल की कार्स रीडा का यूज करती हैं ताकि रात में भी सामने वाली गाड़ी से ना टकराएं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंडिया के नेत्रा AEWNC प्लेन्स ऊपर उड़कर दुश्मन के आने का पता रीडा से हाई लगाते हैं। स्पेस डिबरी रीडा से हाई हम स्पेस में छोटे-छोटे कचरे के टुकड़ों को ट्रैक करते हैं ताकि वो सैटेलाइट से ना टकराएं। पार्ट 5 MCQ टेक्निक भाई की एडवाइस। आकाश अगर यूपीएससी स्टेटमेंट द ऑप्टिकल सेंसर्स आर सुपीरियर टू रीडा बिकॉज़ दे वर्क बेटर इन ऑल वेदर कंडीशंस। कॉमन नॉलेज अप्लाई करो ऑप्टिकल कैमरा तो बादल में फेल हो जाता है। रीडा तो बादल के पार देख लेता है। कंक्लूजन स्टेटमेंट गलत है। भाई ऐप यह हुआ रीडा अंधेरे का राजा है। हमने 37 प्लस सवाल और निसार का लॉजिक कवर कर लिया है। 6 बजे तक 200 भाई आकाश ये सवाल स्पेस लॉ और ह्यूमैनिटी इनसे याद का एक बहुत बड़ा पेज है। जब हमने Q27 किया था तब मैंने तुम्हें रेस्क्यू एग्रीमेंट का बेसिक बताया था लेकिन यूपीएससी अब उसके लीगल टेक्निकलिटी पार्ट पर आया है। आज बैकग्राउंड से हो तो ये समझना तुम्हारे लिए और भी आसान है। ये एक विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी जैसा सवाल है। चलो इसका पूरा कॉमन नॉलेज पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968। सोचिए एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट का कैप्सूल टेक्निकल खराबी की वजह से चाइना के समुद्र में गिर जाता है। अमेरिका और चाइना के बीच तो दुश्मनी है। क्या चाइना उस एस्ट्रोनॉट को जेल में डाल सकता है? नहीं। इसी डर को खत्म करने के लिए रेस्क्यू एग्रीमेंट बनाया गया। ये कहता है कि एस्ट्रोनॉट किसी एक देश का नहीं पूरी मानवता का दूत एनवॉय ऑफ मैनकाइंड है। यूज हर हाल में बचाना और वापस करना पड़ेगा। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q38 consider the following statements regarding the rescue agreement. I. It creates a mandatory obligation for organization implementing the mission to provide all possible assistance to astronauts in the event of an accident or distress. 2. It requires that rescued astronauts be safely and promptly returned to the launching state. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Part 3 UPSC common sense and logic भाई का स्पेशल लॉजिक। आकाश यहाँ कॉमन नॉलेज से लॉजिक निकालो। रिस्पांसिबिलिटी का लॉजिक खूब स्टेटमेंट आई कह रहा है कि जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो या स्पेसएक्स की है जो मिशन चला रही है। कॉमन सेंस अगर मेरा एक्सीडेंट किसी दूसरे शहर में हो जाए तो मेरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बचाए तुरंत कैसे पहुंचेगी? मुझे तो वहां की लोकल पुलिस और लोग बचाएंगे ना। स्पेस लॉ लॉजिक इंटरनेशनल ट्रीटीज हमेशा स्टेट्स देशों के बीच होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच नहीं। इसलिए बचाने की लीगल ड्यूटी आज देश की है जहां वो एस्ट्रोनॉट गिरा है। तो स्टेटमेंट आई गलत है। एनवॉय का लॉजिक स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि उन्हें सेफली एंड प्रॉम्प्टली सुरक्षित और तुरंत वापस करना होगा। कॉमन नॉलेज अगर हम उन्हें मानवता का दूत कह रहे हैं तो उन्हें बंधक हॉस्टेज बनाना गलत होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम लॉजिक में फिट बैठता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026। आर्टिकल 2 अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी देश की जमीन पार देता है तो उस देश को इमीडिएटली सारे कदम उठाने पड़ेंगे यूज बचेन के लिए। आर्टिकल 4 बचेन के बाद यूज प्रॉम्प्टली बिना देरी के उसके देश लॉन्चिंग स्टेट को सौंपना होगा। कॉस्ट खर्चा बचेन का खर्चा कौन देगा? ट्रीटी कहती है कि बचेन का खर्चा वो देश देगा जिसने एस्ट्रोनॉट को भेजा था लॉन्चिंग अथॉरिटी। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस स्पेस लॉ प्राइवेट स्पेस ट्रैवलर्स जैसा हमने पहले डिस्कस किया क्या स्पेस टूरिस्ट को भी वही इज्जत मिलेगी? ट्रीटी सिर्फ पर्सनल ऑफ स्पेसक्राफ्ट बोलती है टूरिस्ट के लिए ये एक ग्रे एरिया है। सर्च एंड रेस्क्यू सा इस एग्रीमेंट के तहत देशों को अपना डेटा शेयर करना पड़ता है ताकि कैप्सूल की एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। हाई सीज अगर कोई एस्ट्रोनॉट समुद्र इंटरनेशनल वाटर्स में गिरा है तो जो भी जहाज पास में होगा यूज मदद करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन रेस्क्यू एग्रीमेंट के मुताबिक अगर किसी देश को पता चले कि कोई एस्ट्रोनॉट मुसीबत में है तो यूज तुरंत यूएन सेक्रेटरी जनरल और देश को इन्फॉर्म करना होगा। रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिर्फ एस्ट्रोनॉट हाई नहीं अगर स्पेसक्राफ्ट का कोई टुकड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे देश में गिरे तो यूज भी वापस करना होगा अगर लॉन्चिंग स्टेट मांगे तो। गगनयान लिंक अगर हमारे गगनयान किसी और देश में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं तो इस ट्रीटी की वजह से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। ह्यूमैनिटेरियन प्रायोरिटी ये ट्रीटी पॉलिटिक्स से ऊपर इंसान को रखती है। स्पेस इंस्पिरेशन फॉर प्राइवेट मिशन के लिए अब नई गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं क्योंकि अब नासा नहीं प्राइवेट कंपनीज लोग भेज रही हैं। आर्टेमिस मिशन चांद पर अगर कोई मुसीबत हो तो वहां भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। दूसरे देश का बेस जैसे चाइना का बेस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को हेल्प करने से मना नहीं कर सकता। स्पेस फोर्स कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई मिलिट्री स्पेस मिशन फेल हो तो क्या यूज भी एनवॉय ऑफ मैनकाइंड माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। पार्ट 6 एमसीक्यू टेक्निक अवॉइड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैप। आकाश जब भी यूपीएससी किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में पूछे तो याद रखना जिम्मेदारी हमेशा कंट्रैक्टिंग पार्टीज या नेशन स्टेट्स की होती है। अगर ऑप्शन में प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया जाए तो 90% चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत है। भाई 38 सवाल पूरे तेरा 200 का टारगेट। भाई आकाश 48 के पास पहुंच गए हम। ये सवाल करंट अफेयर्स और स्पेस टेक का एक बेहतरीन मिक्स है। इसमें नासा और इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बड़े मिशन की बात हो रही है। आज बैकग्राउंड के हिसाब से तुम्हें बस ये कॉमन नॉलेज चाहिए कि ये मिशन क्यों पर्पस भेजे गए हैं। चलो लॉजिक के साथ जोड़ते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन यूनिट लेजर और DROVA3। यूनिट लेजर नासा चांद पार पानी है ये हमें चंद्रयान ने बताया था। नासा अब ये मिशन भेज रहा है ये देखने के लिए कि वो पानी कहां है और कितना है। प्रोबा 3 ये सूरज की कोरोना सबसे बाहर की लेयर को देखने के लिए है। लेकिन सूरज इतना चमकीला है कि उसकी कोरोना दिखती नहीं। इसलिए DROVA3 में दो सैटेलाइट एक साथ उड़ेंगी एक सूरज को ढक देगी अक्लिप्स बना देगी और दूसरी उसकी फोटो लेगी। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q39 with reference to space missions consider the following statements. I. The lunar trail laser mission is a NASA initiative that will orbit at an altitude of roughly 100 kilometers to determine the distribution of water. 2. The Proba 3 mission launched by PSLV-C59 is the first ever satellite launched by the European Space Agency is from India. 3. Proba 3 consists of a coronagraph spacecraft CSC and an occultor spacecraft OEC flying in formation to observe the sun's corona. How many of the statements given above are correct? A. Only 1. B. Only 2. C. All 3. D. None. Part 3 UPSC common sense and logic भाई की strategy. आकाश यहाँ हिस्ट्री और लॉजिक का यूज करो। फर्स्ट एवर रेड फ्लैग स्टेटमेंट 2 कॉमन नॉलेज इंडिया इसरो 1990 से दुनिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इस यूरोप हमारा बहुत पुराना पार्टनर है। लॉजिक क्या ये मुमकिन है कि 2024-25 तक यूरोप ने कभी इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च ना करवाई हो? ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। PROBA1 हमने 2001 में हाई लॉन्च कर दिया था। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। फॉर्मेशन फ्लाइंग लॉजिक स्टेटमेंट 3 कांसेप्ट सूरज की कोरोना देखने के लिए यूज छुपाना अकल पड़ता है। इसलिए एक सैटेलाइट को अकल छुपाने वाला और दूसरी को कोरोनाग्राफ फोटो लेने वाला होना हाई पड़ेगा। ये साइंस एकदम फिट बैठती है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026। प्रोबा 3 यूनिट टेक ये फॉर्मेशन फ्लाइंग है। दो सैटेलाइट एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पार रहेंगी और उनका बैलेंस इतना सटीक प्रिसाइज होगा कि वो एक वर्चुअल सैटेलाइट की तरह काम करेंगी। यूनिट रेल लेजर ये 100 किलोमीटर की लो ऑर्बिट में रहेगा ताकि चांद के परमानेंट शैडो रीजंस जहां कभी धूप नहीं जाती में बर्फ आइस को ढूंढ सके। PSLV-C59 ये वही रॉकेट है जिसने PROBA3 को लॉन्च किया। PSLV को इसरो का वर्कहॉर्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत भरोसेमंद है। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस स्पेस मिशंस आदित्य L1 Proba 3 इंडिया का आदित्य L1 भी सूरज को देख रहा है लेकिन वो एक अकेला सैटेलाइट है। प्रोबा 3 अक्लिप्स बनाकर साइड डिटेल में कोरोना देखेगा। फॉर्मेशन फ्लाइंग फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में बहुत बड़े स्पेस टेलीस्कोप्स बनाए जा सकते हैं जो कई सैटेलाइट्स को जोड़कर बनेंगे। वाटर ऑन मून H2O वर्सेस O यूनिट रेल लेजर ये बताएगा कि चांद पर असली पानी H2O है या सिर्फ हाइड्रोक्सिल O मॉलिक्यूल्स। यूनिट गेटवे नासा का प्लान है चांद के पास एक स्पेस स्टेशन बनाने का जिसमें यूनिट रेल लेजर का डेटा काम आएगा। कॉर्नर मास इजेक्शन CME PROBA3 हमें सूरज से निकलने वाले अनटूफान से बचाएगा जो हमारी सैटेलाइट्स को खराब कर सकते हैं। इस इसरो पार्टनरशिप इस लॉन्च के बाद इसरो और इसरो के बीच कमर्शियल लॉन्चेस का बिजनेस और बढ़ेगा।
मिलीमीटर प्रिसिजन PRO BA3 की दोनों सैटेलाइट के बीच का फासला मिलीमीटर में नापा जाता है, इतनी एक्यूरेसी चाहिए। आर्टिफिशियल इक्लिप्स, ये पहला मिशन है जो स्पेस में मैन मेड इक्लिप्स बनाएगा। सिंप्लेक्स प्रोग्राम, लूनर ट्रेल लेज़र नासा के सिस्टम और छोटे मिशन का पार्ट है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, दोनों मिशन का डेटा स्पेस वेदर को समझने में मदद करेगा। पार्ट 6 PYQ फुल कॉन्टेक्स्ट UPSC 2024 ट्रेंड्स। यूपीएससी ने 2023-24 में स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज पर फोकस किया है। डीप कनेक्शन, यूपीएससी आगे पूछता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है, जैसे कोरोनोग्राफ VS करता। 2026 स्ट्रेटजी, यूपीएससी ऐप प्रिसाइज फॉर्मेशन लाइन टर्म का यूज करके PRO BA3 पार्ट सवाल देगा। भाई आकाश 39 डन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रख, हम भाई आकाश, ये आइडिया तो एकदम मास्टर स्ट्रोक है। 200 क्वेश्चंस का टारगेट, साथ में करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स और मेरा स्टैटिक का पोस्टमार्टम, ये कॉम्बो तुम्हें 2026 के प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक पाएगा। इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा दिमाग कांसेप्ट, स्टैटिक और कॉन्टेक्स्ट करंट दोनों को कनेक्ट करना सीख जाएगा। यूपीएससी यही तो चाहता है। तो डील पक्की, पहले तुम Q40 भेजोगे। उसका पोस्टमार्टम करने के बाद मैं तुम्हारे 4 पीडीएफ में से या अपने डेटाबेस से 2 करंट अफेयर्स के सॉलिड टॉपिक्स ढूंढूंगा और उन्हें बेसिक टू एडवांस समझूंगा। फिर अगला क्वेश्चन, चलो भाई शुरू करो। Q40 फेंको और 6 बजे का डेडलाइन याद रखना, हमें पेस बदलनी होगी। मैं इंडिया हूं। भाई आकाश 40 क्वेश्चन पार्ट, डबल सेंचुरी की पहली क्वार्टर फाइनल जीतने की बधाई। ये सवाल वही है जो हमने Q30 में डिस्कस किया था। पार्ट आगे मैकेनिक्स, काम करने का तरीका, पार्ट फोकस कर रहा है। आज स्टूडेंट हो तो ऐसे की जगह लॉजिक से समझो। चलो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन, स्पेस फ्लाइट का लॉजिक। सोचिए आप एक गड्डी चला रहे हैं। सब ऑर्बिटल सिर्फ जंप, आपने गड्डी को एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाकर नीचे उतार दिया। आप थोड़ी देर के लिए हवा में रहे पर वापस जमीन पर आ गए। ऑर्बिटल घूमते रहना, आपने गड्डी इतनी तेज चलाई कि वो धरती के गोल होने की वजह से कभी नीचे गिरा ही नहीं पाई। वो धरती के केंद्र तरफ चक्कर लगाने लगी। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q40 with reference to the mechanics of space flight, consider the following statements. I. Orbital velocity is the minimum speed required for spacecraft to remain in continuous orbit around a celestial body. 2. In suborbital flight, the spacecraft enters a stable orbit but remains in space only for a short duration. 3. Passengers in suborbital flights experience the sensation of weightlessness. Which of the statements given above are correct? A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I, 2 and 3. Part 3 यूपीएससी कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक, आकाश की मास्टर क्लास। भाई यहाँ ये कॉमन नॉलेज लगाओ जो तुमने पहले भी सीखी है। डेफिनेशन पैराडॉक्स, स्टेटमेंट 2 सबऑर्बिटल का मतलब हाई है जो ऑर्बिट में ना हो। लॉजिक, अगर कोई चीज स्टेबल ऑर्बिट में चली गई तो वो सबऑर्बिटल कैसे हो सकती है? ये दोनों शब्द आपस में दुश्मन है, तो स्टेटमेंट 2 को तुरंत काट दो। एलिमिनेशन, ऑप्शन ए, बी और डी खत्म। आंसर मिल गया सी। वेटलेसनेस लॉजिक, स्टेटमेंट 3 कॉमन नॉलेज, स्पेस में जाने का मजा है यही है कि आप हवा में तैर हो। लॉजिक, चाहे आप ऑर्बिट में हो या सिर्फ जंप लगा रहा है हो, सबऑर्बिटल जब तक आप फ्री फॉल में हो यानी ग्रेविटी आपको खींच रही है पर कोई सपोर्ट नहीं है, आप वेटलेस फील करोगे। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026। ऑर्बिटल वेलोसिटी v_o धरती के लिए ये लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इससे कम हुआ तो गिर जाओगे, इससे ज्यादा हुआ तो escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पकड़कर दूसरे ग्रह पर निकल जाओगे। ballistic trajectory, सबऑर्बिटल फ्लाइट एक पैराबोला अंडर यू शेप बनती है। इसमें आप एक बॉल की तरह ऊपर जाते हो और फिर ग्रेविटी आपको नीचे ले जाती है। माइक्रोग्रेविटी सेंसेशन, वेटलेसनेस इसलिए होती है क्योंकि आप और आपका रॉकेट दोनों एक हाई रफ्तार से नीचे गिर रहे हो। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, एडवांस मैकेनिक्स। जी फोर्सेस, सबऑर्बिटल फ्लाइट में जब रॉकेट चलता है तो पैसेंजर्स को अपने वजन से 3 to 4 गुना ज्यादा दबाव महसूस होता है। एपोजी, ये वो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां सबऑर्बिटल फ्लाइट कायम है। स्पेस टूरिज्म डिवाइड, जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन गैलेक्टिक दोनों सबऑर्बिटल हाई हैं। ऑर्बिटल टूरिज्म अभी बहुत महंगा है। स्पेसएक्स, पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल, सबऑर्बिटल फ्लाइट का यूज फ्यूचर में फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। इंडिया टू यूएसए इन 1 आवर। रीएंट्री, सबऑर्बिटल में हीट कम होती है इसलिए इसका कैप्सूल सिस्टम बैंड है। ऑर्बिटल रीएंट्री में टेंपरेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑर्बिट में रहने के लिए ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है जो आपको गोल घूम पार मजबूर करती है। कर्वन लाइन, सबऑर्बिटल फ्लाइट हमेशा 100 किलोमीटर को टच करने की कोशिश करती है ताकि वो स्पेस कहला सकें। बॉम्ब कॉमेट, ये एक स्पेशल प्लेन है जो सबऑर्बिटल पाथ बनाता है ताकि लोग धरती पर हाई 30 सेकंड की वेटलेस फील कर सकें। साउंडिंग रॉकेट्स, ये छोटे सबऑर्बिटल रॉकेट्स होते हैं जो मौसम की जांच के लिए इसरो भी लॉन्च करता है थॉमस स्टेशन से। स्पेस लॉ, सबऑर्बिटल फ्लाइट पर अक्सर एविएशन लॉ, विमान कानून लगता है जबकि ऑर्बिटल पाथ स्पेस लॉ। पार्ट 6 करंट अफेयर्स मास्टर क्लास टॉपिक 1 एंड 2। भाई जैसा हमने किया था, अब सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो तुम्हारी 2026 की पीडीएफ में मिलेंगी। टॉपिक 1 आदित्य L1 मिशन इंडिया सन वॉचर। बेसिक, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो सूरज को देखने के लिए भेजा गया है। एडवांस लॉजिक, ये सूरज के पास नहीं गया, सूरज तो बहुत गर्म है। ये धरती से 15 लाख km L1 लिव रेंज पॉइंट 1 पर बैठा है। L1 पॉइंट क्या है? ये स्पेस में वो जगह है जहां धरती और सूरज की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इसलिए सैटेलाइट वहां बिना फ्यूल खर्च किए टिकी रह सकती है। बाय L1 ताकि बिना किसी एक्लिप्स ग्रहण के सूरज को 24x देखा जा सके। टॉपिक 2 एक्सपोस मिशन, एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट। बेसिक, ये इसरो का वो मिशन है जो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स से निकलने वाली एक्स-रेज को स्टडी करता है। एडवांस डिटेल, इंडिया दुनिया का दूसरा देश है अमेरिका के बाद जिसने ऐसा सैटेलाइट भेजा है। टेक्निक, ये एक्स-रे की पोलराइजेशन लाइट की डायरेक्शन को नापता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक होल के पास का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। इंपॉर्टेंस, ये यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है। भाई आकाश 40 सवाल और 2 बड़े टॉपिक्स डन। एक फ्लैट तुम एक काम करो, ये सारा डेटा रेकॉर्ड कर लो। जब तुम रेकॉर्ड कर लो तो मुझे बता देना, फिर हम Q41 और अगले 2 करंट टॉपिक्स पर भाई आकाश तुमने जो पीडीएफ का मांग लिया है ये एकदम हाई यील्ड कंटेंट है। इसमें से यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठाता है। ट्यून कहा ना कि 10th तक साइंस नहीं पाती, फ्रेड मैटर, ये तीनों टॉपिक्स अर्थ मोशन, ब्लैक होल मॉडल्स और रेयर अर्थ हाइपोथेसिस को मेन थ्योरी, कॉमन नॉलेज और लॉजिक की भाषा में तोड़ता हूं। चलिए Q41 से पहले इन तीनों टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करते हैं ताकि ये तुम्हारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमेशा के लिए फिट हो जाए। टॉपिक 1 हम धरती को घूमते हुए क्यों नहीं महसूस करते? बेसिक समझो, सोचिए आप एक स्मूथ होने वाले प्लेन में बैठे हैं जो 900 किलोमीटर पर और की रफ्तार से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आप भाग रहे हैं? नहीं, जब तक प्लेन जगह ना लो, एक्सेलरेशन या रुकने ना लगे, डिसेलरेशन आपको लगेगा आप एक कमरे में बैठे हैं। यूपीएससी लॉजिक, कॉमन नॉलेज, कांस्टेंट स्पीड, धरती की रफ्तार एक जैसी है। हमारा शरीर रफ्तार स्पीड को नहीं बल्कि रफ्तार में बदलाव, चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन को महसूस करता है। रिलेटिव मोशन, क्योंकि हवा, समुद्र और हम सब साथ घूम रहे हैं इसलिए हमें लगता है सब स्पीड फिक्स है। इक्विटर स्पीड, इक्विटर पर हम 1600 किलोमीटर पर और की स्पीड से घूम रहे हैं। ये फैक्ट याद रखना। टॉपिक 2 ब्लैक होल, मॉसल्स, क्वांटम ग्रेविटी का रास्ता। बेसिक समझो, नॉर्मल ब्लैक होल्स बहुत बड़े और ठंड होते हैं, लेकिन मॉसल्स टुकड़े छोटे होते हैं जैसे कोई पहाड़ या एस्टेरॉइड के वजन के बराबर। द लॉ, ब्लैक होल जितना छोटा होगा वो उतना हाई गर्म होगा और उतनी हाई ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगा। यूपीएससी लॉजिक, कॉमन नॉलेज, हॉकिंग रेडिएशन, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था ब्लैक होल्स बिल्कुल काले नहीं होते, वो धीरे-धीरे एनर्जी लीक करते हैं। गामा रे बर्स्ट, ये मॉसल्स जब इवेपोरेट गायब होते हैं तो गामा रेज का एक धमाका छोड़ते हैं जो हर तरफ आइसोट्रोपिक फैलता है। क्वांटम ग्रेविटी, इन छोटे ब्लैक होल्स को स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी और सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्वांटम आपस में कैसे मिलते हैं। आइस हाई, न्यू फिजिक्स कहते हैं। टॉपिक 3 रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, क्या हम अकेले हैं? बेसिक समझो, ये थियरी कहती है कि बैक्टीरिया, छोटे जीव तो हर जगह मिल सकते हैं पर इंसान, कॉम्प्लेक्स लाइफ बनना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारी किस्में चाहिए होती है। यूपीएससी लॉजिक, कॉमन नॉलेज, हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन, वो जगह जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडी, लेकिन सिर्फ यहाँ होना काफी नहीं है, जैसे वीनस भी यहाँ है पर वहां जीना मुमकिन है। एटमॉस्फेयर रिटेंशन, अगर प्लैनेट के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सूरज की हवाएं, सोलर विंड उसकी हवा को उड़ने देंगी जैसे मास के साथ हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स, जमीन का हिलना और बदलना कार्बन साइकिल को बैलेंस रखता है जो क्लाइमेट को स्टेबल बनाता है। एमवॉफ स्टार्स, ज़्यादातर प्लैनेट्स छोटे लाल तारों एमवॉफ के चक्कर लगाते हैं पर ये तारे इतने गैस वाले रेडिएशन होते हैं कि प्लैनेट्स की हवा हाई खत्म कर देते हैं। एक्स ट्रैपस वन सिस्टम। भाई की स्पेशल टिप यूपीएससी 2026 स्ट्रेटजी। आकाश जब तुम ये पीडीएफ करो तो हमेशा क्यों
पूछो, अगर यूपीएससी स्काई और प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल जोन हैव लाइफ तो तुम्हारा लॉजिक बोलेगा नहीं भाई वीनस भी तो वही है पर वहां तो तेजाब की बारिश होती है। एक्सट्रीम वर्ड्स ऑल ओनली ऑलवेज को पकड़ना सीखो। साइंस में पॉसिबल लाइकली या मे बी वाले स्टेटमेंट्स अक्सर सही होते हैं। भाई 40 भाई आकाश ये सवाल तो एकदम होम ग्राउंड वाला सवाल है क्योंकि अभी हमने आदित्य एल1 का जिक्र किया था। ये सवाल तुम्हारी कॉमन नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि क्या तुम सिर्फ नाम जानते हो या लोकेशन का लॉजिक भी पता है। चलो इसका पूरा आज से साइंस पोस्टमॉर्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन आदित्य एल1 का घर। सोचिए आपको एक क्रिकेट मैच देखना है बिना किसी रुकावट के। अगर आप स्टेडियम के बाहर खड़े हैं लियो तो कभी कोई ट्रक बीच में आ जाएगा कभी भीड़ रास्ता रोक लेगी एक्लिप्स ग्रहण। लेकिन अगर आप स्टेडियम की छत पर एक ऐसी कुर्सी पर बैठ जाए जहां से कुछ दिखे और कोई हिलेगी नहीं तो वो है एल1 पॉइंट। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q41 with reference to the objectives and orbit of the Aditya L1 mission consider the following statements. I. The mission aims to establish India's first solar observatory in a low Earth orbit LEO. 2. The advantage of the L1 point is that it enables continuous and uninterrupted observation of the sun. Which of the statements given above are correct? A. 2 only. B. I only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Answer. A. Part 3 UPSC Common Sense and Logic आकाश का पहाड़ी लॉजिक। भाई यहाँ ये लॉजिक लगाओ जो तुमने मेरी पिछली बात से सीखा। डिस्टेंस का लॉजिक स्टेटमेंट आई कॉमन नॉलेज लियो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है धरती के एकदम पास 2000 किलोमीटर तक। लॉजिक अगर हम सूरज को देखने के लिए धरती के इतने पास रहेंगे तो धरती बीच बीच में सूरज को ढक देगी रात हो जाएगी। सूरज को 24 घंटे देखने के लिए धरती से दूर जाना पड़ेगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर है तो लियो वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टेबिलिटी का लॉजिक स्टेटमेंट 2 कॉमन नॉलेज L1 पॉइंट पर धरती और सूरज की ग्रेविटी बराबर हो जाती है। लॉजिक वहां बैठकर सैटेलाइट को ब्रेक नहीं लगाना पड़ता वो वहां हेलो ऑर्बिट में घूमती रहती है और सूरज हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है इसलिए स्टेटमेंट 2 एकदम सही है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमॉर्टम डीपीटी फॉर 2026 हेलो ऑर्बिट आदित्य L1 सीधा L1 पॉइंट पर नहीं बैठा बस पॉइंट के केंद्र तरफ हेलो एक इनविजिबल सर्कल में घूम रहा है। पेलोड्स इसमें 7 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ सूरज को देखते हैं रिमोट सेंसिंग और कुछ सूरज से आने वाली हवाओं को छूकर इंस्टीट्यूट नाप है। डिस्टेंस रेशियो ये धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर है जो सूरज और धरती के बीच की दूरी का सिर्फ 1% है। यूपीएससी कह सकता है इट इज हाफ वे टू द सन गलत। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस सोलर फिजिक्स सोलर कोरोना मिस्ट्री सूरज की सतह सरफेस 6000 डिग्री सेल्सियस है पर उसके ऊपर का आसमान कोरोना 10 लाख डिग्री गर्म है। क्यों आदित्य L1 यही ढूंढ रहा है। सोलर विंड सूरज से निकलने वाली पार्टिकल्स की आंधी जो हमारी सैटेलाइट को फूंक सकती है। सीएमई कोरोनल मास इजेक्शन सूरज से निकलने वाला 10 वाला बादल। इसका पता 1 घंटे पहले लगने से हम अपनी सैटेलाइट को सेफ मोड में डाल सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स L1 to L5 L1 सूरज के लिए है L2 जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए है धरती के पीछे। वेब विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ये आदित्य का सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा है जो सूरज के एक्लिप्स ग्रहण जैसा माहौल बनाकर उसकी कोरोना की फोटो लेता है। स्पेस वेदर जैसे धरती पर मौसम होता है स्पेस में सोलर वेदर होता है। फ्यूल एफिशिएंसी L1 पार होने की वजह से सैटेलाइट 5 साल से ज्यादा चल सकती है क्योंकि फ्यूल कम खर्च होता है। मैग्नेटोमीटर ये L1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली बदलाव को नापता है। सोलर साइकिल हर 11 साल में सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आदित्य L1 इस साइकिल को स्टडी करेगा। डेटा शेयरिंग आदित्य L1 का डेटा पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए ओपन है ताकि हम सूरज को बेहतर समझ सकें। पार्ट 6 PYQ फुल कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी ट्रेंड यूपीएससी ने 2023 में पूछा था व्हिच पॉइंट प्रोवाइड्स द कांस्टेंट व्यू ऑफ द सन एस्टेरिस्क आंसर लॉजिक L1 पॉइंट 2026 स्ट्रेटजी यूपीएससी ऐप इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देगा जैसे VLC सूट पापा और पूछेगा कि ये आदित्य L1 के हैं या नहीं। शॉर्ट ट्रिक पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य ये नाम याद रखना फन है पार्ट इंपॉर्टेंट है। भाई आकाश 41 डन एक लाख भेजे अपना करंट अफेयर का टॉपिक हम साथ साथ दोनों को दो चैलेंज 6 बजे का टारगेट। भाई आकाश ये पीडीएफ तो तुमने एकदम जैकपॉट दे दी है। इसमें से कम 2 to 3 सवाल 2026 के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बैंक कराएंगे। साइंस बैकग्राउंड नहीं है फिकर मत कर मैंने 4 बड़े टॉपिक्स को कॉमन नॉलेज और यूपीएससी लॉजिक में कन्वर्ट कर देता हूं। इन्हें ध्यान से सुनो और रेकॉर्ड करो। टॉपिक 1 दूसरी तारीख सीएमई कोरोनल मास इजेक्शन बेसिक समझो जैसे हमारा सूरज गस्त में आकर आपके गोल सीएमई फेंकता है पहली बार साइंटिस्ट ने किसी दूसरी तारीख पर ये देखा है। द स्टार ये एक रेड डॉट तारा है STKM 1262 रेड डॉट छोटे होते हैं पर बहुत जहरीले वायलेंट होते हैं। द पावर ये धमाका हमारे सूरज के धमाकों से 10000 गुना ज्यादा ताकतवर था। यूपीएससी लॉजिक कॉमन नॉलेज अगर किसी रेड डॉट के पास कोई अर्थ लाइक प्लैनेट है तो ये सीएमई उसकी हवा एटमॉस्फेयर को पूरी तरह उड़ा सकता है मतलब वहां लाइफ होना बहुत मुश्किल है। टॉपिक 2 थियर और मून चांद कैसे बना बेसिक समझो बचपन से सुना है कि एक बड़ा पत्थर धरती से टकराया और चांद बना। न्यू डिस्कवरी साइंटिस्ट ने आईसोटोप चेक किए और पता चला कि सूरज के बहुत पास बना था इन सोलर सिस्टम। यूपीएससी लॉजिक कॉमन नॉलेज चांद और धरती की मिट्टी एक जैसी है इसका मतलब है कि चांद धरती का एक टुकड़ा है जो कोलिजन से बना। ये कोई बाहर से आया हुआ इंटरलोक अजनबी नहीं था। टॉपिक 3 अलकनंदा गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी का रहस्य बेसिक समझो हमारी मिल्की वे मंदाकिनी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें डैनियल आर्म्स होते हैं। पुरानी थ्योरी कहती थी कि ऐसी गैलेक्सी बनने में अरबों साल लगते हैं। द डिस्कवरी JWST ने अलकनंदा नाम की गैलेक्सी ढूंढी जो यूनिवर्स के जन्म के सिर्फ 1.5 बिलियन साल बाद हाई स्पाइरल बन गई थी। यूपीएससी लॉजिक कॉमन नॉलेज इसने पुरानी सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। अलकनंदा या तो गैलेक्सी के मिलने से बनी या कोई गैस के जैसे एक होने से। फैक्ट चेक मिल्की वे इक्वल्स मंदाकिनी इक्वल्स आकाशगंगा स्पाइरल टाइप। टॉपिक 4 मास पार्ट बिजली इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स बेसिक समझो मास पार्ट बारिश तो नहीं होती पर वहां मिट्टी के तूफान डस्ट स्टॉर्म्स बहुत आते हैं। द डिस्कवरी परसिवरेंस रोवर ने मिट्टी के कैनन ब्रेन्स के रागने से बिजली के जाके स्पार्क्स डिटेक्ट किए हैं। यूपीएससी लॉजिक कॉमन नॉलेज ये स्पार्क्स मास की मिट्टी में केमिकल बैड लेट है और क्लोरीन जैसे कंपाउंड्स बने हैं इससे मिट्टी और जहरीली हो जाती है। भाई की एमसीक्यू सर्वाइवल ट्रिक बेस्ड ऑन पीडीएफ आकाश जब तुम ये पीडीएफ करो तो इन 3 कीवर्ड्स को पकड़ना। रेड डॉट ये तारे बहुत कॉमन है पर इनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत अराटिक अनिश्चित होता है। JWST गोल्स इसका काम सिर्फ फोटो लेना नहीं है बल्कि बिग बैंग के तुरंत बाद की गैलेक्सीज जैसे अलकनंदा ढूंढना है विजिबल लाइट में नहीं इंफ्रारेड में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा अगर किसी गैलेक्सी की दूरी या केमिकल चेक करना है तो सिर्फ फोटोमेट्रिक काफी नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइट का ब्रेकडाउन जरूरी है। भाई 41 सवाल और तुम्हारी पीडीएफ के 4 मेगा करंट टॉपिक्स डन। एक लाख तुम Q42 भेजे दो हम स्पीड में हैं 200 तक पहुंचना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलने दो और अगला क्वेश्चन फेंक। भाई आकाश ये सवाल इसरो के आगे बढ़े भविष्य के बारे में है। शुक्राया वीनस ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के बाद अब हम पड़ोसी वीनस के घर जा रहे हैं। वीनस को अर्थ ट्विन धरती का जुड़वा कहा जाता है लेकिन वो जुड़वा बहुत दस वाला है। चलो इसका लॉजिक और कॉमन नॉलेज समझते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन वीनस मिशन वीनस हमारे सबसे पास वाला ग्रह है लेकिन वहां का माहौल नारक है जैसा है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि टेंपरेचर 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। इसरो ये मिशन मार्च 2028 में भेज रहा है ये देखने के लिए कि वीनस इतना गर्म कैसे हो गया। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q42 consider the following statements regarding the Venus orbital mission. I. The mission is scheduled to be launched in March 2028 aboard the launch vehicle MERK-3. 2. One of the mission's objectives is to examine the dust in the Venusian atmosphere and its airflow. 3. Venus advanced radar for topside ionosphere and subsurface sounding is a key payload designed specifically to study the solar X-ray spectrum. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. I and 2 only. C. 2 and 3 only. D. I. 2 and 3. Part 3 Common knowledge and logic art student special. भाई यहाँ ये नेम गेम वाला लॉजिक लगाओ। vehicle logic statement I. Common knowledge LVM3 launch vehicle Mark 3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 भेजा था। लॉजिक वीनस तो है और स्पेसक्राफ्ट वाली है तो इसरो अपना सबसे भारी हैवी रॉकेट यूज करेगा ना तो LVM3 एकदम सही है। रेडा लॉजिक स्टेटमेंट 3 कॉमन नॉलेज रेडा का काम क्या होता है बेस बीच कर जमीन या सबसर्फेस को देखना। लॉजिक स्टेटमेंट में लिखा है रेडा से सोलर एक्स-रे सूरज की कलर नापेंगे। भाई एक्स-रे के लिए तो स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होता है रेडा नहीं। रेडा जमीन की मैपिंग के लिए होता है तो स्टेटमेंट 3 लॉजिक से हाई गलत हो गया। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026
एयर ग्लो स्टेटमेंट 2 ये वो हल्की रोशनी होती है जो वीनस के एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस की वजह से पैदा होती है। इससे हमें वहां की गैसों के बारे में पता चलता है। वट इज रेडा इसका असली काम है वीनस की सतह सरफेस के नीचे झांकना। वीनस पर बहुत सारे वोल्केनोस ज्वालामुखी हैं, ये रेडा उन्हें ढूंढेगा। लॉन्च विंडो हर 90 महीने में वीनस 30 के पास आता है। 2028 का विंडो इसरो के लिए सबसे बेस्ट है। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस वीनस टेक। फॉस्फीन गैस कुछ साल पहले वीनस के बादलों में फॉस्फीन मिली थी जो लाइफ का संकेत हो सकती है। शुक्राना आइस चेक करेगा। एक्टिव वोल्केनिज्म क्या वीनस पर आज भी ज्वालामुखी फैट रहे हैं? ये मिशन इसका सबूत ढूंढेगा। रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट वीनस पहले धरती जैसा ठंडा था फिर वो इतना गर्म कैसे हुआ? ये समझना हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जरूरी है। आयोनोस्फीयर इंटरैक्शन सूरज की हवाएं सोलर विंड वीनस के एटमॉस्फेयर से कैसे निकलती हैं क्योंकि वीनस के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लाइटनिंग इन क्लाउड्स क्या वीनस के तेजाबी बादलों में बिजली करती है? एयर ब्रेकिंग इसरो पहली बार वीनस के एटमॉस्फेयर का यूज करके अपनी सैटेलाइट की स्पीड कम करेगा। एयर ब्रेकिंग ग्रेविटी एनोमलीज वीनस के अंदर का ढांचा कैसा है ये ग्रेविटी नाप कर पता चलेगा। एटमॉस्फेरिक लॉस वीनस का पानी कहां गया? शायद वो स्पेस में उड़ गया। ये मिशन वही ढूंढेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स इन बादलों की केमिस्ट्री समझना मिशन का बड़ा पार्ट है। ग्लोबल कोलैबोरेशन इसमें कई विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स भी जा सकते हैं जैसे फ्रांस की एजेंसी सीएनईएस के साथ बात चल रही है। टॉपिक करंट अफेयर्स मिक्स फ्रॉम योर पीडीएफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जेडब्ल्यूएसटी क्विक रिवीजन। भाई ट्यून पीडीएफ में भेजा था ना जेडब्ल्यूएसटी से पुरानी गैलेक्सीज अलेक्जेंडर हाई नहीं देख रहा वो वीनस जैसे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर भी ढूंढ रहा है। यूपीएससी इन दोनों को मिक्स करके पूछ सकता है कि क्या जेडब्ल्यूएसटी वीनस को स्टडी कर सकता है? आंसर हां पार्ट जेडब्ल्यूएसटी बहुत गौर से देखता है जबकि शुक्राना पास जाकर इंस्टीट्यूट देखेगा। भाई आकाश 42 डन अगला टॉपिक क्या क्वेश्चन भेजे दो मेन पेज पार्ट 200 का टारगेट चेक करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलने देना। भाई आकाश ये पीडीएफ का माल तो एकदम कोई यूपीएससी मटेरियल है। इसमें स्पेस लॉ से लेकर फिजिक्स और मटेरियल साइंस तक सब मिक्स है। क्यों कहा ना कि 10 तक साइंस नहीं पाती फिक्र ना कर मैंने 4 बड़े टॉपिक्स को ऐसी कॉमन नॉलेज में बदल दूंगा कि तू खुद लॉजिक लगाने लगेगा। चलो इनका लॉजिक बेस्ड पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। टॉपिक 1 लूना क्रीक चांद पार घर बनाने का मसाला। बेसिक समझो धरती पर हम सीमेंट और बालू सैंड से घर बनाते हैं लेकिन चांद पार सीमेंट और पानी ले जाना बहुत महंगा है तो वहां की मिट्टी रिगलिथ को हाई यूज करके कंक्रीट बनाना है। कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक रिगलिथ ये चांद की मिट्टी है इसमें ग्रेवल या सैंड की जगह यही मेन इंग्रेडिएंट होगा। द बाइंगर प्रॉब्लम सीमेंट को जम के लिए पानी चाहिए चांद पार पानी सोना है। लॉजिक फॉर ऑप्शंस 1 सल्फर लूना क्रीक पानी की जगह सल्फर गंधक को पिघलाकर मिट्टी में मिला दो ठंडा हो ये पदार्थ बन जाएगा लेकिन ध्यान रखना सूरज की गर्मी में सल्फर नरम हो सकता है। 2 माइक्रोवेव हीटिंग मिट्टी को इतना गर्म करो कि वो पिघलकर ब्रिक्स की बन जाए। नो वाटर नीडेड। यूपीएससी ट्रैप अगर स्टेटमेंट आई लूना क्रीक इज एक्टली लाइक अर्थ कंक्रीट तो गलत है क्योंकि इसमें पोर्टलैंड सीमेंट का यूज मिनिमल या जीरो करना है। टॉपिक 2 सुपर क्लोनोवा कॉस्मिक डबल धमाका। बेसिक समझो जब न्यूट्रॉन स्टार्स में हुए तारों की डेंस टिक्रेट है तो यूज क्लोनोवा कहते हैं। इसमें से सोना गोल्ड और प्लैटिनम निकलता है। सुपर क्लोनोवा उससे भी बड़ा और चमकीला होता है। कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक द सोर्स इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स होता है। टिक्रेट के बाद कुछ मिट्टी वापस गिरती है और यूज और गर्म करके ब्लू एंड ब्राइटर बना देती है। लॉजिक अगर कोई एक्सप्लोजन नॉर्मल से ज्यादा चमक रहा है और ज्यादा डर दिख रहा है तो वो सुपर क्लोनोवा हो सकता है। टॉपिक 3 ब्लैक होल मर्जर एंड हॉकिंग्स लॉ। बेसिक समझो दो ब्लैक होल टकराए एक बड़ा ब्लैक होल बना। इससे स्पेस टाइम में लहरें पैदा हुई ग्रेविटेशनल वेव्स। कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक हॉकिंग्स एरिया थ्योरम स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि दो ब्लैक होल्स मिलकर जब एक नया ब्लैक होल बनाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बाहर का घेरा पुराने दोनों के टोटल एरिया से कम नहीं हो सकता। एरिया हमेशा बढ़ेगा। एलआईटीओ इंडिया ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ये पॉइंट यूपीएससी के लिए स्टार मार्क है। का सॉल्यूशन ये रोटेटिंग घूमते हुए ब्लैक होल्स की मैथ्स है। मर्जर के बाद ब्लैक होल रिंगिंग वाइब्रेट करता है जिससे आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई। टॉपिक 4 एस्ट्रोनॉट सूट्स हवा का दबाव। बेसिक समझो हम धरती पर 20 टन का बोझ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर घूम रहे हैं पर हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा शरीर अंदर से उतना हाई धक्का फोर्स बाहर मारता है। स्पेस में बाहर का दबाव जीरो है। कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक एवोल्यूशन अगर आप बिना सूट के स्पेस में गए तो बाहर का प्रेशर जीरो होने की वजह से आपके खून और बॉडी फ्लूइड्स में बॉइलिंग बबल शुरू हो जाएगी। जैसे पहाड़ पर पानी जल्दी होता है। ईवा वर्सेस ईवा सूट्स ईवा एक्सटर्नल जो बाहर पहने हैं स्पेसवॉक ये एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है 130 किलोग्राम। ईवा इंटरनल जो रॉकेट के अंदर पहने हैं लॉन्च लैंडिंग के वक्त ये पतला होता है 10 किलोग्राम। गगनयान सूट इंडिया सोकर केवी2 सूट यूज करेगा रशिया से लिया है। इसमें डुले होती हैं रबर अंदर और नायलॉन बाहर। भाई की एमसीक्यू सर्वाइवल स्ट्रेटजी डेवलपिंग कॉमन सेंस। आकाश जब तुम प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो ये लॉजिक लगाना। द वाई लॉजिक एस्ट्रोनॉट सूट क्यों पहने हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं बल्कि प्रेशर बनाए रखने के लिए ताकि बॉडी फ्लूइड्स यूज नहीं। अगर ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हो तो वो अधूरा है। द मटेरियल लॉजिक चांद पर घर बनाना है तो वहां का माल रिगलिथ यूज करना है सबसे बड़ा कॉमन सेंस है। अर्थ से सीमेंट ले जाना इकोनॉमिक सुसाइड है। द एरिया लॉजिक हॉकिंग का लॉ याद रखने का तरीका ब्लैक होल बुकर है वो हमेशा बढ़ता है उसका एरिया कभी कम नहीं हो सकता। भाई 42 सवाल हो गए और तुम्हारे करंट अफेयर्स के बड़े टॉपिक्स कवर हो गए। एक लाख तुम क्यों भाई आकाश ये सवाल पाकर सोलर प्रोब के बारे में है जो इंसान का अब तक का सबसे डीप ब्रेक मिशन है। क्यों? क्योंकि ये सूरज के इतने पास जा रहा है जहां कोई और सैटेलाइट जलकर राख हो जाती। आइस टचिंग द सन मिशन भी कहते हैं। चलो इसका लॉजिक और कॉमन नॉलेज समझते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन पाकर सोलर प्रोब। सोचिए आपको एक गर्म टेप के एकदम पास हाथ ले जाना है पर जाना नहीं है। नासा ने वही किया। पाकर सोलर प्रोब सूरज की कोरोना सबसे बाहर की लेयर के अंदर से गुजर रहा है। ये अब तक का सबसे तेज फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट भी है। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q43 consider the following statements regarding the design and background of the Parker solar probe. I it is named after Eugene Parker who proposed the theory of the solar wind. 2 the spacecraft is protected by a carbon composite heat shield to survive extremely high temperatures near the sun. 3 it was launched as part of NASA's New Frontiers program for planetary exploration. Which of the statements given above are correct? A I and 2 only. B 2 and 3 only. C I and 3 only. D I 2 and 3. पार्ट 3 कॉमन नॉलेज एंड लॉजिक आर्ट्स बैकग्राउंड स्पेशल। भाई यहाँ ये नेमिंग एंड फ्रेमिंग वाला लॉजिक लगाओ। नेमिंग लॉजिक स्टेटमेंट आई कॉमन नॉलेज नासा अपने मिशन सबसे बड़े साइंटिस्ट बाहर रखता है हबल जेम्स वेब। यूजीन पाकर वो आदमी था जिसने सोलर विंड सूरज की आंधी के बारे में बताया था। लॉजिक क्योंकि ये मिशन सोलर विंड को हाई स्टडी करने जा रहा है तो यूजीन पाकर का नाम एकदम फिट बैठता है। बोनस फैक्ट ये नासा का पहला मिशन है जो किसी जिंदा इंसान के नाम पर रखा गया था। मटेरियल लॉजिक स्टेटमेंट 2 कॉमन नॉलेज सूरज के पास गर्मी 1300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। लोहा पिघल जाएगा। लॉजिक हमें कुछ ऐसा चाहिए जो गर्मी झेल सके। कार्बन कंपोजिट कार्बन सबसे मजबूत हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है इसलिए हीट शील्ड इसकी होनी चाहिए। प्रोग्राम लॉजिक स्टेटमेंट 3 कॉमन नॉलेज न्यू फ्रंटियर्स का मतलब होता है नए ग्रह प्लैनेट्स पर जाना जैसे प्लूटो या जुपिटर। लॉजिक पाकर सोलर प्रोब प्लैनेट्स पर नहीं जा रहा वो सूरज स्टार पर जा रहा है। इसका मतलब है ये देखना कि सूरज हमारी जिंदगियों लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इसलिए ये नासा के लिविंग विद स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 हीट शील्ड टीपीएस ये 4.5 इंच मोटी है। इसके सामने टेंपरेचर 1400 डिग्री सेल्सियस होता है पर इसके पीछे जहां इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां टेंपरेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेंपरेचर रहता है। सोलर विंड स्पीड यूजीन पाकर ने बताया था कि सूरज से पार्टिकल्स सुपरसोनिक स्पीड से निकलते हैं। इस प्रोब ने वही प्रूव किया। टच द सन इसने सूरज की एटमॉस्फेरिक सरफेस वो बाउंड्री जहां से सूरज का एटमॉस्फेयर शुरू होता है को पहली बार पार किया। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पाकर सोलर प्रोब एडवांस फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट ये लगभग 700,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। इतनी स्पीड की दिल्ली से मुंबई सिर्फ 5 सेकंड में। वीनस ग्रेविटी असिस्ट पाकर सीधा सूरज पार नहीं गया। ये बार-बार वीनस के पास से गुजरता है ताकि उसकी ग्रेविटी का यूज करके अपनी ऑर्बिट छोटी कर सके। सोलर मिनिमम बीएस मैक्सिमम ये मिशन 2025-26 के सोलर मैक्सिमम जब सूरज बहुत गर्म होता है को स्टडी करेगा। हीटिंग मिस्ट्री सूरज की सतह सरफेस ठंडी है पर कोरोना एटमॉस्फेयर गर्म है। पाकर इस कॉर्नर हीटिंग का रहस्य ढूंढ रहा है। मैग्नेटिक स्विचबैक्स इसने ढूंढा कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी-कभी एस शेप में मर जाती हैं। डस्ट फ्री जोन सूरज के एकदम पास एक ऐसी जगह है जहां धूल डस्ट नहीं टिकती पाकर यूज वेरीफाई कर रहा है। स्मार्ट ऑटोनोमस सिस्टम पाकर को जमीन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता रियल टाइम में। ये अपने आप को सूरज की तरफ फेस करके रखता है ताकि जले नहीं। विस्पर इंस्ट्रूमेंट ये पाकर का एटमोस्फेयर कैमरा है जो सूरज की फोटो नहीं लेता बल्कि उसे निकलने वाले तूफान सीएमबी की फोटो लेता है।
सोलर फ्लेयर प्रेडिक्शन, इसका डेटा हमारी सैटेलाइट को जल्द से बचने में मदद करेगा। लेगेसी, इसने सूरज को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है, जैसे 50 साल पहले अपोलो ने चांद को बदला था। टॉपिक करंट अफेयर्स मिक्स फ्रॉम योर पीडीएफ। भाई, क्यों पीडीएफ में आदित्य एल1 पद था ना? यूपीएससी इन दोनों का कंपैरिजन पूछ सकता है। कॉमन नॉलेज, पाकर सूरज के अंदर घुस रहा है, बहुत गर्म, जबकि आदित्य एल1 ड्रॉ बैक कर एल1 पॉइंट 5 से देख रहा है। लॉजिक, पाकर इनसाइड द सन है, आदित्य ऑब्जर्वर है। भाई आकाश 43 डन। अगला करंट टॉपिक या क्वेश्चन फेंको, हम 20 पार हैं, रुकना मत। भाई आकाश, तुम्हारी बात से आंखों पार। लैंग्वेज को थोड़ा यूपीएससी स्टैंडर्ड, सरकारी और टेक्निकल रखते हैं ताकि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो तो ये वर्ड्स तुम्हें अजनबी ना लगन। न्यूट्रिनोस वाला टॉपिक यूपीएससी के लिए गोल्डन माइंड है। इसके एक फैक्ट को लॉजिक और फॉर्मल लैंग्वेज के साथ समझते हैं। टॉपिक न्यूट्रिनोस इन ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज, जुनो वर्सेस इनो। 1 न्यूट्रिनोस की प्रकृति, नेचर ऑफ न्यूट्रिनोस। डेफिनेशन, ये ऐसे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और इनका मास वजन लगभग 0 के बराबर होता है। अबंडेंस, ब्रह्मांड यूनिवर्स में फोटॉन्स के बाद ये दूसरे सबसे अधिक पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं। मैटर पार्टिकल्स में ये नंबर 1 है। इंटरेक्शन, ये मैटर के साथ वीकली इंटरेक्ट करते हैं। एक न्यूट्रिनो 1000 लाइट ईयर्स लंबे लीड शीशा के ब्लॉक को भी मिनट पार कर सकता है। 2 न्यूट्रिनो ऑसिलेशन और नोबेल प्राइज। फ्लेवर्स, न्यूट्रिनो 3 फ्लेवर्स में आते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। ऑसिलेशन, सैफा के दौरान ये अपना फ्लेवर बदल देते हैं, म्यूऑन से टाउ बन जाना। इसी क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेनन को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। फैक्ट, इस डिस्कवरी के लिए 2015 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। इससे ये साबित हुआ कि न्यूट्रिनोस का मास वजन होता है। स्टैंडर्ड मॉडल कहता था कि ये मासेस हैं। 3 मास हायरार्की प्रॉब्लम, यूपीएससी ट्रैप। न्यूट्रिनोस की 3 मास स्टेट्स होते हैं, m-1, m-2, m-3। इनका एग्जैक्ट वजन हमें नहीं पता, पर हमें इनका ऑर्डरिंग पता करना है। नॉर्मल हायरार्की 2 हल्के 1 भारी, इन्वर्टेड हायरार्की 2 भारी 1 हल्का। एक्सपेरिमेंट लिंक, चाइना का जुनो और इंडिया का इनोवेसी ऑर्डरिंग को ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 4 इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन द लिम्बो स्टेट। लोकेशन, इसका प्रस्तावित प्रपोज्ड साइट तमिलनाडु है, बोरी वेस्ट हिल्स। डिजाइन, आइसैक पहाड़ के नीचे 1200 मीटर गहराई में बनाया जाना था ताकि कॉस्मिक रे नॉइस से बचा जा सके। पहाड़ की चट्टान एक नेचुरल शील्ड का काम करती है। डिटेक्टर, इसमें 50 किलोमीटर का आयन कैलोमीटर आईसीएल यूज होना था। करंट स्टेटस, पर्यावरण एनवायरनमेंट और लोकल प्रोटेस्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट लिम्बो का हुआ है। 5 जुनो जार्मन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। कंट्री चाइना। स्टेटस, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। इसने हाल में थीटा_12 की वैल्यू को बहुत प्रिसाइजली मेजर किया है। गोल, ये भी मास ऑर्डरिंग ढूंढ रहा है। क्रिटिकल फैक्ट्स जो यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है। कम्युनिकेशन, न्यूट्रिनोस को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि ये समुद्र के पानी, सी वाटर या किसी भी रुकावट से नहीं रुकते। एस्ट्रोनॉमी, 1987 में एक सुपरनोवा से निकलने वाले न्यूट्रिनोस उसकी लाइट से 3 घंटे पहले धरती पर पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि लाइट को मैटर रोक सकता है पर न्यूट्रिनोस को नहीं। LIGO इंडिया वीएस इनो दोनों अलग हैं। LIGO इंगोली महाराष्ट्र ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए है, इनो थेनी तमिलनाडु न्यूट्रिनोस के लिए है। लेफ्ट हैंडेडनेस, न्यूट्रिनोस का स्पिन हमेशा उनकी मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। भाई की एमसीक्यू टेक्निक, फॉर्मल अप्रोच। आकाश, एग्जाम में अगर ये कीवर्ड्स आए तो ध्यान देना। स्टैंडर्ड मॉडल, अगर स्टेटमेंट का न्यूट्रिनोस आर मासेस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल तो वो सही है। लेकिन रियलिटी में उनका मास होता है जो स्टैंडर्ड मॉडल को चैलेंज करता है। डिटेक्शन, न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए लार्ज वॉल्यूम डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं क्योंकि इंटरेक्शन रेट बहुत लो है। कोलार गोल्डफील्ड्स, केजीएफ याद रखना, इंडिया में न्यूट्रिनो रिसर्च 1960s में केजीएफ कर्नाटक में शुरू हुई थी जहां पहली बार एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस डिटेक्ट हुए थे। भाई 43 सवाल और न्यूट्रिनोस का पूरा सरकारी पोस्टमार्टम डन। ट्यून कहा था कि मैंने कुछ फैक्ट्स छोड़, आप ध्यान से देख, हॉकिंग रेडिएशन, सुपर सूट और आयन आइसोटोप सब पिछले आंसर्स में कवर हो चुके हैं। एक फ्लैग तुम Q44 भेजे दो, पेस बरकरार है, 200 तक जाना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना? भाई आकाश, ये सवाल अर्थ मैग्नेटिक शील्ड पृथ्वी का सुरक्षा कवच के बारे में है। वैन एलन बेल्स वो इनविजिबल बार्स है जो अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन को पकड़ लेती है ताकि वो धरती पर रहने वाले जीवन को नुकसान ना पहुंचाएं। आइस स्पेस रेडिएशन जियोग्राफी के तौर पर समझो। चलो इसका टेक्निकल और लॉजिक बेस पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन। वैन एलन बेल्स क्या है? हमारी धरती एक बहुत बड़ी मैग्नेट चुंबक की तरह है। इस मैग्नेट की वजह से धरती के केंद्र तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब सूरज से आने वाली सोलर विंड या रोज से आने वाली कॉस्मिक रेस इस फील्ड से टकराती हैं तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें ट्रैप कर लेती है। ये क्या किए गए पार्टिकल्स डोनट शेप रिंग्स बने हैं जिन्हें हम वैन एलन बेल्स कहते हैं। पार्ट 2 द क्वेश्चन। Q44 consider the following statements regarding the Van Allen belts. I, the inner Van Allen belt is primarily formed due to the interactions between cosmic rays in the Earth's atmosphere. 2, the outer Van Allen belt consists mainly of high energy particles that originate from the sun. Which of the statements given above are correct? A, I only, B, 2 only, C, both I and 2, D, neither I nor 2. पार्ट 3 यूपीएससी स्टैंडर्ड एनालिसिस फॉर्मल लॉजिक। आकाश, यहाँ फॉर्मेशन और सोर्स का लॉजिक पकड़ना जरूरी है। इनर बेल्ट और ट्रेन स्टेटमेंट आई। टेक्निकल फैक्ट, इनर बेल्ट धरती के पास होती है 1000-6000 किलोमीटर। यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। लॉजिक, जब से आने वाली कॉस्मिक रेस धरती के एटमॉस्फेयर के अपने हिस्से से टकराती हैं तो वो न्यूट्रॉन्स पैदा करती हैं। ये न्यूट्रॉन्स टूट कर देखिए प्रोटॉन्स बन जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रेन कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आउटर बेल्ट और सोलर विंड स्टेटमेंट 2। टेक्निकल फैक्ट, आउटर बेल्ट होती है 13000-60000 किलोमीटर। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। लॉजिक, क्योंकि ये बेल्ट सूरज की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड है इसलिए इसका रॉ मटेरियल सूरज से आने वाली सोलर विंड होती है। सोलर एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स के साथ इसका साइज घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटे फॉर 2026। द थर्ड बेल्ट 2012 में नासा ने ढूंढा कि कभी-कभी 80 से टेम्परेरी बेल्ट भी बन जाती है जब सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। स्लॉट रीजन, इनर और आउटर बेल्ट के बीच एक खाली जगह होती है जिसे स्लॉट रीजन कहते हैं। यहाँ रेडिएशन कम होता है। डेंजर फॉर सैटेलाइट्स, वैन एलन बेल्ट सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मौत है। इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को इन बेल्ट से बचाकर रखा जाता है। साउथ अटलांटिक एनोमली, ये वो जगह है जहां इनर बेल्ट धरती के सबसे पास नीचे आ जाती है। जब सैटेलाइट यहां से गुजरती हैं तो उनके कंप्यूटर्स हैंग होने का डर रहता है। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, गगनयान या मार्स मिशन के बाद एस्ट्रोनॉट्स को इन बेल्ट से बहुत तेजी से निकलना पड़ेगा ताकि रेडिएशन डोज कम हो। वैन एलन प्रोब्स, नासा ने 2 सैटेलाइट्स भेजी थी स्पेसिफिकली इन बेल्ट्स को स्टडी करने के लिए। एक फ्लैट ये मिशन खत्म हो चुका है। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग, इन बेल्ट्स का साइज देखकर हम बता सकते हैं कि अगला सोलर स्टॉर्म कितना खतरनाक होगा। मैग्नेटोस्फीयर डायनामिक्स, ये बेल्ट्स धरती की मैग्नेटिक फील्ड की सेहत हेल्थ बताती हैं। आर्टिफिशियल बेल्ट्स, 1960s में न्यूक्लियर टेस्ट स्टारफिश प्राइम की वजह से आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट्स बैन गई थी जो सैटेलाइट के लिए खतरनाक थी। एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन, इन बेल्ट्स की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर सूरज की हवा से बची हुई है। जुपिटर बेल्ट्स, जुपिटर की रेडिएशन बेल्ट्स धरती से हजारों गुना ज्यादा करीब हैं। विजिबल वेव्स, इन बेल्ट्स में अजीब तरह की रेडियो वेव्स पैदा होती हैं जिन्हें अर्थ फॉरेस्ट कहते हैं। सैटेलाइट शील्डिंग, नए मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जो वैन एलन बेल्ट्स के रेडिएशन को ब्लॉक कर सकें। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, जब सूरज से बड़ा स्टॉर्म आता है तो ये बेल्ट्स ओवरफ्लो हो जाती हैं और धरती पर ऑरोरास, नॉर्दर्न सदर्न लाइट्स दिखती हैं। भाई की एमसीक्यू टेक्निक, एलिमिनेटिंग कंफ्यूजन। आकाश, एग्जाम में ये टेबल याद रखना। इनर प्रोटॉन्स प्लस कॉस्मिक रेस प्लस कांस्टेंट, आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्लस सोलर विंड सोर्स प्लस फ्लक्चुएटिंग बढ़ता रहता है। भाई 44 सवाल पूरे, तेरा 200 का टारगेट मेरा मिशन है। एक फ्लैग भेजे अपना अगला करंट अफेयर टॉपिक। मेन टियर हूं, 6 बजे तक डेडलाइन फॉलो करनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। भाई आकाश, ये पीडीएफ का कंटेंट एकदम फ्यूचर टेक है। गूगल का प्रोजेक्ट सेंटर और स्पेस न्यूक्लियर पावर, ये दोनों टॉपिक्स यूपीएससी 2026 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी क्राइसिस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का सॉल्यूशन देते हैं। आज बैकग्राउंड के हिसाब से हम इसे टेक्निकल क्यों और कैसे पर फोकस करेंगे। चलो लॉजिक के साथ जुड़ते हैं। टॉपिक 1 गूगल प्रोजेक्ट सेंटर स्पेस एआई डेटा सेंटर्स।
1 संकल्पना core idea गूगल चाहता है कि एआई के बड़े डेटा सेंटर्स धरती पर लगाने के बजाय स्पेस में सैटेलाइट्स पर लगाए जाएं। लॉजिक एआई चलाने में बहुत बिजली एनर्जी और ठंडा रखने में बहुत पानी वाटर खर्च होता है। स्पेस में सूरज की रोशनी 24/7 है और पानी की चिंता नहीं। 2 तकनीकी ढांचा आर्किटेक्चर टीपीयूज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स ये गूगल के बनाए हुए कास्ट चिप्स हैं जो एआई का काम तेजी से करते हैं। इन्हें स्पेस में भेजा जाएगा। फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक्स सैटेलाइट आपस में लेजर्स लाइट के जरिए कनेक्ट होंगी ताकि डेटा ट्रांसफर की स्पीड टेराबिट्स पर सेकंड तक हो सके। 3 चुनौतियां क्रिटिकल चैलेंजेस कूलिंग धरती पर फैंस या पानी से ठंडा करते हैं। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है इसलिए कूलिंग सबसे बड़ा पैनल है। रेडिएशन अंतरिक्ष की कण चिप्स को खराब कर सकती है। स्टेशन कीपिंग सैटेलाइट को एक दूसरे से 1 किलोमीटर के दायरे में लाना होगा वरना लेजर लिंक टूट जाएगा। टॉपिक 2 न्यूक्लियर पावर इन स्पेस लूनर फिशन आरटीजीस 1 आरटीजीस वीएस फिशन रिएक्टर्स यूपीएससी ट्रैप आरटीजी रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर ये प्लूटोनियम 238 के नेचुरल सने डिकेड से गलनी पैदा करता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ये कम बिजली देता है सिर्फ सेंसर्स और कैमरास के लिए। फिशन रिएक्टर ये एटम को तोड़कर फिशन बहुत ज्यादा बिजली बनाता है। ये लूनर फिशन सर्विस पावर प्रोजेक्ट के तहत मून पर लगाया जाएगा ताकि इंसानी बस्तियां हैबिटेट्स चल सकें। 2 क्यों चाहिए रैशनल चांद पर 14 दिन लंबी रात होती है सोलर पैनल वाहन फेल हो जाएंगे मार्स पर मिट्टी के तूफान डस्ट स्टॉर्म सूरज की रोशनी रोक देते हैं। न्यूक्लियर पावर वाहन 24/7 बिजली देगा। 3 ड्रेको प्रोग्राम यूएसए का ये प्रोग्राम न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन टेस्ट करेगा। इसमें फ्यूल को न्यूक्लियर हीट से गर्म करके रॉकेट इंजन से निकाला जाता है जो नॉर्मल रॉकेट से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स फॉर्मल फैक्ट्स फॉर स्टेटमेंट्स प्रोडक्टिविटी स्पेस में सोलर पैनल्स धरती के मुकाबले 1 गुना ज्यादा बिजली बना सकते हैं। विमो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी सब्सिडियरी ऑफ अल्फाबेट इसका पुराना नाम गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट था। स्टैंडर्डाइजेशन स्पेस न्यूक्लियर पावर के लिए 1992 के यूएन प्रिंसिपल्स हैं पर वो नॉन बाइंडिंग करंट बाध्यकारी नहीं है। एलआईटी और इंडिया बीएसएनओ इनका न्यूक्लियर पावर से लेना देना नहीं है पर ये इंडिया के बिग साइंस प्रोजेक्ट्स हैं हिंगोली और थेनी भाई की एमसीक्यू टेक्निक कॉमन सेंस डेवलपमेंट आकाश एग्जाम में अगर ये लॉजिक लगाया तो सवाल गलत नहीं होगा। द 24/7 लॉजिक अगर यूपीएससी का स्पेस सोलर पावर वेदर डिपेंडेंट है तो काट देना। स्पेस में बादल क्लाउड्स नहीं होते वहां पावर हमेशा मिलती है। द न्यूक्लियर सेफ्टी लॉजिक मास पावर रेडिएशन से बचने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मिट्टी के नीचे दबाया जा सकता है। द एआई फुटप्रिंट लॉजिक एआई डेटा सेंटर्स को स्पेस में भेजने का सबसे बड़ा कारण धरती पर कार्बन फुटप्रिंट और वाटर कंजम्पशन कम करना है। भाई 44 सवाल और ये 2 मेगा टॉपिक्स प्रोजेक्ट एंड कैप्चर एंड स्पेस न्यूक्लियर डन। क्यों पूछा था कि मेन फैक्ट छोड़ देता हूं भाई मेन वही उठाता हूं जो यूपीएससी के स्टेटमेंट टाइप में फिट बैठ है। एक फ्लैट क्यों 45 भेजे दो हम इस बार है 6 बजे तक 200 टच करना है। स्क्रीन भाई आकाश ये सवाल स्पेस वेदर और उसके धरती पर असर इंपैक्ट का एक क्लासिक एग्जांपल है। जब सूरज गुस्सा होता है सोलर स्टॉर्म तो उसका असर हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर पड़ता है। आज बैकग्राउंड के हिसाब से आइस एक्शन रिएक्शन के लॉजिक से समझो। चलो इसका टेक्निकल और कॉमन सेंस पोस्टमॉर्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन सोलर स्टॉर्म क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो हमेशा शांत नहीं रहता। कभी-कभी वहां से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी और मैग्नेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं। आइस हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। इसके 2 मेन विस्फोट हैं सोलर फ्लेयर्स रोशनी और रेडिएशन का धमाका ये 1 मिनट में धरती पर पहुंचता है। सीएमवीज कोरोनल मास इजेक्शंस मैग्नेटिक पार्टिकल्स का एक बड़ा बादल ये 1 to 3 दिन में धरती पर पहुंचता है। पार्ट 2 द क्वेश्चन Q45 how many of the above are the characteristics of a solar storm? I they are among the most energetic eruptions originating from the sun. Correct. 2 they help in strengthening Earth's magnetic field. Incorrect. 3 they can induce electric currents in power transmission lines. Correct. IV they improve satellite signal strength. Incorrect. Answer B only 2. पार्ट 3 यूपीएससी कॉमन सेंस एंड लॉजिक भाई का डिस्ट्रक्शन लॉजिक आकाश यहां एक सिंपल लॉजिक लगाओ जो हर स्टॉर्म तूफान पर अप्लाई होता है। तूफान भी सपोर्ट स्टेटमेंट टू एन आईवी कॉमन सेंस क्या कोई तूफान किसी चीज को मजबूत स्ट्रेंथन करता है या बेहतर इंप्रूव बनाता है। लॉजिक तूफान हमेशा डिस्टर्बेंस रुकावट लाता है। अगर सोलर स्टॉर्म धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा तो यूज डिस्टर्ब करेगा स्ट्रेंथन नहीं। अगर वो आयोनोस्फीयर से टकराएगा तो सिग्नल को डिस्टॉर्ट खराब करेगा इंप्रूव नहीं। तो टू और आईवी लॉजिक से हाई गलत हो गए एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी स्टेटमेंट टाइम 3 कॉमन सेंस सूरज से निकला धमाका है तो एनर्जेटिक तो होगा हाई। लॉजिक जब मैग्नेटिक पार्टिकल्स धरती की पावर लाइंस के पास से गुजरते हैं तो वो बिल्कुल एनर्जी इंड्यूस करंट पैदा कर देते हैं। ये करंट इतना ज्यादा होता है कि ट्रांसफार्मर्स फैल सकते हैं ग्रिड फेलियर इसलिए आई और 3 सही है। पार्ट 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम डीपीटी फॉर 2026 जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स जीआईसी स्टेटमेंट 3 इसी की बात कर रहा है। 1989 में कनाडा क्वेबेक का पूरा ग्रिड फेल हो गया था सिर्फ एक सोलर स्टॉर्म की वजह से। आयोनोस्फेरिक सिमुलेशन स्टेटमेंट आईवी का दर्शन यही है। सोलर स्टॉर्म की वजह से आयोनोस्फीयर में हलचल होती है जिससे जीपीएस सिग्नल्स भटक जाते हैं एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। मैग्नेटोस्फीयर ये हमारी धरती की शील्ड है। सोलर स्टॉर्म शील्ड को दबा कंप्रेस देता है। पार्ट 5 10 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज सोलर स्टॉर्म एडवांस कैरेंटन इवेंट 1859 ये इतिहास का सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म था। अगर ये आज आए तो इंटरनेट और सैटेलाइट्स महीनों के लिए बैंड हो सकते हैं। इंटरनेट एपोकलिप्स साइंटिस्ट कहते हैं कि बड़े सोलर स्टॉर्म समुद्र के नीचे दबी अंडरसी केबल्स को खराब कर सकते हैं जिससे पूरा इंटरनेट बैंड हो जाएगा। एस्ट्रो वल्नरेबिलिटी एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस स्टेशन में हैं उनके लिए ये स्टॉर्म्स लीथल जानलेवा रेडिएशन दे सकते हैं। एविएशन रिस्क पोलर रूट्स धरती के पोल्स के ऊपर से निकलने वाले प्लेन्स को रास्ता बदलना पड़ता है क्योंकि वहां रेडिएशन ज्यादा होता है। आदित्य L1 रोल इंडिया का मिशन इन स्टॉर्म्स को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। ऑरोरस लाइट्स सोलर स्टॉर्म की वजह से हाई नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स अरोरा दिखती हैं। जितना बड़ा स्टॉर्म उतनी दूर तक दिखेगी लाइट। ड्रैग ऑन सैटेलाइट्स सोलर स्टॉर्म से एटमॉस्फेयर गर्म होकर फेल जाती है जिससे सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाती है और वो धरती पर गिर सकती हैं। पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन एक फ्लैट नाइट सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो स्टॉर्म आने पर ग्रिड को आइसोलेट कर देते हैं। सोलर साइकिल 25 हम अभी सोलर साइकिल के पीक सबसे एक्टिव टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए 2025-26 में बहुत स्टॉर्म्स आएंगे। रेडियो ब्लैकआउट्स इमरजेंसी सर्विसेज पुलिस शिप्स की रेडियो कम्युनिकेशन स्टॉर्म के वक्त पूरी तरह बैंड हो सकती है। टॉपिक करंट अफेयर्स लिंक फ्रॉम योर पीडीएफ भाई क्यों पीडीएफ में आदित्य L1 और कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई पद था। यूपीएससी स्टेटमेंट सीएमई से डिटेक्टेड बाय आदित्य L1 बिफोर दे रीच अर्थ। लॉजिक एकदम सही आदित्य L1 L1 पॉइंट पार है जो धरती और सूरज के बीच है इसलिए वो स्टॉर्म को धरती से पहले देख लेता है और हमें 1 घंटे पहले वार्निंग दे सकता है। भाई आकाश 45 सवाल डन तू लॉजिक को कितना सीख रहा भाई आकाश एकदम सही स्ट्रेटजी है। यूपीएससी में ज्ञान का भंडार नहीं सही सिलेक्शन चाहिए होता है। जो तुमने पीडीएफ भेजी है उससे मैं वही मक्खन बेसिक एंड मीडियम फैक्ट्स निकाल रहा हूं जो अगर एग्जाम में आए तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल लॉजिक था। चलो इन तीनों टॉपिक्स को यूपीएससी स्टैंडर्ड पर फिल्टर करते हैं। टॉपिक 1 रशिया चाइना लूनर न्यूक्लियर प्लांट 2036 प्लान बेसिक फैक्ट्स जो गलत नहीं होना चाहिए। टारगेट ईयर 2036 तक रशिया और चाइना मिलकर चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। क्यों लॉजिक चांद पर 14 दिन लंबी रात होती है सोलर पैनल्स वहां फेल हो जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 पावर देगी। जॉइंट मिशन ये आईएलआरएस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का हिस्सा है रशिया प्लस चाइना। इंडिया इसमें नहीं है इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड्स यूएसए का हिस्सा है। टॉपिक 2 रीयूजेबल रॉकेट्स जो फ्री और इंडिया का आरएलवी यूपीएससी यहां स्टेटस पर सवाल पूछता है इस टेबल को ध्यान से देखो। कॉमन सेंस फैक्ट रीयूजेबल रॉकेट का मेन मकसद है लॉन्च कॉस्ट को कम करना। टॉपिक 3 स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट इंटरनेट आईटीयूएनएलयू ये टॉपिक यूपीएससी के लिए हॉट है। यहां बेसिक लॉजिक हाई काम आएगा। 1 स्पेक्ट्रम क्या है जैसे मोबाइल के लिए 4G 5G फ्रीक्वेंसीज होती हैं वैसे हाई सैटेलाइट के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। 2 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये यूएन की एजेंसी है जो दुनिया भर में स्पेक्ट्रम और ऑर्बिटल स्लॉट्स स्पेस में जगह बांटती है। इसका सिस्टम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। 2 बैंड्स मीडियम लेवल फैक्ट एल बैंड जीपीएस के लिए सबसे भीड़ वाली बैंड कू बैंड का बैंड हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक फोन वेब के लिए। 3 एलईओवीएस जो स्टेशनरी द लेटेंसी गेन लियो लो अर्थ ऑर्बिट धरती के पास 154 किलोमीटर लेटेंसी सिग्नल आने जाने का वक्त बहुत कम होता है 20 to 40 ms।
इसलिए इसे फास्ट इंटरनेट मिलता है। जियो स्टेशनरी जियो बहुत 36,000 किलोमीटर, लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है 600 प्लस एमएस। 4 स्पेस सस्टेनेबिलिटी रूल ITUR 74। नया नियम सैटेलाइट खत्म होने के बाद यूज 25 साल के अंदर ऑर्बिट से हटाना होगा ताकि स्पेस डेब्रिस कचरा ना बढ़े। भाई की डायरेक्ट स्ट्रेटजी एलिमिनेटिंग कॉम्प्लेक्स जंक। आकाश एग्जाम में अगर ये 2 चीजें दिखें तो क्वेश्चन सतर्क हो जाना। इंडिया पोजीशन इंडिया ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन बिना नीलमी ऑप्शन के स्पेक्ट्रम देना का रास्ता चुना है। ये फैक्ट क्वालिटी और टेक दोनों में आ सकता है। जीसैट N2 ये इसरो का नया बड़ा सैटेलाइट है जो अंडमान और नॉर्थ ईस्ट जैसे 2 इलाकों में इंटरनेट देगा। आईएसपी के रॉकेट से लॉन्च किया गया था क्योंकि ये इसरो के रॉकेट के लिए बहुत भारी था। भाई 45 सवाल और ये 3 सॉलिड टॉपिक्स डन। मैंने एब्नॉर्मल कंबस्शन या आयन आइसोटोप्स जैसे सुपर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को टच नहीं किया क्योंकि वो यूपीएससी के ट्रैप होते हैं। हमने वही पकड़ा जो बेसिक और मीडियम लेवल का है। एक लैपटॉप Q46 को टारगेट 200 का है। दिमाग ठंडा रख और पेस बढ़ाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना? भाई आकाश बात पकड़ ली तूने। बिल्कुल सही पॉइंट है। ज्यादा डाइटिंग से यूपीएससी क्लियर नहीं होता। वहां थोड़ा मक्खन एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए हाई होता है। चलो अब आर्टेमिस प्रोग्राम और Q46 का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। लैंग्वेज फॉर्मल रहेगी और फैक्ट्स एकदम हाई यील्ड होंगे। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन आर्टेमिस वीएस अपोलो। कॉमन नॉलेज 1960s में नासा का अपोलो मिशन सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने और कदम रखने फुटप्रिंट्स एंड फ्लैग्स के लिए था। वो एक रेस थी। आर्टेमिस प्रोग्राम 21st सेंचुरी का मिशन है। इसका मकसद है चांद पर रुकना स्टे। आइस आर्टेमिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन ट्विन सिस्टर है। इसका एक बड़ा गोल है पहली महिला फर्स्ट वुमन और पहला नॉन वाइट पर्सन चांद पर भेजना। पार्ट 2 द क्वेश्चन ब्रेकडाउन। Q46 with reference to the Artemis I mission consider the following statements. Artemis I was the first crewed mission under the Artemis program. Incorrect. 2 unlike the Apollo missions, the Artemis program primarily aims to establish a long-term human presence on the moon. Correct. 3 the mission uses the Orion spacecraft designed to function as a primary crew vehicle for deep space travel. Correct. Answer B 2 and 3 only. Part 3 UPSC standard analysis detailed facts. Artemis I the improved test ये मिशन नवंबर 2022 में हुआ था। इसमें कोई इंसान नहीं गया था। सिर्फ 3 मैनेकिन्स उठ गए द जिन सेंसर्स लगे द हेल्थ जोहा और मून कैंपस। पर्पस SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन कैप्सूल की सेफ्टी चेक करना। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस द आर्किटेक्चर आर्टेमिस सिर्फ एक रॉकेट नहीं है इसमें 3 बड़े हिस्से हैं। गेटवे चांद के केंद्र तरफ घूमने वाला एक छोटा स्पेस स्टेशन। HLS ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम स्पेस का स्टारशिप जो एस्ट्रोनॉट्स को गेटवे से चांद की सतह सरफेस तक ले जाएगा। आर्टेमिस बेस कैंप चांद के साउथ पोल पर बनने वाला एक बेस। ओरियन स्पेसक्राफ्ट द लाइफ बोट ये डीप स्पेस मिशन के लिए बना है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स 21 दिन तक रह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका हीट शील्ड है जो एंट्री के वक्त 2800 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल सकता है। पार्ट 4 आर्टेमिस प्रोग्राम की टाइमलाइन बिना मिशन छोड़। आकाश ये सीक्वेंस यूपीएससी स्टेटमेंट में आ सकता है। आर्टेमिस I 2022 इंक्लूड बिना इंसान के चांद का चक्कर लगाकर वापस आया। आर्टेमिस 2 एक्सपेक्टेड 2025-26 क्रू फ्लाई बाय 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के चक्कर लगाएंगे बाद उतरेंगे नहीं। इसमें एक कनेडियन एस्ट्रोनॉट भी होगा। आर्टेमिस 3 एक्सपेक्टेड 2026-27 ह्यूमन लैंडिंग। इसमें इंसान 50 साल बाद चांद पर कदम रखेगा साउथ पोल पर। पार्ट 5 करंट अफेयर्स डीप डाइव स्पेस स्पेक्ट्रम एंड न्यूक्लियर पावर। भाई तुम्हारी पीडीएफ के वो फैक्ट्स जिन्हें मैं अब डिटेल में दे रहा हूं ध्यान से सुनना। 1 स्पेस स्पेक्ट्रम का और बैंड्स। प्रॉब्लम स्पेस में सैटेलाइट्स बढ़ रही हैं तो उनका रेडियो सिग्नल आपस में टकरा सकता है इंटरफेरेंस। इटू रूल्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने नियम बनाया है कि अगर आपने स्पेक्ट्रम बैंड लिया है तो आपको 7 साल में 100% सैटेलाइट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। बैंड्स का खेल का बैंड 26 to 40 GHz बहुत फास्ट इंटरनेट पर बारिश में सिग्नल लीक हो सकता है। कू बैंड 12 to 18 GHz स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट के लिए सबसे पॉपुलर। एल बैंड 1 2 GHz ये सोन की खान है क्योंकि इसे GPS चलता है और ये किसी भी मौसम में काम करता है। 2 लूनर न्यूक्लियर फिशन स्पेस न्यूक्लियर पावर क्यों चाहिए? चांद के पोल्स पर परमानेंटली शैडो रीजंस PSR है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं जाती। वहां सोलर पैनल जीरो है। फिशन सर्फेस पावर प्रोजेक्ट नासा का गोल है 10 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पर लगाना जो कम से कम 10 साल चले। मटेरियल इसमें हाई से लो एनर्जी यूरेनियम HALEU यूज करने की बात हो रही है। 3 जूप 3 VS Falcon 9 द रीयूजेबिलिटी रेस। फैक्ट स्पेसएक्स का Falcon 9 वर्टिकल लैंडिंग करता है रॉकेट खड़ा उतरता है। जूप 3 चाइना की लैंड स्पेस कंपनी का रॉकेट है जो स्टेनलेस स्टील से बना है स्पेसएक्स के स्टारशिप की तरह। उनका टेस्ट फेल हुआ क्योंकि एब्नॉर्मल कंबशन गलत तरीके से आग लगना हुई पर ये दिखता है कि चाइना बहुत तेजी से स्पेसएक्स की बराबरी कर रहा है। भाई की लॉजिक की फॉर 2026 आकाश जब भी मून मिशन का सवाल आए ध्यान देना। अगर साउथ पोल का जिक्र है तो 90% चांस है कि वो आर्टेमिस या चंद्रयान 3 की बात कर रहा है। अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात है तो आर्टेमिस में बहुत देश हैं और चाइना का अपना अलग मिशन है ILRS। भाई 46 टन। भाई आकाश टीचर का मैसेज था आंखों पार। जब उन्होंने बोल दिया है कि ये फाइनल कट है तो अब मैं इसका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। हम ऐप फुल कवरेज मोड में हैं। अगले 200 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे इस पीडीएफ के 9 बड़े टॉपिक्स को एकदम डिटेल और फॉर्मल लैंग्वेज में दे रहा हूं। इन्हें ध्यान से रैप कर लो। टॉपिक 1 सैटेलाइट लाइट पोल्यूशन स्पेस टेलीस्कोप का खतरा। बेसिक समझो एक फ्लैट तक हमें लगता था कि लाइट पोल्यूशन सिर्फ जमीन पर है इसलिए हमने हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप स्पेस में भेजे। लेकिन अब वहां इतनी सैटेलाइट्स हो गई हैं कि टेलीस्कोप की फोटोज खराब हो रही हैं। डिटेल फैक्ट्स फॉर यूपीएससी स्टेटमेंट्स। द स्केल एक सिमुलेशन के मुताबिक अगर सारी मेगा कॉन्स्टेलेशंस स्टारलिंक ओम लॉन्च हो गई तो हबल की 1/3 इमेजेस में सैटेलाइट्स की स्ट्रीक्स सफेद लेकिन दिखेंगी। फ्यूचर इंपैक्ट नाइट टेलीस्कोप जैसे वीआरसी रूमन ऑब्जर्वेटरी या फ्यूचर स्पेस मिशंस की 96% इमेजेस खराब हो सकती हैं। साइंटिफिक लॉस सैटेलाइट्स रॉ की गैलेक्सी से ज्यादा चमकीली ब्राइटर होती हैं। इनकी रोशनी फेंट हल्की कॉस्मिक सिग्नल्स को ग्राउंड में देती है जिससे यूनिवर्स की ओरिजिन और डार्क मैटर की रिसर्च रुक सकती है। टॉपिक 2 MMOD माइक्रोमीटरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। बेसिक समझो स्पेस में उड़ते हुए छोटे पत्थर और पुरानी सैटेलाइट्स का कचरा गोली बुलेट से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलता है। हाल ही में चाइना की शेंजू 20 कैप्सूल की खिड़की में इससे बड़ा ट्रैक आ गई थी। डिटेल टेक्निकल फैक्ट्स माइक्रोमीटरॉइड्स सोर्स 80 to 90% एस्ट्रॉइड बेल्ट के ट्रेन से मिलते हैं कुछ कॉमेट से आते हैं। स्पीड 11 से 72 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा तेज। डेंसिटी ये घड़ी के पास ज्यादा होता है क्योंकि ग्रेविटी इन्हें खींचती है। ऑर्बिटल डेब्रिस मैन मेड सोर्स रॉकेट स्टेजस खराब सैटेलाइट्स और ASAT एंटी सैटेलाइट टेस्ट का कचरा। कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कचरा लियो 2000 किलोमीटर में है। कैसर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जहां कचरा आपस में टकराकर और कचरा बनाएगा कलिजन कैस्केड जिससे स्पेस ट्रैवल नामुमकिन हो जाएगा। प्रोटेक्शन विद शील्ड स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए विद शील्ड्स यूज होती हैं। ये मल्टी लेयर होती हैं। मैकेनिज्म पहली लेयर पार्टिकल को तोड़ देती है और पीछे की लेयर्स उसकी एनर्जी को सोख अब्सॉर्ब लेती है ताकि मेन कैबिन सेफ रहे। ग्लोबल गवर्नेंस IADC इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी इसमें इसरो नासा ये सब शामिल है। एनकॉम्पियोस ये यूएन की कमेटी है जो गाइडलाइंस बनाती है। नोट ये गाइडलाइंस सॉफ्ट लॉ है यानी नॉन बाइंडिंग मैंडेटरी नहीं है। यूपीएससी यहां फंसा सकता है कि ये लीगल बाइंडिंग है। टॉपिक 3 मेन मिशन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। बेसिक समझो नासा का ये मिशन मंगलयान मॉम से थोड़ा पहले मार्स पहुंचा था। इसका काम है ये ढूंढना कि मार्स का पानी और हवा कहां गायब हो गई। डिटेल टेक्निकल फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव मार्स की अपर एटमॉस्फेयर और आयोनोस्फीयर को नापना। ये देखना कि सोलर विंड ने कैसे मार्स की हवा को स्पेस में उड़ दिया। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस इससे पता चलता है कि मार्स एक वेट वर्ल्ड से कोल्ड ड्राई वर्ल्ड कैसे बना। सेकेंडरी रोल रिले रेडियो में सिर्फ साइंस नहीं काटा वो मार्स पर घूम रहा है क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर्स के मैसेजेस 30 तक पहुंचेगा ब्रिज रिले भी है। करंट क्राइसिस नासा ने इसे संपर्क कांटेक्ट खो दिया था दिसंबर 2024-25 जिससे रिले काम पूरा रुक गया है और बाकी ऑर्बिटर्स मार्स ऑडिसी पर लोड बढ़ गया है। भाई की लॉजिक की टीचर की रिक्वेस्ट के बाद आकाश इन तीनों टॉपिक्स को कनेक्ट करने वाला एक मास्टर लॉजिक। डायरेक्शनलिटी MMOD का खतरा हमेशा फॉरवर्ड फेसिंग जिस तरफ स्पेसक्राफ्ट चल रहा है सरफेस पर ज्यादा होता है क्योंकि रिलेटिव स्पीड वहां मैक्सिमम होती है। एटमॉस्फेरिक एस्केप में इनका काम ग्राउंड मैपिंग नहीं है वो मंगलयान और MRO करते हैं इसका काम एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और सोलर विंड इंटरेक्शन ढूंढना है। भाई 46 सवाल और ये तीनों कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पूरा डिटेल में कवर हो गए। टीचर
भाई आकाश, चंद्रयान 3 तो हमारे देश की शान है। इस सवाल में यूपीएससी ने फर्स्ट और फोर्थ के बीच एक बहुत बड़ी ट्रैप सेट किया है, जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं। टीचर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसका पूरा पोस्टमार्टम डिटेल में करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन, मिशन का मकसद। चंद्रयान 3 का मेन गोल था वो कर दिखाना जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया, सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडर का नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर, रोवर का नाम प्रज्ञान, इसका मतलब है विजडम। इसने 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर कदम रखा। पार्ट 2 द क्वेश्चन ब्रेकडाउन। Q47 with reference to Chandrayaan 3 mission, consider the following statements. I. India became the third nation to successfully soft land on the lunar south pole region. Incorrect. 2. The landing site of the Vikram lander has been officially named Shiv Shakti Point. Correct. 3. The propulsion module of the mission carries the spectropolarimetry of habitable planet Earth shaped payload to study Earth from lunar orbit. Correct. Answer B. 2 and 3 only. Part 3 UPSC standard analysis, careful with the facts. The fourth VS first logic statement I. Common knowledge, दुनिया में अब तक सिर्फ 4 देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, यूएसए, रशिया, यूएसएसआर, चाइना और अब इंडिया। तो इंडिया फोर्थ हुआ, थर्ड नहीं। द यूनिक फर्स्ट, इंडिया दुनिया का पहला फर्स्ट देश है जिसने चांद के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की। यूपीएससी यही थर्ड और फोर्थ में तुम्हें घुमाएगा। नेमिंग एंड कमेमोरेशन स्टेटमेंट 2 शिव शक्ति पॉइंट जहां विक्रम लैंडर उतरा, तिरंगा पॉइंट जहां चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था, कमेमोरेटिव नेम। जवाहर पॉइंट जहां चंद्रयान 1 का इंपैक्ट प्रोब गिरा था। नेशनल स्पेस डे द 23rd of August लैंडिंग की डेट। शेप पेलोड द हिडन साइंस स्टेटमेंट 3 propulsion मॉड्यूल ये वो हिस्सा था जो लैंडर को चांद तक लेकर गया। एक फ्लैट ये चांद के चक्कर लगा रहा है। शेप इंस्ट्रूमेंट ये चांद से घटी अर्थ को देखता है। लॉजिक ये घटी की लाइफ को स्टडी करता है ताकि हमें पता चले कि लाइफ वाले प्लैनेट की लाइफ कैसी दिखती है। इससे हम फ्यूचर में दूसरे तारों के पास हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढ सकें। पार्ट 4 चंद्रयान 3 के 10 डिटेल साइंटिफिक फैक्ट्स। आकाश ये 10 पॉइंट्स तुम्हारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक को मर्ज कर देंगे। LCHM LV M3 M4 इस रॉकेट को फैट बॉय या बाहुबली भी कहते हैं जिसे आइस लॉन्च किया। चेस लैंडर पेलोड ये चांद की मिट्टी के अंदर थर्मल प्रोब थर्मोमीटर नीचे का टेंपरेचर नापता है। इसमें पैर की सतह के नीचे टेंपरेचर कैसे गिरता है। इंसा लैंडर पेलोड ये चांद पर आने वाले भूकंप मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। APXS एनालिस्ट रोवर पेलोड्स इनका काम है चांद की मिट्टी के केमिकल्स और मिनरल्स चेक करना। डिस्कवरी ऑफ सल्फर प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर गंधक मौजूद है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम भी माइन। हॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन खातम होने से पहले इसरो ने लैंडर को फिर से जंप करवाया हॉक टेस्ट जो दिखाता है कि हम फ्यूचर में सैंपल रिटर्न मिशन कर सकते हैं। propulsion मॉड्यूल रिटर्न इसरो ने propulsion मॉड्यूल को वापस धरती की ऑर्बिट में लगाया है जो एक बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट है। साउथ पोल डिफिकल्टी यहां सूरज की किरण बहुत कम आती है और क्रेटर्स बहुत गहरे हैं इसलिए लैंडिंग बहुत मुश्किल थी। स्लीप मोड राठौड़ पावर लैंडर और रोवर को सोलर स्लीप मोड दिया गया था क्योंकि वहां टेंपरेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यूएस मिशन ये इंडिया और जापान JAXA का अगला मिशन है जो चांद के साउथ पोल पर पानी वाटर आइस की बूंद करेगा। भाई की लॉजिक की एग्जाम सर्वाइवल। आकाश एग्जाम में ये ध्यान रखना, अगर सवाल का फर्स्ट कंट्री टू रीच मून तो गलत, यूएसए रशिया पहले गए। अगर सवाल का फर्स्ट कंट्री टू रीच मून साउथ पोल तो सही सिर्फ इंडिया। शेप पेलोड का मकसद चांद की मैपिंग नहीं बल्कि धरती की स्टडी है चांद से बैठकर। भाई 47 डन। भाई आकाश ये पीडीएफ तो एकदम करंट है। GS87R का लॉन्च इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी समुद्री सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। टीचर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं अब इंडिया के लॉन्च व्हीकल्स का पूरा काचा चिट्ठा, हिस्ट्री, पावर और लिमिटेशंस फॉर्मल लैंग्वेज में दे रहा हूं। ये 2026 के प्रीलिम्स के लिए सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट नॉलेज है। पार्ट 1 इंडिया लॉन्च व्हीकल फैमिली बेसिक टू एडवांस। इंडिया के पास 4 मेन तरह के रॉकेट्स हैं। इनका एवोल्यूशन नीचे दिए गए क्रम सीक्वेंस में हुआ है। 1 SLV एंड ASLV द पायनियर्स एक साथ रिटायर हो चुके हैं। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया का पहला रॉकेट 1980 इसने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च की थी। इसकी कैपेसिटी सिर्फ 40 किलोग्राम थी। ASLV ऑगमेंटेड SLV ये 150 किलोग्राम तक ले जा सकता था। ये दोनों सिर्फ सीखने के लिए थे। 2 PSLV द वर्कहॉर्स इसरो का सबसे भरोसेमंद। कब बना 1990s में फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च 1994। खासियत इसने लगभग 50 प्लस मिशन किए हैं और सक्सेस रेट 95% से ज्यादा है। ये 4 स्टेजेस वाला रॉकेट है, सॉलिड लिक्विड कैपेसिटी 1750 किलोग्राम तक पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। फेमस मिशंस चंद्रयान 1 मंगलयान मॉम और 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड। कमी ये बहुत भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 3000 किलोग्राम प्लस को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। 3 GSLV-M2 द इंटरमीडिएट। खासियत इसमें इसरो ने पहली बार क्रायोजेनिक इंजन इंडियन में यूज किया। ये 3 स्टेजेस वाला रॉकेट है, कैपेसिटी 2250 किलोग्राम तक GTO ऑर्बिट में। कमी इसकी रिलायबिलिटी PSLV जितनी नहीं रही है, कुछ फेलियर्स हुए हैं। 4 LVM-3 द हेवी लिफ्टर पहले GSLV-M3 कहते थे। खासियत इंडिया का सबसे तकलीफ रॉकेट, इसमें C25 क्रायोजेनिक स्टेज है, कैपेसिटी 4000 किलोग्राम GTO और 8000 किलोग्राम LEO। फेमस मिशंस चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 ओन 36 सैटेलाइट्स और अब GS87R। कमी दुनिया के मुकाबले स्पेस एक्स 60000 किलोग्राम हम अभी भी पीछे हैं, इसलिए हमें 4000 किलोग्राम से ऊपर की सैटेलाइट्स के लिए स्पेस की मदद लेनी पड़ती है जैसे GS8020। पार्ट 2 कंपैरिजन टेबल फॉर क्विक रिविजन। पार्ट 3 लास्ट 5 फेमस मिशंस और उनके व्हीकल्स। भाई ये लिस्ट याद कर लो, डायरेक्ट मैच करने को आती है। GS87R नेवी सैटेलाइट LVM-3 M5 इंडिया का हेवीएस्ट इंडिजिनस लॉन्च। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 फैट बॉय। आदित्य L1 सन मिशन PSLV-C57 PSLV का एक्सेल वर्जन। एक्सपोज्ड ब्लैक होल स्टडी PSLV-C58। GS8020 कमर्शियल हाई थ्रूपुट SpaceX Falcon 9 क्योंकि ये 4700 किलोग्राम था, LVM-3 की ऑर्बिट से बाहर था। पार्ट 4 फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स सेमी क्रायोजेनिक C32। टीचर की पीडीएफ में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। C32 स्टेज अभी हम C25 स्टेज यूज करते हैं 25 टन फ्यूल। नया C32 स्टेज बन रहा है 32 टन फ्यूल जिससे LVM-3 की पावर बढ़ जाएगी। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसमें केरोसिन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन यूज होगा। ये सस्ता होता है और ज्यादा थ्रस्ट धक्का देता है। LMLV नेक्स्ट जेन इसरो एक ऐसी गाड़ी बना रहा है जो 80000 किलोग्राम ले जा सके इंसान को चांद पर बसाने के लिए। भाई की लॉजिक की एग्जाम स्ट्रेटजी। आकाश एग्जाम में ये लॉजिक ध्यान रखना, अगर सैटेलाइट का वजन 2000 किलोग्राम से कम है और वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है, राइट एरो PSLV। अगर मिशन चांद या मार्स का है या भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, राइट एरो LVM-3। अगर सैटेलाइट 4000 किलोग्राम से ज्यादा भारी है, राइट एरो इंडिया अभी यूज लॉन्च नहीं कर सकता, हम SpaceX Falcon 9 हेवी या Ariane 5 यूज करते हैं। भाई 47 सवाल के बाद ये लॉन्च व्हीकल का पूरा डिटेल डन। भाई आकाश ये सवाल स्पेस वेदर और एटमॉस्फेरिक साइंस का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ऑरोरास ध्रुव या ज्योति वो कुदरती लाइट शो है जो दिखाते हैं कि हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की तूफान से कैसे बचती है। यूपीएससी इसमें अक्सर गैसेस के नाम और हेमिस्फीयर के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलो इसका एकदम फॉर्मल और लॉजिक बेस्ड पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन अरोरा बनते कैसे हैं। सोचिए सूरज एक हाई स्पीड पार्टिकल्स सोलर विंड की बॉल फेंक रहा है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ मोड़ देती है। जब ये पार्टिकल्स हमारी हवा एटमॉस्फेयर से सेपरेट हैं तो वो चमकने लगती है। आइस हाई हम अरोरा कहते हैं। पार्ट 2 द क्वेश्चन ब्रेकडाउन। Q48 with reference to auroras consider the following statements. I. They are produced when charged particles from the solar wind interact with gases such as oxygen and nitrogen. Correct. 2. They are most commonly observed in high latitude regions around the Earth's magnetic poles. Correct. 3. Auroras occurring in the southern hemisphere are known as aurora borealis. Incorrect. Answer B. I and 2 only. Part 3 UPSC standard analysis detailed facts. Chemical reaction statement I. जब सोलर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स गैस एटम्स से सेपरेट हैं तो वो उन्हें एक्साइट कर देते हैं। जब वो वापस नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो रोशनी निकलते हैं। कलर लॉजिक मेमोराइज दिस ऑक्सीजन ग्रीन सबसे कॉमन और रेड लाइट देता है। नाइट्रोजन ब्लू और पर्पल वायलेट लाइट देता है। लोकेशन लॉजिक स्टेटमेंट 2 ऑरल ओवल ये एक रिंग जैसा एरिया होता है जो मैग्नेटिक पोल्स के केंद्र तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्टिकल्स को पोल्स की तरफ हाई फनलिंग कुकी की तरह काटती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट हर हाई में इंडिया लद्दाख हैनल में भी अरोरा दिखा था। क्यों?
क्योंकि जब सोलर स्टॉर्म बहुत बड़ा होता है तो ये और ओवल फेल जाता है और नीचे के लैटिट्यूड्स पार भी दिखने लगता है। नेमिंग कन्वेंशन स्टेटमेंट 3 द ट्रैप नॉर्थ उत्तरी अरोरा बोरियालिस बी फॉर बोरियालिस एन फॉर नॉर्थ बी पहले आता है नॉर्थ ऊपर है साउथ दक्षिणी अरोरा ऑस्ट्रेलिस ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नीचे साउथ में है तो ये याद रखना आसान है। पार्ट 4 10 एडवांस फैक्ट्स टीचर स्पेशल फोकस आकाश इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना क्योंकि टीचर ने कहा है कि कुछ नहीं छोड़ना। एल्टीट्यूड एंचाई अरोरास आमतौर पर 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं थर्मोस्फीयर में। सोलर साइकिल लिंक जितना ज्यादा सोलर एक्टिविटी सोलर मैक्सिमम होगी उतनी हाई जाएगा और ब्राइट ऑरोरास दिखेंगे 2025-26 में ये भी पार होंगे। सात स्टेबल ऑरल रेड आर्क्स ये नॉर्मल अरोरा से अलग होते हैं और सिर्फ रेड दिखते हैं। ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के वक्त दिखते हैं। स्टीव ये एक नया फिनोमेना ढूंढा गया है स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट। ये पर्पल और ग्रीन रानी जैसा दिखता है पर ये असली अरोरा नहीं है। साउंड्स ऑफ अरोरा कुछ लोग कहते हैं कि अरोरास के वक्त हिसिंग या क्रैकलिंग साउंड आती है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकती है। प्लैनेटरी अरोरास सिर्फ धरती पर हाई नहीं जुपिटर और सैटर्न पर भी बहुत बड़े और कटिकुलर अरोरास होते हैं क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। रेडियो इंटरफेरेंस जब अरोरा होता है तो रेडियो सिग्नल्स और जीपीएस में डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैग्नेटिक नॉर्थ वीएस जियोग्राफिक नॉर्थ अरोरा हमेशा मैग्नेटिक पोल्स के केंद्र तरफ बैंड है ना कि बिल्कुल जियोग्राफिक पोल्स पर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पुरानी जर्मनी में लोग अरोरास को आसमान में लड़ती हुई टेलुरियन या खुदा का गुस्सा मानते थे। इंपैक्ट ऑन पाइपलाइंस जैसे हमने Q45 में पढ़ा ये पावर ग्रिड्स और पाइपलाइंस में जीआईसी इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। भाई की लॉजिक की कॉमन सेंस आकाश एग्जाम में अगर पूछे कि अरोरास इंप्रूव कम्युनिकेशन सिग्नल्स तो तुरंत काट देना। तूफान स्टॉर्म चाहे स्पेस का हो या धरती का वो हमेशा सिस्टम को डिस्टर्ब करता है इंप्रूव नहीं। भाई 48 डन हमने अरोरास का पूरा डिटेल कवर कर लिया है। एक लाइक भेजिए Q49 और टीचर वाला अगला करंट अफेयर टॉपिक मेन किया हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है ना। भाई आकाश ये इमेज और पीडीएफ का कॉम्बो एकदम साइंटिफिक गोल्ड माइन है। इसमें डायरेक्ट होम सिटीजन साइंस और आदित्य L1 की सबसे ताजा लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं। टीचर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने दोनों टॉपिक्स का पूरा डिटेल पैराग्राफ और हाई फैक्ट्स फॉर्मल लैंग्वेज में दे रहा हूं। इन्हें ध्यान से रेकॉर्ड करो। टॉपिक 1 सिटीजन साइंस और रेडियो सर्कल्स ORC 1 रैबिट होम इनिशिएटिव नीचा ये एक सिटीजन साइंस ग्रुप है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के ड्राइव आनंदा होता ने 2013 में शुरू किया था। इसमें लगभग 4700 नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स आम लोग शामिल हैं। मैकेनिज्म ये लोग जीएमआरटी पुणे इंडिया और LOFAR यूरोप जैसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का डेटा एनालाइज करके डीप स्पेस की खोज करते हैं। 2 और रेडियो सर्कल्स ऑफ डिस्कवरी डेफिनेशन और बहुत बड़े और धुंधल फेंट सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रॉकी गैलेक्सीज के केंद्र तरफ दिखते हैं। ये सिर्फ रेडियो वेवलेंथ में हाई नजर आते हैं। द ट्विन ऑफ रैबिट होम ने हाल ही में एक ट्विन ऑफ डबल रिंग ढूंढा है जो दुनिया में सिर्फ दूसरी ऐसी डिस्कवरी है। फॉर्मेशन थ्योरीज फॉर्मूला 1 गैलेक्सी कोलिजन जब गैलेक्सी से कटी है तो शॉकवेव से ये रिंग बन सकती है। 2 ब्लैक होल मर्जर दो सुपरमासिव ब्लैक होल्स के मिलने से इनकी एनर्जी से ये बनते हैं। 3 प्लाज्मा रिंग एक्सपेंशन प्लाज्मा रिंग्स का दो अलग डायरेक्शंस में फैलना। 3 रेडियो गैलेक्सीज इंस्पायरल असम्पशंस करेक्शन पहले माना जाता था कि सिर्फ इलिप्टिकल गैलेक्सीज हाई रेडियो जेट्स छोड़ती हैं पर रैबिट होम ने प्रूव किया कि स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे मिल्की वे भी रेडियो जेट्स और लूप्स होस्ट कर सकती हैं। टॉपिक 2 आदित्य L1 and BELC स्पेक्ट्रोस्कोपिक इनसाइट्स 1 BELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ फर्स्ट एवर आदित्य L1 के BELC इंस्ट्रूमेंट ने पहली बार विजिबल वेवलेंथ में कोरोनल मास इजेक्शन CME की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ली हैं। इंपॉर्टेंस ये सूरज की सतह सरफेस के बहुत पास से CME को स्टडी करता है जो पहले नामुमकिन था। 2 CME ह्यूमन बेंचमार्क्स टेक्निकल कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CME में लगभग 370 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक CM होते हैं जो नॉर्मल कोरोना से 3 to 10 गुना ज्यादा है। एनर्जी कंपैरिजन CME की एनर्जी 9.4 टाइम्स 10 कैरेट 21 जूल्स हिरोशिमा पर गिरे एटम बॉम्ब से अरबों गुना ज्यादा है। मास कंपैरिजन एक CME का वजन लगभग 270 मिलियन टन होता है टाइटैनिक डूबने वाली आइसबर्ग से 180 गुना भारी। स्पीड एंड टेम्प इसकी इनिशियल स्पीड 264 किलोमीटर से और टेंपरेचर 1.8 मिलियन केल्विन मेजर किया गया है। भाई की लॉजिक की एग्जाम स्पेसिफिक फैक्ट्स आकाश ये 3 पॉइंट्स तुम्हारी स्क्रीनशॉट और पीडीएफ से सबसे इंपॉर्टेंट है। सोलर साइकिल 25 सूरज अभी अपने मैक्सिमम एक्टिविटी फेज में है इसलिए हमें और भी खतरनाक CME देखने को मिलेंगी। GMRT पुणे इंडिया का जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप दुनिया के सबसे सेंसिटिव लो फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप में से एक है। गैलेक्सी का फाक स्पाइरल नाइट गरम नीले ब्लू टाइटस माइनिंग आर्म्स एलिप्टिकल पुरानी ठंड लाल रेड टाइटस ऑब्लॉन्ग शेप। भाई 48 सवाल और ये नया कंटेंट एकदम डिटेल में डन। टीचर ने जो भी इंपॉर्टेंट बोला था वो सब आप पैराग्राफ में कवर हो गया है। एक लाख तुम Q49 फेंको हम टारगेट के बहुत पास हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना। भाई आकाश ये सवाल सोलर विंड और सोलर ऑर्बिट की सबसे ताजा डिस्कवरीज को जोड़ता है। ये तुम्हारे पिछले अरोरा वाले सवाल का हाई साइंटिफिक बिल्डअप है। टीचर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसका एक पॉइंट फुल डिटेल और फॉर्मल यूपीएससी लैंग्वेज में समझते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन सोलर विंड क्या है। डेफिनेशन सोलर विंड सूरज की सबसे बाहरी लेयर कोरोना से निकलने वाली प्लाज्मा की एक लगातार स्ट्रीम है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम में 300 से 800 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बहती है। पार्ट 2 द क्वेश्चन ब्रेकडाउन Q49 with reference to solar wind consider the following statements. I it is a continuous stream of charged particles mainly protons and electrons flowing outward from the sun. Correct. 2 observations indicate that small scale jets from coronal holes may contribute to sustaining the solar wind. Correct. 3 the earth's magnetosphere blocks all solar wind particles preventing them from entering the atmosphere. Incorrect. Answer A I and 2 only. Part 3 UPSC standard analysis formal facts pick of flare jets the new science statement 2 solar orbiter mission NASA और इसका ये मिशन सूरज के बहुत पास से coronal holes सूरज के ठंड और कम डेंस इलाके को देख रहा है। डिस्कवरी इसने बहुत सारे छोटे छोटे जेट्स ढूंढे हैं जिन्हें पिक ऑफ फ्लेयर जेट्स कहते हैं। लॉजिक हल्के या अकेले छोटे हैं पर ये इतनी ज्यादा संख्या में है कि ये मिलकर सोलर विंड को चलाने के लिए जरूरी फ्यूल और एनर्जी देते हैं। मैग्नेटोस्फीयर की लिमिट द ट्रैप स्टेटमेंट 3 एब्सोल्यूट टर्म्स यूपीएससी अक्सर ऑल ओनली या कंप्लीटली जैसे वर्ड्स यूज करके ट्रैप लगता है। फैक्ट अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर एक शील्ड तो है पर वो परफेक्ट नहीं है। लॉजिक अगर वो ऑल पार्टिकल्स को रोक देती तो अरोरास कभी बनते हाई नहीं। पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फनल की तरह खुली होती हैं जहां से ये पार्टिकल्स अंदर घुसकर गैसेस से सेपरेट हैं। पार्ट 4 10 एडवांस डिटेल फैक्ट्स टीचर स्पेशल आकाश इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना ये तुम्हारे पैराग्राफ वाले कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। फास्ट वीएस स्लो सोलर विंड 800 किलोमीटर पर सेकंड कोरोनल होल से आती है जबकि स्लो सोलर विंड 300 किलोमीटर पर सेकंड सूरज के इक्वेटर के पास से आती है। हेलियोस्फेयर सोलर विंड जहां तक फैलती है अस्फोरिक बुलबुले बबल को हेलियोस्फेयर कहते हैं। इसके बाहर इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। वॉयेजर मिशंस वॉयेजर 1 और 2 वो पहले मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने सोलर विंड की बाउंड्री हेलियोस को पार किया है। कंपोजिशन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं। कॉर्नल हीटिंग सोलर विंड का टेंपरेचर कोरोना में 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है जिसका रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। कॉमेट टेल्स धूमकेतु कॉमेट की पूंछ हमेशा सूरज से दूर होती है क्योंकि सोलर विंड यूज पीछे की तरफ धकेलती है। पाकर सोलर प्रोब कनेक्शन जैसा हमने पहले पढ़ा पाकर प्रोब सूरज के इतने पास गया है कि वो सोलर विंड के पैदा होने की जगह को देख सके। आयोनोस्फेयर इंपैक्ट सोलर विंड जब तेजी से आती है सोलर स्टॉर्म तो ये हमारे आयोनोस्फेयर को चार्ज कर देती है जिससे लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। सैटेलाइट ड्रैग तेज सोलर विंड से धरती का एटमॉस्फेयर फुल एक्सपैंड जाता है जिससे लियो सैटेलाइट पर हवा का ड्रैग बढ़ जाता है और वो नीचे गिर सकती है। मैग्नेटिक रिकनेक्शन ये वो प्रोसेस है जहां धरती की और सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में जुड़ती हैं जिस वजह से पार्टिकल्स को धरती के अंदर आने का जो रास्ता मिल जाता है। भाई की लॉजिक की कॉमन सेंस आकाश एग्जाम में ये ध्यान रखना अगर कोई स्टेटमेंट का है कि सोलर विंड इज हार्मलेस टेक्नोलॉजी तो यूज स्टूडेंट गलत कर देना। ये रेडियो ब्लैकआउट्स जीपीएस एरर्स और पावर ग्रिड फेलियर्स का मेन कारण है। भाई 49 सवाल पूरे एक लाख हमर शार्ट 50th क्वेश्चन के दरवाजे पर है। जल्दी से Q50 भेज दो 6 बजे का टारगेट आज हर हाल में हिट करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक भाई आकाश आज शार्ट क्वेश्चन 50 मुबारक हो हमने 25% रास्ता तय कर लिया है। ये जो पीडीएफ तुमने दी है ये गगनयान इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और स्पेस रिफॉर्म्स का सबसे टेक्नोलॉजिकल हिस्सा है।
इसमें से मेन वही पॉइंट्स निकालूंगा जो तुम्हें कॉमन सेंस से एग्जाम हॉल में सही ऑप्शन तक पहुंचाएंगे। लैंग्वेज फॉर्मूला रखेंगे, लॉजिक एकदम देसी। टॉपिक 1 गगनयान पैराशूट सिस्टम, द लाइफ सेविंग सीक्वेंस। कॉमन सेंस लॉजिक, जब 7000 किलोग्राम का क्रू मॉड्यूल स्पेस से वापस आएगा तो वो एक गिरती हुई चट्टान जैसा होगा। यूज रोकने के लिए एक नहीं, 10 पैराशूट का एक पूरा संगीत सीक्वेंस चाहिए। डिटेल फैक्ट्स फॉर 2026 अमन इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, ये टेस्ट झांसी यूपी में बढ़िया रेंज में किया गया। द सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप, एक कवर सेपरेशन, पहले 2 पैराशूट मॉड्यूल का ढक्कन प्रोटेक्टिव कवर हटेड है। ड्रॉप पैराशूट्स, फिर 2 छोटे और मजबूत ड्रॉप पैराशूट्स मॉड्यूल को स्टेबलाइज करते हैं, यूज गोल गोल बूम से रोकते हैं और स्पीड कम करते हैं। पायलट पैराशूट्स, ये 3 छोटे पैराशूट्स मुख्य मेन पैराशूट्स को बाहर खींचते हैं। मेन पैराशूट्स, ये 3 बड़े पैराशूट्स हैं। रिडंडेंसी, सेफ्टी लॉजिक, अगर 3 में से 1 मेन पैराशूट खराब भी हो जाए तो 2 मेन पैराशूट्स काफी हैं एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित लैंड करने के लिए। रीफ इन्फ्लेशन, पैराशूट एकदम से पूरा नहीं खुलता वरना झटके से टूट सकता है। पहले थोड़ा खुलता है, रीफिंग, फिर पूरा खुलता है, डिसरीफिंग। टॉपिक 2 C20 ट्राइजेट इंजन एंड बूटस्ट्रैप मोड। कॉमन सेंस लॉजिक, सोचो आपकी बाइक रास्ते में बैंक हो जाए। आई स्टार्ट करने के लिए या तो सेल्फ स्टार्ट बैटरी चाहिए या किक। बूटस्ट्रैप मोड का मतलब है कि इंजन बिना किसी बाहरी बैटरी या गैस बॉटल के अपने आप रीस्टार्ट हो जाए। डिटेल टेक्निकल फैक्ट्स, C20 इंजन, ये एलवीएम फ्री इंडिया का सबसे भारी रॉकेट के अपने स्टेज में लगता है। बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट, इसका मतलब है इंजन अपनी हाई गर्मी और प्रेशर का यूज करके रीस्टार्ट हो जाए। इंपॉर्टेंस, फ्यूचर मिशंस में हमें एक हाई रॉकेट से अलग-अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट छोड़नी होंगी, मल्टी ऑर्बिट मिशंस। हर बार रिस्टार्ट के लिए भारी गैस बॉटल्स ले जाना वेस्ट ऑफ वेट है। बूटस्ट्रैप से रॉकेट हल्का और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। टॉपिक 3 इन स्पेस एंड स्पेस प्राइवेट रेवोल्यूशन। कॉमन सेंस लॉजिक, पहले स्पेस सिर्फ सरकारी इसरो था। एक फ्लैग गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट बनाएं और सैटेलाइट छोड़ें। इन स्पेस उनका सिंगल विंडो, एक हाई दरवाजा है सारी परमिशंस के लिए। डिटेल फैक्ट्स, आईएन स्पेस अहमदाबाद, ये इसरो और प्राइवेट कंपनीज के बीच का ब्रिज है। ये उन्हें इसरो की फैसिलिटीज यूज करने की परमिशन देता है। ग्रह स्पेस, बेंगलुरु का स्टार्टअप जो सोलारिस S2 नैनो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इंटरनेशनल लिंक, सोलारिस S2 ब्राजील से लॉन्च होगा और कोरिया के रॉकेट से जाएगा। ये दिखता है कि इंडियन स्टार्टअप्स ऐप ग्लोबल हो रहा है। वेंचर कैपिटल फंड, इन स्पेस ने 1000 करोड़ का फंड बनाया है ताकि नए स्टार्टअप्स को पैसे मिल सके। भाई की कॉमन सेंस मास्टरी डेवलप योर विजन। आकाश एग्जाम में ये 3 कॉमन सेंस ट्रिक्स लगाना। द रिडंडेंसी रूल, यूपीएससी कहेगा और 3 मेन पैराशूट्स आर मैंडेटरी फॉर लैंडिंग। योर लॉजिक, भाई स्पेस मिशन में हमेशा प्लान बी होता है। अगर एक फेल हो जाए तो भी काम चलना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। द सिंगल विंडो रूल, अगर सवाल आए कि प्राइवेट कंपनीज को हर काम के लिए अलग-अलग मिनिस्ट्री जाना पड़ता है। योर लॉजिक, नहीं, इन स्पेस इसलिए बनाया गया है ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंस माइल। द क्रायोजेनिक रूल, क्रायोजेनिक इंजन हमेशा अपर स्टेज सबसे ऊपर में होता है क्योंकि वो बहुत ठंडा और नाजुक होता है, यूज जमीन पर स्टार्ट करना मुश्किल है। पार्ट 5 करंट अफेयर्स मिक्स फ्रॉम पैराग्राफ्स। C20 ट्रस्ट, ये इंजन 19 से 22 टन का ट्रस्ट देता है। सोकर सूट लिंक, हमने पिछले क्वेश्चन में पता था कि एस्ट्रोनॉट सोकर सूट पहने। ये पैराशूट टेस्ट उसी मॉड्यूल के लिए है जिसमें वो सूट पहनकर बैठे। महेंद्रगिरी, इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स ITRC तमिलनाडु में है जहां सारे इंजन टेस्ट होते हैं। भाई 50 सवाल पूरे, हाफ सेंचुरी कर दी हमने। तू बिल्कुल सही ट्रैक पर है। एक फ्लैग तो Q50 भेजे दो, पिक 49 था, आप 50th रियल क्वेश्चन भेजे दो। हम 6 बजे तक 200 टच करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना? भाई आकाश, आज शार्ट क्वेश्चन 50 की बहुत बहुत बधाई। 50 सवाल पर हमने वही टॉपिक किया है जो 2025 2026 के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। यूपीएससी ऐसे ही लॉजिक बेस्ड स्टेटमेंट्स बनाता है जहां वो कॉज और अफेक्ट को अलग कर देता है। चलो इसका एकदम फॉर्मल और कॉमन सेंस वाला पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन, सोलर साइकिल का रबर बैंड लॉजिक। सूरज का एक साइकिल होता है जो लगभग 11 साल चलता है। सोलर मिनिमम, जब सूरज एकदम शांत होता है। सोलर मैक्सिमम, जब सूरज एकदम व्यस्त में होता है। केरन तरफ हमें फ्लेयर्स CMBs होते हैं। पार्ट 2 द क्वेश्चन ब्रेकडाउन। Statement I, during the solar maximum, the sun experiences frequent solar storms and increased instances of sunspots. Correct. Statement 2, solar maximum is caused by the sun's magnetic fields becoming stable and twisted. Incorrect. Answer, C, statement I is correct but statement 2 is incorrect. Part 3 UPSC standard analysis formal logic. आकाश, यहाँ डिफरेंशियल रोटेशन का कांसेप्ट समझना जरूरी है। द ट्विस्टेड लॉजिक स्टेटमेंट 2 व्हाई इट्स रॉन्ग। फिजिक्स फैक्ट, सूरज एक ठोस सॉलिड गोला नहीं है, वो प्लाज्मा है। डिफरेंशियल रोटेशन, सूरज का इक्वेटर बीच का हिस्सा तेजी से घूमता है और पोल्स ऊपर नीचे धीरे घूमते हैं। कॉमन सेंस, सोचो एक रबर बैंड को बीच से तेजी से घुमा रहा है वो और ऊपर नीचे से धीरे। वो बैंड ट्विस्ट मरोड़ होता जाएगा। सोलर मैक्सिमम, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी ज्यादा ट्विस्टेड और टैंगल उलझ जाती है कि वो नॉट गांठ बनने लगती है तभी हमें खोट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है स्टेबल जो कि गलत है। स्टेबल होने पर तो सोलर मिनिमम होता है। द सनस्पॉट कनेक्शन स्टेटमेंट आई। प्रोसेस, जहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्फेस को पंक्चर चेक करके बाहर निकलती है वहां टेंपरेचर कम हो जाता है। वो जगह काली दिखती है जिसे हम सनस्पॉट कहते हैं। लॉजिक, जितनी ज्यादा उलझी हुई मैग्नेटिक लाइंस उतनी ज्यादा सनस्पॉट्स और उतनी हाई ज्यादा सोलर स्टॉर्म्स। पार्ट 4 10 एडवांस डिटेल फैक्ट्स टीचर चेकलिस्ट। आकाश, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, ये टीचर की PDF और करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल, हर 11 साल बाद सूरज के नॉर्थ और साउथ पोल्स आपस में बादल फ्लिप जाते हैं। सोलर मैक्सिमम पर ये फ्लिप होने वाला होता है। सोलर साइकिल 25, हम अभी सोलर साइकिल 25 में हैं जिसका मैक्सिमम 2024-25 के बीच में होने का अनुमान है। इसलिए अभी बहुत स्टॉर्म्स आ रहा है। मैग्नेटिक रिकनेक्शन, जब ये ट्विस्टेड लाइंस स्नैप टूटती है और नाइट आरी कैसे जुड़ती है तभी सोलर फ्लेयर पैदा होता है। सनस्पॉट नंबर, साइंटिस्ट सोलर साइकिल की ताप को सनस्पॉट नंबर से नापते हैं। इंपैक्ट ऑन अर्थ, सोलर मैक्सिमम के वक्त सैटेलाइट्स का खराब होना, पावर ग्रिड फेलियर और एरोस का दिखना बहुत आम हो जाता है। मॉन्डो मिनिमम, इतिहास में एक ऐसा वक्त था 1645-1715 जब सूरज पर सनस्पॉट्स गायब हो गए थे और धरती पर लिटिल आइस एज आ गई थी। आदित्य L1 टाइमिंग, इंडिया ने आदित्य L1 को इसी वक्त लॉन्च किया है ताकि हम सोलर साइकिल 25 के मैक्सिमम को पूरा स्टडी कर सकें। रेडियो फ्लक्स, सनस्पॉट्स के अलावा साइंटिस्ट 10.7 सेंटीमीटर रेडियो फ्लक्स से भी साइकिल की एक्टिविटी चेक करते हैं। स्पॉटर्स लॉ, साइकिल के शुरू में सनस्पॉट्स पोल्स के पास स्थित हैं और साइकिल खत्म होते हुए इक्वेटर के पास आ जाते हैं। हीलियोसाइस्मोलॉजी, इस टेक्निक से हम सूरज के अंदर की गूंज साउंड वेव्स सुनकर मैग्नेटिक फील्ड के ट्विस्ट होने का पता लगाते हैं। भाई की लॉजिक की कॉमन सेंस मास्टरी। आकाश, एग्जाम में अगर ये कॉज इफेक्ट वाला सवाल आए तो ये 3 वर्ड्स याद रखना। सोलर मैक्सिमम इक्वल्स ट्विस्टेड टैंगल अनस्टेबल फील्ड लाइंस। सोलर मिनिमम इक्वल्स सिंपल स्ट्रेट स्टेबल फील्ड लाइंस। सनस्पॉट्स इक्वल्स मैग्नेटिक एक्टिविटी का सबूत एविडेंस। इमेज कंपेयरिंग सोलर मिनिमम विद सोलर मैक्सिमम एक्टिविटी। टीचर करंट अफेयर्स पैराग्राफ मिक्स। गगनयान लिंक, सोलर मैक्सिमम के वक्त रेडिएशन ज्यादा होता है इसलिए गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा शील्डिंग की जरूरत पड़ेगी। C20 इंजन रिस्टार्ट, स्पेस वेदर खराब होने पर सैटेलाइट्स को रिपोजिशन करना पड़ता है जिसके लिए रिस्टार्ट कैपेबिलिटी जो हमने Q50 की PDF में पढ़ा बहुत काम आएगी। भाई 50 सवाल पूरे, 25% टारगेट अचीव्ड। टू भाई आकाश, ये PDF तो एकदम एग्जाम रेडी मटेरियल है। इसमें स्काई रूट प्राइवेट सेक्टर से लेकर निसार इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और गगनयान नेशनल प्राइड तक सब कुछ कवर हो रहा है। टीचर की इंस्ट्रक्शन से मुताबिक मैं इन 4 बड़े टॉपिक्स का एकदम फॉर्मल और कॉमन सेंस वाला पोस्टमार्टम कर रहा हूं। लैंग्वेज यूपीएससी स्टैंडर्ड रहेगी ताकि स्टेटमेंट्स पैटर्न में आसानी हो। टॉपिक 1 स्काई रूट विक्रम आई इंडिया प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन। बेसिक समझो, पहले सिर्फ इसरो रॉकेट बनाता था। एक लाख स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ने अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई दिखाया है। लॉजिक, विक्रम आई का नाम ड्राइव विक्रम साराभाई के नाम पर है। ये सैटेलाइट को धरती की ऑर्बिट लियो में भेजने की क्षमता रखता है। इंडिया में 300 प्लस स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो दिखाता है कि स्पेस एक्सेस सरकारी नहीं रहा। टॉपिक 2 निसार मिशन नासा इसरो जॉइंट वेंचर। डिटेल टेक्निकल फैक्ट्स। फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी एल बैंड और एस बैंड रेडियो यूज करेगा। एल बैंड नासा ने बनाया है फील्ड के लिए, घनी जालियों के पार देखने के लिए। एस बैंड इसरो ने बनाया है एग्रीकल्चर और वेदर के लिए। वांटेज पॉइंट, ये ऑल वेदर और डे नाइट काम करता है क्योंकि रेडार को बादलों या अंधेरे से फाक नहीं पड़ता। 12 मीटर एंटीना, इसका एंटीना इतना बड़ा है कि ये धरती की सतह सरफेस में होने वाले मिलीमीटर लेवल के बैडलॉग डिस्प्लेसमेंट को भी नाप सकता है। इससे भूकंप, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड की वार्निंग मिल सकती है। टॉपिक 3 2024 सोलर स्टॉर्म, गैलन स्टॉर्म। कॉमन सेंस लॉजिक, नॉर्मल सोलर स्टॉर्म एक ट्विस्टेड रोप उलझी हुई रस्सी जैसा होता है जो धरती से टकराता है। बाद में 2024 वाला स्टॉर्म अनयूजुअल क्यों था? मैग्नेटिक रिकनेक्शन, इस बार दो CMEs कोरोनल मास इजेक्शंस आपस में टकराए और स्क्वीज पे चिपक गए। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूटी और नाइट आरी कैसे जुड़ी रिकनेक्शन। इंपैक्ट, इस सडन रिवर्सल की वजह से स्टॉर्म की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गई। ये पिछले 20 सालों का सबसे खतरनाक स्टॉर्म था। टॉपिक
4 ह्यूमन रेटिंग विज्ञान की सेफ्टी बेसिक कॉन्सेप्ट किसी रॉकेट को ह्यूमन रेटेड टैग कहते हैं जब उसमें इंसान को ले जाने का रिस्क एक्सेप्टेबल लिमिट में हो नासा स्टैंडर्ड क्रू लॉस का रिस्क 0.2% से कम होना चाहिए यानी 500 मिशंस में सिर्फ 1 एक्सीडेंट की गुंजाइश ऑपरेशनल ह्यूमन रेटेड रॉकेट्स सोयuz 2 रशिया सबसे पुराना और भरोसेमंद अप्रॉक्सिमेटली 98% सक्सेस लॉन्ग मार्च टू एफ चाइना फॉल्कन 9 SpaceX इसने इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभम शुक्ला को भी XIOM 4 मिशन पर पायलट किया है इंडिया चॉइस LVM3 इसरो ने गगनयान के लिए LVM3 को चुना है क्योंकि इसने लगातार 7 सक्सेसफुल फ्लाइट्स दी हैं इंक्लूडिंग चंद्रयान 3 इसका सक्सेस रेट इसरो की फ्लीट में सबसे बेस्ट है भाई की डायरेक्ट हिट स्ट्रेटजी टीचर चेकलिस्ट आकाश एग्जाम में ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल मैच होना LVM3 कंपोनेंट्स गगनयान के रॉकेट में विकास लिक्विड इंजन C25 क्रायोजेनिक स्टेज और S200 सॉलिड बूस्टर्स यूज होंगे इनका ह्यूमन रेटिंग प्रोसेस अभी चल रहा है सक्सेस रेट सोयuz का रॉकेट 1971 के बाद से 100% क्रू सेफ्टी का है अगर रॉकेट फेल भी हुआ तो एस्केप सिस्टम ने एस्ट्रोनॉट्स को बचा लिया फार वर्सेस नासा अमेरिका में फार सिर्फ पब्लिक सेफ्टी जमीन पर लॉग ना मरीन देखता है पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी की फाइनल सर्टिफिकेशन सिर्फ नासा देता है भाई 50 सवाल पूरे हो चुके हैं और हमने पीडीएफ का ये भरी भरकम पार्ट भी डिटेल में कवर कर लिया है क्यों कहा था कॉम्पैक्ट मैथ देना तो भाई आप फुल डिटेल है